vibe acelerada, no Prada, no Prada, no vibe acelerada. Gatinha rebola. अध्याय 281 क्या ग्रैंड मास्टर एक पेटू का अवतार है? क्या ये जुबान स्तर का मार्शल कौशल है? सबसे अधीर मियाओ ली उस समय अचंभित रह गई जब उसने लापरवाही से मार्शल आर्ट की एक पुस्तिका खोली। हालांकि नानजियांग प्रांत अनचेंग जितना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी जुबान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें अत्यंत मूल्यवान है। इसलिए जब मियाओली ने देखा कि उसके हाथ में मौजूद मार्शल आर्ट तकनीक जुबान स्तर तक पहुंच गई है, तो वह स्वाभाविक रूप से बेहद आश्चर्यचकित हुआ। ये सुनकर फॉन्ग रूई और लियू शिन भी चौंक गए। मास्टर ये की पृष्ठभूमि आखिर किस प्रकार की है जो उन्हें इतनी सहजता से जुबान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें बताने की अनुमति देती है? प्रिय शिक्षक, आपको फिर से परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। ये देखकर सू शियाओटियन के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। उसके प्रशिक्षण के कारण उसके गुरु को उस पर दवाइयों और मार्शल आर्ट तकनीकों दोनों पर पैसा खर्च करना पड़ा, जिससे सू शियाओटियन को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। ये मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, ये तो बस कुछ घटिया मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, मेरे पास और भी बहुत सारी हैं। ये शब्द सुनते ही सब लोग चुप हो गए और ये मिंग को खाली निगाहों से घूरने लगे। वे कितने धनी और शक्तिशाली होंगे कि वे जुबान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों को बेकार समझते हैं। केवल शेन होंगे को ही आश्चर्य नहीं हुआ और उसके दिल में श्रेष्ठता की एक जबरदस्त भावना उमड़ आई। हे स्वर्ग के 4 राजाओं के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से मूर्ख मत बनो। तुमने अभी तक इस छोटे भाई का असली अद्भुत रूप नहीं देखा है। समय आने पर तुम चकित रह जाओगे। इससे पहले कि शेन होंगे समझ पाता कि क्या हो रहा है, सू शियाओटियन ये मिंग और उसे सम्मान की सीटों पर ले जा चुका था। इसी समय सू जियान और झोंग हाओ भी अंदर आ गए। पापा, मैं दादाजी मास्टर के बगल में बैठना चाहता हूँ। उसके आने से पहले ही सू जियान की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही सू शियातियान ने तुरंत एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह भी अपनी प्यारी बेटी को लेकर काफी परेशान था। फॉन्ग रूई और बाकी दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उन्होंने सू जियान को देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान तुरंत गंभीर हो गई। अगले ही पल वे डर के मारे चीखने लगे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मास्टर, मिस, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि फॉन्ग रूई और बाकी दोनों ने इस तरह प्रतिक्रिया दी। सू जियान के इस बदलाव को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। उसकी शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन वह पूरी तरह से एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल गई है। हे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियान ने अपने गुरु द्वारा दी गई एक जादुई गोली खाली थी, इसलिए वह इतनी बदल गई है। सू शियाओटियन मुस्कुराते हुए बोला, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से खुशी हुई कि उनकी बेटी और भी खूबसूरत हो गई थी। सबके बैठ जाने के बाद सू शियाओटियन ने खेद भरे भाव से कहा, मेरे प्रिय गुरुदेव, ये खेदजनक है कि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, अन्यथा मेरी शिष्या की पत्नी भी आपको प्रणाम करने आती। लेकिन ये मिंग को शिष्य की पत्नी बनने या न बनने की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान पहले से ही उसके सामने रखे स्वादिष्ट भोजन पर केंद्रित था। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और तुरंत ही पास रखी स्मोक्ड फिश की प्लेट उसकी ओर उड़कर आ गई। तुरंत ही ये मिंग ने अपना छोटा सा मुंह खोला और थाली और व्यंजनों में अंतर किए बिना थाली और भोजन का एक बड़ा टुकड़ा उठा लिया। क्लिक क्लिक चबाने की आवाज हवा में गूंज उठी और सू शियातियान, सू जियान, मियाओली और लियू शिन तुरंत अवाक रह गए। शेन होंगे के विपरीत, जो ये मिंग के अजीब व्यवहार के बारे में काफी कुछ जानता था, उन्होंने ये मिंग को झोंग हाओ और फॉन्ग रूई की तरह राक्षस का मांस खाते हुए नहीं देखा था। इसलिए ये देखकर वे चारों तुरंत डर गए। तो उनका मतलब यही था उन अफवाहों से कि मेरे गुरु सब कुछ खा जाते हैं। सू शियाओटियन ये मिंग को खाली निगाहों से देखती रही, तभी उसे समझ आया कि खुफिया रिपोर्टों में ये मिंग की बड़ी भूख के बारे में क्या लिखा था। सू जियान तो अविश्वास से ये मिंग के छोटे से मुंह को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। क्या ये ग्रैंड मास्टर पेटू की मूर्ति है? ये तो थाली को भी बड़े चाव से खा रहे हैं। अध्याय 282 ये तो शुरुआत भी नहीं है। स्मोक्ड फिश की पूरी प्लेट खत्म करने के बाद ये मिंग ने सू शियाओटियन और अन्य लोगों की ओर आश्चर्य से देखा, जो खाली निगाहों से उसे घूर रहे थे। अरे, तुम लोग भी तो खाते हो, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, ऐसा लगा मानो मियाओली और बाकी लोगों के दिलों में 10,000 अल्पाका दौड़ रहे हो। जिस तरह से तुम खाते हो उसे देखना ही भयानक है, हम उसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये मिंग ने बस एक विनम्र शब्द कहा और फिर सबकी अनदेखी करते हुए खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने चिकन के पैरों की एक प्लेट चट कर दी, जबकि उसके चेहरे पर अभी भी खाना लगा हुआ था। क्लिक क्लिक चबाने की कुरकुरी आवाजें लगातार आती रहीं, जिससे मियाओली, लियू शिन और अन्य लोगों के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। प्लेट में खाना खाना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ साधारण लोग जो दूसरों से अलग होते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये मिंग जैसी शख्सियत, जो खाने की थाली को एक स्वादिष्ट व्यंजन की तरह मानती है और इतने चाव से खाती है, सचमुच अद्वितीय है। ये तो बेहद डरावना है। ये मिंग के अलावा किसी ने भी अपनी चॉपस्टिक को हाथ नहीं लगाया। ये मिंग की खाने की आदतों का वर्णन करने के लिए भोजन को जल्दी जल्दी खाना और उसकी गुणवत्ता की परवाह न करना एक छोटा सा शब्द है। उसने मेज पर रखे सारे व्यंजन एक के बाद एक चट कर दिए। वह हर एक व्यंजन खत्म करने के बाद थाली को ही निगल जाता था। सू शियाओटियन और बाकी लोगों को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और वे ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। ये मिंग जिस रफ्तार से खाता है, उस हिसाब से तो ये पूरी मेज पर रखे व्यंजन अकेले उसके लिए काफी नहीं होंगे। झोंग हाओ, जाओ और रसोई में जाकर और व्यंजन बनाने को कहो। मुझे लगता है मेरे गुरु के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सू शियाओटियन ने थोड़ी देर सोचा और फिर झोंग हाओ को निर्देश दिए। झोंग हाओ ने सहमति जताई और उठकर जाने ही वाला था कि उसने सू शियाओटियन की थोड़ी झिझक भरी आवाज फिर से सुनी। रसोई से प्लेटों का एक और बैच भेज दीजिए ताकि मेरे शिक्षक बाद में कुछ खा सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सू शियाओटियन ने देखा कि ये मिंग मेज पर रखे अधिकांश व्यंजन चट कर चुकी थी और उसे चिंता थी कि रसोई की खाना पकाने की गति ये मिंग की खाने की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाएगी, इसलिए उसने ये मिंग का पेट भरने के लिए प्लेटों का उपयोग करने का विचार सोचा। सभी लोग दंग रह गए। सू शियातियान का विचार सचमुच विचित्र था, ये मिंग का पेट भरने के लिए प्लेट का इस्तेमाल करना। ये सुनकर ये मिंग ने अपना सिर उठाया। ये प्लेट चबाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरे सबसे बड़े प्रशिक्षु, मुझे स्टेनलेस स्टील की प्लेट दो। ये सुनकर मियाओली और लियू शिन लगभग मुंह से खून थूकने ही वाली थी। प्लेट में चबाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी, इसलिए हमें कुछ स्टेनलेस स्टील की भी जरूरत है।
जैसे ही झोंग हाओ जाने ही वाला था, वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। उसने डर से भरी निगाहों से ये मेंग की ओर देखा और फिर जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। झोंग हाओ को डर था कि कहीं वह ये मेंग को दिल का दौरा न दे दे, इसलिए उसने वहां और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। ये मेंग के खाना शुरू करने के बाद से सू जियान के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह से हैरान होकर मुंह खुला रखकर ये मेंग को घूरती रही। हे भगवान, मेरे पिताजी जिस गुरु की पूजा करते थे, वह किस तरह का राक्षस था। वह ऐसा कैसे हो सकता है कि वह न केवल प्लेटें खाता था, बल्कि स्टेनलेस स्टील भी खाने लगा। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, सू जियान को भी यह अविश्वसनीय लगा, यहाँ तक कि सू शियाओटिन, जिसने विभिन्न माध्यमों से ये मेंग के बारे में जाना था, उसे भी यह बेतुका लगा। ये मेंग की खाने की आदतों का दृश्य प्रभाव वास्तव में इतना गहरा है कि इसे शब्दों में बयां करना असंभव है। पहले तो सू शियाओटिन ने लिखित रिकॉर्ड पढ़कर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने ये मेंग की खाने की आदतों को अपनी आंखों से देख लिया है, तो वह वास्तव में समझ गया है कि खुफिया रिपोर्ट में अच्छा खाने वाला का सरल वर्णन कितना भयावह है। सू शियाओटिन के बगल में बैठे शेन होंगे ने सू शियाओटिन से कुछ अर्थपूर्ण बातें कही। प्लेटों और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना खाना तो इस छोटे भाई के लिए नाश्ता भी नहीं है। अध्याय 283 स्वादिष्ट, बिल्कुल चॉकलेट जैसा। क्या आपको पता है कि उस दिन मेरे छोटे भाई ने पेंचेंग में क्या खाया था? शेन होंगे ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए सबकी ओर देखा, मानो वह दिखावा कर रहा हो। ऐसा लगता था मानो ये मेंग जो कुछ भी खाएगा, उससे उसे अपार प्रसिद्धि मिलेगी। सू शियाओटिन और अन्य लोग उत्सुकता से शेन होंगे को देख रहे थे। सू जियान ये पूछने के लिए बेताब थी, आपने क्या खाया? ये सुनकर शेन होंगे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और इतराते हुए कहा, यह एक टैंक है, पूरा मुख्य युद्ध टैंक। ये शब्द सुनते ही सू शियाओटिन और बाकी सब पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे हैरानी से विकृत हो गए। क्या ग्रैंड मास्टर, उन्होंने सचमुच एक टैंक खा लिया? सू जियान भूत देख लेने जैसी मुद्रा में उछल पड़ी और शेन होंगे की ओर इशारा करते हुए डर से चीखने लगी। ये तो बहुत ही भयानक है, कोई टैंक कैसे खा सकता है? ये सुनकर शेन होंगे जोर से हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर यह एक टैंक है? हम जैसे छोटे लोगों के लिए बंदूक की नली एक एग रोल की तरह है, पटरियां नूडल्स की तरह है, और टैंक का ढांचा बस एक बड़ा केक है। ये सुनकर सू शियाओटिन और बाकी लोग सदमे से हौंफने लगे, डर से उनके सिर में झंझनाहट होने लगी। ये तो बहुत ही भयानक है, इस दुनिया में ऐसा भयानक इंसान कैसे हो सकता है? ये मेंग ने तिरस्कार भरी नजरों से सबकी ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। कितना हंगामा है! ये सुनकर सब लोग एकदम अवाक रह गए। सू शियाओटिन और अन्य लोगों के हैरान चेहरों को देखकर शेन होंगे बेहद संतुष्ट थे और उन्होंने धीमी आवाज में बोलना जारी रखा। इवाकी आयरन टावर के सामने टैंक कुछ भी नहीं है। इवाकी टावर, इसका इवाकी टावर से क्या लेना देना है? सू शियातियान के अलावा बाकी सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, ये सोचकर कि शेन होंगे का उन शब्दों से क्या मतलब था। हे, इवाकी टावर एक बहुत ही मशहूर इमारत थी, लेकिन अब तो ये पूरी तरह से इतिहास बन चुकी है। यह इवाकी टावर तो तुम्हारे पेट में भी जा चुकी है, छोटे भाई। ये सुनकर सू जियान और बाकी लोग अवाक रह गए, यहाँ तक कि सू शियाओटिन, जो पेंचेंग आयरन टावर की घटना के बारे में जानता था, शेन होंगे को इसका जिक्र करते हुए सुनकर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर उसने कड़वी मुस्कान दी। मेरे गुरु सचमुच पृथ्वी पर अवतरित एक दिव्य प्राणी है, यहाँ तक कि उनका भोजन भी आम लोगों के भोजन से अलग है। जब सब लोग सदमे में थे, तभी झोंग हाओ सू परिवार के नौकरों के साथ अंदर आ गया। सू परिवार के प्रत्येक नौकर के पास स्टेनलेस स्टील की ट्रे का एक ढेर था। क्या आप सचमुच स्टेनलेस स्टील लाए हैं? सू जियान ने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा, लेकिन बाकी सभी लोग ये मेंग की हरकतों से इतने आकर्षित हो चुके थे कि उन्होंने सू जियान के सवाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये मेंग ने अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाकर स्टेनलेस स्टील की उन ट्रे को पकड़ लिया था। मैंने बहुत समय से स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे इसकी बहुत याद आती है। कुछ बुदबुदाने के बाद ये मेंग ने अपना छोटा सा मुंह खोला और स्टेनलेस स्टील की ट्रे का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। जब उसने पहली बार स्टेनलेस स्टील खाया, तो उसे अविनाशी शरीर की अवधारणा सफलतापूर्वक समझ में आ गई, इसलिए ये मेंग को अभी भी स्टेनलेस स्टील की ट्रे की याद आती है। खास तौर पर स्टेनलेस स्टील की ट्रे का स्वाद सचमुच बहुत अच्छा था, ये बिल्कुल स्वादिष्ट थी। स्नैप स्नैप, ये मेंग लगातार स्टेनलेस स्टील को चबाता रहा, जिससे ऐसी आवाजें निकल रही थी जिन्हें सुनकर दांतों में दर्द होने लगा। सू शियाओटिन और बाकी लोग ये मेंग के मुंह में धीरे धीरे गायब होती स्टेनलेस स्टील की ट्रे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे के भाव बेहद अजीब थे, मानो किसी हस्की ने उनके साथ जबरदस्ती की हो। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बिल्कुल चॉकलेट जैसा, वाह वाह वाह। बच्चे की मीठी मासूम सी आवाज गूंजी और सब लोग लगभग मुंह से खून थूकने ही वाले थे। आपने स्टेनलेस स्टील की ट्रे को चॉकलेट समझ लिया है, लेकिन क्या आपको इतना अतिवादी रवैया अपनाने की जरूरत है? अध्याय 284, यह बच्चा नीलामी करना चाहता है। पूरी मेज पर रखा खाना और स्टेनलेस स्टील की ट्रे खत्म करने के बाद ये मेंग ने संतुष्टि भरी डकार ली, फिर उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और आराम से अपने पीछे वाली कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। ये देखकर सू शियाओटिन और बाकी सबने आखिरकार राहत की सांस ली। इस छोटे बदमाश ने आखिरकार खाना खत्म कर लिया। इसी क्षण ये मेंग की सुस्त आवाज सुनाई दी, मेरे प्रिय शिष्य, मैं एक नीलामी आयोजित करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? ये सुनकर सू शियातियान अचंभित रह गई और उसने उलझन में पूछा, नीलामी? ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान और परेशान नजर आए। ये मेंग ने अचानक दोबारा नीलामी आयोजित करने का फैसला क्यों किया? मेरी बनाई हुई वो औषधियां मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उन्हें बेच ही दूं तो बेहतर है। ये मेंग की आवाज सुनते ही सब लोग चौंक गए। औषधियों की नीलामी अभूतपूर्व है, इस खबर से संभवतः नानजियांग प्रांत में सनसनी फैल जाएगी। सू शियाओटिन के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। अगर उनके गुरु की नीलामी सचमुच हो पाती तो प्रीफेक्ट के रूप में उन्हें बहुत लाभ होता। कम से कम नानजियांग प्रीफेक्चर में तो सू शियाओटिन की प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हो जाती। आखिरकार अमृत आसानी से नहीं मिलते, और ये मेंग की शिष्या होने के नाते सू शियाओटिन शक्तिशाली, धनी और प्रभावशाली परिवारों द्वारा चापलूसी का पात्र कैसे नहीं बन सकती थी। ये सोचकर सू शियाओटिन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मास्टर निश्चिंत रहें, शियाओटिन तुरंत किसी को व्यवस्था करने के लिए भेज देगा। मैं गारंटी देता हूं कि यह नीलामी एक भव्य और शानदार सफलता होगी। ये सुनकर ये मेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसका छोटा सा चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। इस बार अगर मैं इनमें से कुछ टूटी हुई गोलियां बेच दूं तो मुझे डर है कि बदले में मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मिल सकती हैं।
ये मेंग इसके बारे में सोचते सोचते और भी उत्साहित हो गई। सू शियातियान ने भी तुरंत कार्रवाई की और चारों स्वर्गीय राजाओं को नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया। जल्द ही ये खबर कि जागीर का मालिक अमृत की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है, नानजियांग जागीर के कुलीन वर्गों में फैल गई। इस खबर को सुनकर उन शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। ये तो मजाक है, इस दुनिया में जादू की गोली जैसी कोई चीज नहीं होती। एक निजी क्लब में नानजियांग प्रांत के कई सबसे प्रतिष्ठित परिवारों के मुखिया एकत्रित हुए। इन लोगों में नेता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी उम्र 40 के आसपास थी और उसके चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव और असाधारण व्यवहार था। ये व्यक्ति नानजियांग प्रांत में शांग परिवार के मुखिया शांग युवानलियांग के अलावा और कोई नहीं है। शांग युवानलियांग ने अपने हाथ में लाल शराब का गिलास पकड़ा, उसे धीरे से घुमाया और फिर एक छोटा सा घूंट लिया। शराब उसके पेट में ठीक से गई भी नहीं थी कि उसकी आवाज गूंज उठी। सू शियातियान द्वारा आयोजित की जाने वाली नीलामी के बारे में आपके क्या विचार है? शांग युवानलियांग की बातें सुनकर बाकी सभी परिवार वाले जोर से हंस पड़े। अमृत की नीलामी? भाई शांग, क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं? जी हाँ भाई शांग, तथाकथित अमरता का अमृत एक अस्पष्ट किंवदंती मात्र है। प्राचीन काल से लेकर आज तक किसने कभी इसे देखा है? बिल्कुल, मुझे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं है कि सू शियाओटियन को अमृत प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। 10 साल पहले जब से सू शियाओटियन ने नानजियांग प्रांत के प्रमुख का पद संभाला है, तब से उन्होंने हमारे कुलीन परिवारों को चरम सीमा तक दबा दिया है। मुझे डर है कि इस बार भी वह कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। परिवार के मुखियाओं की बातें सुनकर शांग युवानलियांग ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और फिर उसकी नजर एक शांत अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। भाई डू, आपके क्या विचार हैं? शांग युवानलियांग द्वारा उल्लेखित भाई डू नानजियांग प्रांत में डू परिवार के मुखिया डू बोमिंग है। नानजियांग प्रांत का डू परिवार शांग परिवार की तरह ही नानजियांग प्रांत के सबसे रहस्यमय परिवारों में से एक है। डू बोमिंग ने शांग युवानलियांग की ओर देखा, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। भाई शांग, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको पहले से ही पता है। ये मेंग नाम के उस लड़के के रहते इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। अध्याय 285 पैसा नहीं, बस अजीबोगरीब चीजें। भाई डू, क्या आप ये मेंग को भी जानते हैं? ये सुनकर शांग युवानलियांग दंग रह गया। सच तो यह है कि वह ये मेंग का नाम जानता था, क्योंकि उसके सबसे बड़े बेटे शांग शाओजी की हत्या ये मेंग ने ही की थी। क्रोधित होकर शांग युवानलियांग ने ये मेंग की पूरी तरह से जांच की और अंत में उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भयानक थी। लेकिन डू परिवार को ये मेंग से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए शांग युवानलियांग के लिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि डू बोमिंग को भी ये मेंग के बारे में पता था। भाई शांग, आपको आनचेन के डू परिवार और नानजियांग प्रांत में मेरे मुख्य परिवार के बीच के संबंध के बारे में पता होना चाहिए, है ना? सीधे जवाब देने के बजाय डू बोमिंग ने शांग युवानलियांग से ही एक सवाल पूछ लिया। शांग युवानलियांग ने सिर हिलाया। बेशक वह अनचैन के डू परिवार के बारे में जानता था। यह परिवार नानजियांग प्रांत के डू परिवार की एक शाखा थी और उनका नानजियांग प्रांत के डू परिवार के साथ अक्सर संपर्क रहता था। मेरे आनचेन स्थित डू परिवार का ये मेंग नामक उस बच्चे के साथ कभी न सुलझने वाला झगड़ा है। डू बोमिंग धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव था। अच्छा ऐसा है? शांग युवानलियांग को अचानक एहसास हुआ। परिवार के अन्य मुखिया शांग युवानलियांग और डू बोमिंग को पूरी तरह से हैरान होकर देखते रहे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ये मेंग का नाम तक नहीं सुना। दरअसल बात यह नहीं थी कि उन परिवार के मुखिया अज्ञानी थे, बल्कि ये मेंग की ख्याति केवल अनचैंग और पेनचैंग में ही फैली हुई थी। लेकिन इन परिवार प्रमुखों के लिए अनचैंग और पेनचैंग महज छोटे ग्रामीण इलाके थे। अगर वे किसी ग्रामीण इलाके पर ध्यान देते तो यह अजीब बात होती। इसलिए इन लोगों ने ये मेंग के बारे में कभी सुना ही नहीं था और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आप सभी को ये मेंग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि अमृत की बात बिल्कुल सच है। शांग युवानलियांग की आवाज गूंज उठी। ये सुनकर विभिन्न परिवारों के मुखिया अचंभित रह गए। जैसे ही वे कुछ पूछने ही वाले थे कि एक तरफ खड़े डू बोमिंग ने भी बोलना शुरू कर दिया। आपने सुना ही होगा कि पश्चिमी मंडप के एल्डर लियू जिन ने अपनी पौरुष शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है ना? मैं आपको बता दूं, ये सब ये मेंग का अमृत पीने के कारण हुआ है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी परिवार के मुखिया बेहद स्तब्ध रह गए और अपनी जगह पर जम गए। तो वह अमृत सचमुच मौजूद है और अब उसकी खुलेआम नीलामी हो रही है। ये सोचकर कि लियू जिन जैसा हिजड़ा भी उस अमृत को पीने के बाद अपनी पौरुष शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है, सभी लोग उत्साहित हो गए। भाई शांग, भाई डू, आपकी राय में हमें इस अमृत के लिए कितनी बोली लगानी चाहिए? मेरा लुओ परिवार आप दोनों जितना धनी नहीं है। फिलहाल हम केवल लगभग 500 मिलियन नकद ही दे सकते हैं। भाई लुओ, आप अभी भी 500 मिलियन का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 300 मिलियन ही है। मुझे डर है कि यह औषधि मुझे नहीं मिल पाएगी। ये औषधि अद्भुत है, लेकिन अगर इससे हमारा दिवालियापन हो जाए तो इसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही, अमृत केवल एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन परिवार ही वह आधार है जिस पर हम टिके हैं। यदि हम अंधाधुंध अमृत की खोज में जुट जाते हैं तो यह उल्टी दिशा में गाड़ी रखने और प्राथमिकताओं को उलट देने जैसा होगा। अन्य परिवार प्रमुखों की बातें सुनकर शांग युवानलियांग और डू बोमिंग दिल खोलकर हंसे। आप लोगों ने शायद सू शियातियान की घोषणा को ठीक से नहीं पढ़ा, है ना? सू शियातियान ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है, इस रैंकिंग प्रतियोगिता में पैसे का लेन देन नहीं होगा और यह केवल वस्तु विनिमय के माध्यम से ही आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कोई भी दुर्लभ और अनोखी चीज अमृत के बदले में दी जा सकती है। मूल्य कोई सीमा नहीं है, केवल दुर्लभता ही मायने रखती है। उनकी बातें सुनकर सभी परिवार के मुखिया बेहद आश्चर्यचकित रह गए। क्या सचमुच इस दुनिया में मुद्रा विनिमय का ऐसा कोई तरीका मौजूद है? इनमें से किस बड़े परिवार के पास एक या दो बेहद विचित्र और दुर्लभ वस्तुएं नहीं है? यदि कोई इन कम मूल्य वाली और दुर्लभ वस्तुओं को अमृत के बदले में दे सके तो क्या अमृत की नीलामी करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान नहीं होगा? अध्याय 286 भगवान सू ने इस बच्चे को क्या नाम दिया था? जैसे ही रात होती है और शहर की बत्तियां जल उठती हैं, नानजियांग प्रांत का सबसे बड़ा 7 सितारा होटल पहले से ही लग्जरी कारों से भरा होता है। नानजियांग प्रांत के वे सभी प्रभावशाली व्यक्ति जो शायद ही कभी दिखाई देते हैं और जिनके नाम तो ज्ञात हैं लेकिन जिनके चेहरे शायद ही कभी देखे जाते हैं, आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन प्रभावशाली लोगों के अलावा बड़ी संख्या में धनी युवा पुरुष और महिलाएं भी इस क्षेत्र में उमड़ पड़े। अमरता की गोलियों की नीलामी, ये तो सृष्टि के इतिहास में पहली बार हो रहा है।
अगर आपको गोलियों में दिलचस्पी नहीं भी है तो भी आकर यह रोमांच देखना अच्छा रहेगा। उपस्थित अधिकांश लोग इसी मानसिकता के साथ आए थे। मैंने सुना है कि इस बार लॉर्ड सू कई तरह के अमृतों की नीलामी करने वाले हैं, जिनमें एक ऐसी सौंदर्य गोली भी शामिल है जो लोगों को पल भर में खूबसूरत बना सकती है। मुझे आश्चर्य है कि यह खबर सच है या झूठ। सुंदरता बढ़ाने वाली गोलियां कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि एक और भी कीमती कायाकल्प गोली की नीलामी हो रही है। यह एक जादुई गोली है जो लोगों को फिर से जवान बना सकती है। मुझे आश्चर्य है कि इसे कौन जीतेगा। मुझे नौचरण कायाकल्प गोली के बारे में अधिक जिज्ञासा है। मैंने सुना है कि ग्रैंड सेक्रेटरी लियू इसे लेने के बाद सामान्य जीवन में लौट आए थे। शरीर को आकार देने वाली यह गोली सचमुच चमत्कारिक है। ये 200-300 पाउंड के मोटे व्यक्ति को पल भर में सुडौल शरीर में बदल सकती है, जिससे उन्हें मोटापे की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। विभिन्न औषधियों के बारे में जानकारी लंबे समय से दूर दूर तक फैली हुई है और नानजियांग प्रांत के शक्तिशाली और प्रभावशाली हलकों में लगभग हर कोई इसे जानता है। रात 8 बजे के बाद नानजियांग प्रांत के स्वामी सू शियातियान सबके सामने प्रकट हुए। सू शियाओटियन के अलावा चारों स्वर्गीय राजा सू जियान, शेन होंगे और अन्य सभी प्रकट हुए। बेशक मुख्य किरदार होने के नाते ये मिंग भी मौजूद होंगी। नानजियांग प्रांत के शक्तिशाली और धनी लोगों को 4 स्वर्गीय राजाओं और सूजियांग के बारे में जानकारी थी, लेकिन ये मिंग और शेन होंगे उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित थे। ये बच्चा ये मिंग ही होगा जो अमृत का स्वामी है। वह बहुत प्यारा है, बिल्कुल चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा। मैंने सुना है कि वह पृथ्वी पर अवतरित एक दिव्य प्राणी है, इसलिए उसके पास इतने सारे अमृत हैं। अफवाहें तो खूब फैल रही हैं, लेकिन कौन जानता है कि वे सच है या झूठ। उस अमृत के बारे में भी मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। मेरी राय में ये बच्चा सू शियाओटियन द्वारा हम कुलीन परिवारों से निपटने के लिए भेजा गया एक कठपुतली मात्र है। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी जो लहरों की तरह उठती और गिरती जा रही थी। सू शियाओटियन ने पूरे कमरे का जायजा लिया, थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में चिल्लाई, चुप रहो, जो भी आवाज करने की हिम्मत करेगा उसे नीलामी से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा माहौल शांत हो गया और सबने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। अमृतत्व के अमृत के बारे में संदेह रखने वाले लोग भी आज्ञाकारी रूप से शांत हो गए। पूरा इलाका एकदम शांत था, सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी ये मीन की मीठी मासूम सी आवाज सुनाई दी, मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? नीलामी में बहुत समय लगेगा और मुझे भूख भी लगेगी, ऐसे में कुछ नहीं चलेगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या ये कोई दिव्य प्राणी है? ये तो खाने पीने का शौकीन लगता है। जहां ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात से चिंतित थे कि ये मिंग खाने पीने की शौकीन थी या नहीं, वहीं शांग युवानलियांग, डू बोमिंग और अन्य लोगों ने ये मिंग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपनाम पर ध्यान दिया। सबसे बड़े शिष्य, वह किसे संबोधित कर रहा है? शांग युवानलियांग और डू बोमिंग ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। शांग युवानलियांग और डू बोमिंग के कुछ सोचने समझने से पहले ही सू शियाओटियन की आवाज गूंज उठी, मास्टर, शियाओटियन ने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। ये शब्द सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। है, लॉर्ड सू ने इस बच्चे को क्या नाम दिया? क्या हमने सही सुना? शांग युवानलियांग और डू बोमिंग के चेहरों पर गहरा सदमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सू शियाओटियन कौन है? उसने अकेले ही नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवारों के खिलाफ 10 साल तक बिना किसी नुकसान के लड़ाई लड़ी। इतना बड़ा आदमी ये मिंग को अपना गुरु मानता है। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली 287/3886 7.39%। #287 वाटर ड्रैगन वेव एडवांस्ड। अध्याय 287 जल ड्रैगन तरंग उन्नति। क्या ऐसा हो सकता है कि यह ये मिंग वास्तव में एक दिव्य संतान हो? शांग युवानलियांग और डू बोमिंग संदेह से भर गए थे। हालांकि वे ये मिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी चमत्कारी क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, इसलिए वे इस दावे को लेकर कुछ हद तक संशय में थे कि वह एक दिव्य बालक था। तभी होटल का एक कर्मचारी ठेला लेकर अंदर आया। ठेला तरह तरह के स्वादिष्ट स्नैक्स से भरा हुआ था। बेशक ये स्नैक्स केवल ये मिंग के लिए हैं और केवल ये मिंग ही इन्हें खा सकती है। ये मिंग को धातु की गुड़िया पकड़कर उसे मसलते हुए देखकर सू शियाओटियन असहाय होकर मुस्कुराए और भीड़ को संबोधित किया, तो फिर नीलामी शुरू होने दीजिए। नीलामी में बिकने वाला पहला अमृत एक सौंदर्य प्रसाधन था। वहां मौजूद महिलाओं के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई और उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्हें सौंदर्यवर्धक गोली की प्रभावशीलता पर कोई संदेह नहीं था। सू जियान की सूरत देखने के बाद भला कौन नहीं समझेगा। आखिरकार सू शियाओटियन ने अभी तो जिक्र किया था कि उसकी बेटी ने ब्यूटी पिल ली थी। सामान्य रैंकिंग के विपरीत इस बार यह एक वस्तु विनिमय प्रणाली है। अमृत के बदले में दी जाने वाली वस्तुएं कोई भी दुर्लभ वस्तु हो सकती है, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। इसलिए कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एक बड़ा मोटा आदमी, जो नानजियांग के शक्तिशाली और धनी लोगों के घेरे में मुश्किल से ही समा पा रहा था, खड़ा हो गया। सू स्वामी, मेरे पास लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा है जिसे चाकू से काटा या जलाया नहीं जा सकता। ये काफी दुर्लभ है। क्या मैं इसे सौंदर्य प्रसाधन की गोली के बदले में दे सकता हूँ? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां मौजूद सभी युवक जोर से हंसने लगे। सच कहें तो इन युवा कलाकारों ने अनगिनत नीलामी में भाग लिया है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जहां लकड़ी के पुराने टुकड़े भी नीलामी के लिए रखे जा रहे हों। सू शियाओटियन ने युवा स्वामियों की हंसी को नजरअंदाज करते हुए मोटे आदमी को सिर हिलाकर इशारा किया और कहा, इसे भुनाया जा सकता है या नहीं, यह फैसला मेरे गुरु को करना है। तुरंत ही सू शियाओटियन ने 4 वज्रों में से एक झोंग हाव को आंख मारी। झोंग हाव तुरंत उस मोटे आदमी के पास गया, लकड़ी का पुराना टुकड़ा उठाया और फिर तेजी से ये मिंग की ओर चल पड़ा। मास्टर, ये क्या आपको लगता है कि इस वस्तु को सौंदर्य प्रसाधन की गोली से बदला जा सकता है? ये मिंग ने कुछ बार चबाया, अपने मुंह में रखी धातु की गुड़िया को निगल लिया और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। मुझे देखने दो। ये मिंग के बोलते ही उसने लकड़ी का पुराना टुकड़ा उठाया और उसे जोर से काट लिया। डिंग। मेजबान ने सूरजमुखी नरगिस की लकड़ी का सेवन कर लिया है, जिससे उसे 10,000 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। मेजबान का स्तर बढ़ गया है। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपका कौशल उन्नत हो गया है। वाटर ड्रैगन वेव सफलतापूर्वक वाटर ओवरफ्लो द गोल्डन माउंटेन में अपग्रेड हो गया है और कौशल अब अधिकतम स्तर पर है। 2 लगातार नोटिफिकेशन साउंड के बाद ये मिंग के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली। अगले ही पल उनकी साधना का स्तर अचानक ची शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया।
वहां मौजूद अधिकांश प्रभावशाली व्यक्तियों ने ये मिंग में आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शांग युवानलियांग, डू बोमिंग और अन्य लोग ये मिंग पर कड़ी नजर रख रहे थे। जब उन्होंने ये मिंग की अप्रत्याशित प्रगति देखी तो वे दंग रह गए। क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि ये मिंग ने सफलता हासिल कर ली है। ची शोधन स्तर 7। क्या ये मिंग एक दिव्य बालक नहीं है? वह केवल ची शोधन स्तर पर क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी दिव्य बालक की स्थिति नकली हो? कुछ लोग हैरान रह गए, जबकि अन्य लोगों को संदेह होने लगा। आखिरकार उनमें से अधिकांश लोग ये मिंग के कारनामों के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों से ही जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें शेन होंगे और अन्य लोगों की तरह विस्मय का अनुभव नहीं हुआ, जिन्होंने ये मिंग के तरीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जैसे ही हल्की सफेद रोशनी गायब हुई, ये मिंग ने खुशी से अपना सिर ऊपर उठाया। नीलामी आयोजित करने का ये तरीका सोचने के लिए मैं खुद को बहुत प्रतिभाशाली मानता हूँ। लेवल बढ़ने के साथ ही वाटर ड्रैगन वेव स्किल उन्नत होकर वाटर ओवरफ्लोज द गोल्डन माउंटेन बन गई है और ये मिंग स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे मूड में है। तो उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और बचकानी आवाज में कहा, लकड़ी का ये पुराना टुकड़ा स्वादिष्ट है, मैं इसे सौंदर्य प्रसाधन की गोली के बदले में दे सकती हूँ। अध्याय 288 शरीर को आकार देने वाली गोली के प्रभाव। ये मिंग की मासूम सी आवाज सुनकर बेहद घबराया हुआ मोटा आदमी अचानक उत्साह से दहाड़ उठा। उसके बगल में एक सुगठित शरीर वाली युवती खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने उस मोटे आदमी को देखकर मुस्कुराया और अनजाने में उसकी गाल पर एक आंसू बह गया। यह महिला उस मोटे आदमी की पत्नी थी। कई साल पहले एक अचानक हुई कार दुर्घटना में वह बाल बची। हालांकि वह बच गई, लेकिन उसका कभी खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया और बदसूरत, डरावना और बेहद कुरूप हो गया। कई सालों तक उस मोटे आदमी ने अपनी सूरत सुधारने की कोशिश में अनगिनत मशहूर डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसी चीज नहीं है जिसे न तो मोटा आदमी चाहता है और न ही वह महिला। अगर वे कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के इच्छुक होते तो ठीक होते ही करवा लेते। ठीक उसी समय जब मोटे आदमी और वह औरत हिम्मत हारने ही वाले थे, तभी सौंदर्य की गोली के बारे में अफवाहें फैल गईं। आजमा कर देखो कि रवैये के साथ मोटे आदमी ने एक युवा मालिक से नीलामी का निमंत्रण पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। अब जब उसने आखिरकार ब्यूटी पिल को हासिल कर लिया है, तो वह मोटा आदमी खुशी से झूम क्यों नहीं उठेगा। मोटे, तुम्हारा वो पुराना बेवकूफ तो कमाल का है, मैं तुम्हें एक और वजन घटाने वाली गोली दूंगा। ये मिंग ने खुशी से बेतहाशा हाथ पैर हिला रहे उस गोल मटोल लड़के को देखा और बचकानी आवाज में कहा, क्या? ये मिंग के शब्दों ने न केवल उस मोटे आदमी को बल्कि वहां मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी स्तब्ध कर दिया। क्या लकड़ी का वह पुराना टुकड़ा सचमुच इतना जादुई है? ये मिंग को न सिर्फ सौंदर्यवर्धक गोली मिली, बल्कि शरीर को आकार देने वाली एक अतिरिक्त गोली भी मिली। जल्द ही झोंग हाव ने मोटे आदमी को एक सौंदर्य गोली और एक शरीर को आकार देने वाली गोली दे दी। काली वाली गोली सुंदरता बढ़ाने वाली है और हरी वाली गोली शरीर को आकार देने वाली है। इन्हें आपस में मत मिलाना। ये सुनकर मोटे आदमी ने बार बार सिर हिलाया और खुशी खुशी दोनों गोलियां स्वीकार कर ली। गोली मिलने के बाद मोटा आदमी अपनी पत्नी को वह सौंदर्य गोली देने के लिए बेताब हो गया। जल्दी करो, अभी खा लो। वह मोटा आदमी मूर्ख नहीं था, उसने पहले ही देख लिया था कि वहां मौजूद कई शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग उसे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। अपनी दौलत और पृष्ठभूमि के साथ वह भला इन शक्तिशाली और धनी लोगों से कैसे मुकाबला कर सकता था। अगर उसके पास अभी भी सौंदर्य की गोली होती, जिसे वह घर लौटने के बाद लेने का इंतजार कर रहा होता, तो शायद वह और उसकी पत्नी अप्रत्याशित मृत्यु से पहले घर भी नहीं लौट पाते। उसकी पत्नी जाहिर तौर पर एक समझदार महिला थी। मोटे आदमी के चेहरे के भाव देखते ही वह तुरंत समझ गई, सौंदर्य की गोली उठाए और वहीं निगल ली। ये देखकर मोटे आदमी ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपना मुंह खोला और वजन कम करने वाली गोली भी निगल ली। उनके आसपास मौजूद शक्तिशाली और धनी लोग पल भर में गुस्से से भर गए। आपको ये समझना होगा कि ये मिंग का अनुरोध बहुत ही अजीब था और उन्हें वास्तव में यकीन नहीं था कि वे अमृत प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने मोटे आदमी के हाथों में मौजूद सौंदर्यवर्धक गोलियों और शरीर को आकार देने वाली गोलियों को पहले ही अपना मान लिया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि मोटा आदमी इतना निर्णायक होगा और उन्हें मौके पर ही खा जाएगा। कुछ ही देर बाद उस मोटे आदमी के मुंह से चटकने जैसी आवाजें आने लगी। उनका भारी भरकम शरीर तुरंत और स्पष्ट रूप से पतला होने लगा, जब तक कि उनका वजन लगभग 140 पाउंड तक नहीं पहुंच गया, जिसके बाद ये प्रक्रिया रुक गई। उस मोटे आदमी की आनंदित दहाड़ गूंज उठी। शरीर को आकार देने वाली इस गोली का असर उनके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। अब उस मोटे आदमी को मोटा कहना उचित नहीं था। वह पतला तो था, लेकिन उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि मानो विस्फोट हो रहा हो। वजन कम करने के बाद उनका गोल-मटोल चेहरा बेहद आकर्षक लगने लगा। उनके आसपास के शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग शरीर को आकार देने वाली गोली के प्रभावों को देखकर आश्चर्य से विस्मित रह गए। अध्याय 289। मेरे पास एक चुंबक है जो पहिए जितना बड़ा है। यह अविश्वसनीय है। इस बॉडी शेपिंग पिल का असर सचमुच चमत्कारिक है। अरे, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि यह अमरता का अमृत है? मैं सोच रहा हूँ, अगर वजन घटाने वाली गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके, तो वजन घटाने वाले उत्पाद बनाने वाली सभी कंपनियां शायद दिवालिया हो जाएंगी। हाँ, भाई वांग, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यह एक जादुई गोली है जो संयोग से ही मिल सकती है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे हो सकता है? चारों ओर से हैरानी भरी आहें सुनकर मोटे आदमी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। हालांकि अब उस मोटे आदमी का वजन कम हो गया है और जो कपड़े वह पहले पहनता था, वे अब उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आते। वे उसके शरीर पर ढीले ढाले लटकते हैं, जिससे वह बेहद हास्यास्पद दिखता है। थोड़ा शांत होने के बाद मोटे आदमी ने अत्यधिक घबराहट के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, कैसा रहा? क्या ब्यूटी पिल ने काम किया? अपने वजन में कमी की तुलना में मोटे आदमी को अपनी पत्नी की अधिक चिंता थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी घूंघट पहने हुए थी, इसलिए वह सौंदर्य की गोली के प्रभावों को भी नहीं देख पा रहा था। यह अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है, उनकी पत्नी ने जवाब दिया और एक पल इंतजार करने के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक घूंघट उठाया। मोटे आदमी की आंखों में अचानक एक कोमल चेहरा प्रकट हुआ। उसकी त्वचा कोमल थी, उसकी आंखें चमकीली और दमकती हुई थीं, वह शर्मीली और संकोची थी और उसकी सांसें ऑर्किड की तरह मीठी थीं। मोटा आदमी पल भर में अचंभित रह गया। क्या ये सचमुच उनकी पत्नी है? हनी, क्या मैं ठीक हो गया हूँ? उनकी पत्नी ने धीमी आवाज में पूछा। उनके चेहरे पर बेहद घबराहट के भाव थे।
ये सुनकर मोटा आदमी तुरंत अपनी तंद्रा से बाहर आ गया और उसने जोर से सिर हिलाया। वह ठीक हो गई है और इतना ही नहीं, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जब वे बातें कर रहे थे तभी मोटे आदमी ने अपनी पत्नी को ऊपर उठाया और कहा, चलो नन्ही परी के सामने सिर झुकाकर अपना आभार व्यक्त करते हैं। अगर नन्ही परी न होती तो हम आज यहाँ न होते। उनकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आसपास के गणमान्य व्यक्तियों की ईर्ष्यालु और जलन भरी निगाहों के बीच दोनों ये मिंग के पास चले गए। छोटी परी ली युडाओ और झांग किंग कृतज्ञतापूर्वक आपके सामने सिर झुकाते हैं। ये शब्द सुनते ही मोटे आदमी ली युडाओ और उनकी पत्नी झांग किंग ने तुरंत ये मिंग के सामने कई बार सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। ये देखकर ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया। अरे उठो, ये हमारे बीच एक उचित सौदा है, इसमें कोई बड़ा एहसान शामिल नहीं है। लेकिन ली युडाओ और झांग किंग ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और समारोह पूरा होने के बाद ही खड़े हुए, हालांकि उनके चेहरे पर अत्यंत सम्मानजनक भाव बने रहे। उनके आसपास के शक्तिशाली और धनी लोग पहले से ही उत्साह से भरे हुए थे। यदि वे पहले कुछ हद तक संशय में थे तो अब उन्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये निस्संदेह अमरता का अमृत है। इस समय जो कोई भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा उसे इन शक्तिशाली हस्तियों द्वारा मौखिक रूप से हमला करके मार डाला जाएगा। हमारे सामने ही इसके जीते जागते उदाहरण मौजूद हैं, भला इसे कैसे नकली बनाया जा सकता है। शांग युवानलियांग का चेहरा बेहद गंभीर था। अपने बेटे की हत्या के लिए ये मिंग से उनका खून का बदला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये मिंग के प्रति उनके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। इसके अलावा वे अमृत लेने नहीं आए थे। इसके बजाय वे ये देखना चाहते थे कि क्या ये मिंग वाकई उतनी ही अद्भुत थी जितना कि किंवदंतियों में कहा जाता है। लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों से उस अमृत के चमत्कारी प्रभावों को देख लिया है तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से बहुत भारी हो गया है। डू बोमिंग के चेहरे पर भी वही भाव थे। एनचेंग और ये मिंग के डू परिवार पहले से ही जीवन मरण के संघर्ष में उलझे हुए थे और डू परिवार की मुख्य शाखा के मुखिया होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। हालांकि अब डू बोमिंग ये सोचकर बेहद हैरान रह गया कि ये मिंग के पास वाकई में अमृत है। ली युडाओ और झांग किंग के अपनी सीटों पर लौटने के तुरंत बाद एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। छोटी परी, मैं वेन शियाओबिन, मेरे पास एक बहुत बड़ा चुंबक है। क्या मैं इसे 9 मोड़ कायाकल्प गोली के बदले में ले सकता हूँ? अध्याय 290। इस ये मिंग से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फुफ, वेन शियाओबिन की बातें सुनकर मी परिवार का एक युवा मालिक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये लोग आखिर हैं कौन? ली युडाओ ने अमृत के बदले पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल किया, जो एक बात थी, लेकिन शायद वह लकड़ी सचमुच किसी तरह की जादुई चीज थी। लेकिन चुंबक वास्तव में होता क्या है? ये तो बस एक चुंबक है ना? अगर यह पहिए जितना बड़ा भी हो तो इसका क्या उपयोग हो सकता है? मी परिवार के छोटे मुखिया के हंसने के बाद बाकी लोग भी खिलखिलाकर हंस पड़े। वेन शियाओबिन सच में एक अजीब इंसान है, चुंबकों के बदले औषधियां लेने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। सच कहूं तो वहां मौजूद ज्यादातर युवक वेन शियाओबिन को जानते थे। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं है कि वेन शियाओबिन की पृष्ठभूमि इतनी प्रभावशाली है कि हर कोई उसके बारे में जानता है, बल्कि इसलिए कि वेन शियाओबिन उनके प्लेबॉय के शकल में एक प्रसिद्ध क्विक ड्रॉ विशेषज्ञ है। वेन परिवार के एक बुजुर्ग को अपने आसपास मौजूद भीड़ की उपहास भरी टिप्पणियों को सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने वेन शियाओबिन को गुस्से से घूरा। तुम शर्मनाक कमीने, वापस आते ही तुमसे निपटूंगा। लेकिन वेन शियाओबिन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वह घबराकर ये मिंग को घूर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह असहमति का एक भी शब्द न कह दे। अब वह नानजियांग प्रांत के संभ्रांत बच्चों के बीच हंसी का पात्र बन चुका है। क्या वह इस शर्मनाक उपाधि से छुटकारा पा सकेगा? यह उसके सामने मौजूद 9 चरण कायाकल्प गोली पर निर्भर करता है। आखिरकार लियू जिन जैसे व्यक्ति को भी 9 चरण कायाकल्प गोली कारगर लगी थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह इस अमृत का सेवन करने के बाद दुनिया पर राज नहीं कर सकता। वेन शियाओबिन के चेहरे पर तनावपूर्ण भावों के बीच अंततः ये मिंग की आवाज सुनाई दी। इसे यहाँ लाओ ताकि मैं इसे देख सकूं। ये सुनकर वेन शियाओबिन बेहद खुश हो गया और उसने अपने अंगरक्षक को हाथ हिलाकर इशारा किया। उसके अंगरक्षक ने तुरंत कार के पहिए के आकार का एक चुंबक उठाया और ये मिंग की ओर चल पड़ा। ये मिंग ने उंगली से इशारा किया और चुंबक तुरंत उसके हाथ में आ गिरा। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने अपना छोटा सा मुंह खोला, वूश की आवाज निकाली और बड़े चुंबक को काट लिया। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र की कला में महारत हासिल कर ली है। ये कला स्वतः ही अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। एक ही निवाले से एक और कौशल प्राप्त हो गया और ये मिंग बेहद खुश हो गया। वूश, क्रैक, चबाने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। वेन शियाओबिन का अंगरक्षक वहां हक्का बक्का खड़ा था। ये मिंग को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आसपास मौजूद सभी शक्तिशाली और धनी लोग स्तब्ध रह गए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। जब ये मिंग सूरजमुखी नरगिस की लकड़ी खा रहा था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लकड़ी छोटी थी। लेकिन अब ये चुंबक पहिए जितना बड़ा है, इसे देखने के लिए उन्हें अंधा होना पड़ेगा। ये मिंग को सबके सामने विशाल चुंबक को तेजी से नष्ट करते देख सभी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए, मानो उन्हें किसी हस्की कुत्ते ने टक्कर मार दी हो। वह सब कुछ खाता है, तो वह सब कुछ खाता है का यही मतलब है। शांग युवानलियांग और डू बोमिंग के दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया। सच कहें तो उन्हें कभी समझ नहीं आया था कि ये मिंग के सब कुछ खाने का क्या मतलब है, लेकिन आज उन्हें आखिरकार समझ आ गया। शांग युवानलियांग ने अपना सिर घुमाकर डू बोमिंग की ओर देखा तो पाया कि वह भी उसे भयभीत निगाहों से घूर रहा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक दूसरे के चेहरों पर गंभीर भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि एनचेंग शाखा के लिए खड़े होना एक बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं था। शांग शाओजी, तू नालायक पुत्र, तूने ही मुझ पर यह मुसीबत लाई है। भला मैं ऐसे विद्रोही पुत्र को जन्म कैसे दे सकती थी? एक पल के विचार में शांग युवानलियांग और डू बोमिंग दोनों ने एक साथ आह भरी। ये मिंग से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अध्याय 291। एक ऐसा फर्ज जिसे हड्डी गढ़ने वाले भी नहीं फाड़ सकते। महज कुछ ही मिनटों में ये मिंग ने ट्रक के पहिए के आकार के उस चुंबक को पूरी तरह से निगल लिया। ये मिंग को टिड्डियों की तरह चारों ओर मंडराते हुए और चुंबक के कुछ टुकड़ों को भी न छोड़ते हुए देखकर आसपास के गणमान्य व्यक्तियों के सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई और उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। ये बच्चा किसी भी तरह से दिव्य प्राणी नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक टिड्डी दानव है। ये मिंग ने पलकें झपकाई, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। इस चुंबक का स्वाद काफी अच्छा है, इसलिए मैं आपको 9 मोड़ वाली कायाकल्प गोली दूंगा। आवाज सुनते ही वेन शियाओबिन उछल पड़ी।
तुरंत ही उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर से हंस पड़ा, बेहद घमंडी अंदाज में। हा, अब देखते हैं कौन मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है। 9 चरण कायाकल्प गोली लेने के बाद मैं दुनिया पर राज कर सकूंगा और तुम सबको बहुत पीछे छोड़ दूंगा। अपनी जोरदार हंसी के बीच अंगरक्षक ने सावधानीपूर्वक 9 चरण कायाकल्प गोली को अपनी बगल में रख लिया। युवा स्वामी वेन, आपका अमृत। ये देखकर वेन शियाओबिन ने अमृत को झटपट पी लिया। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद वेन शियाओबिन ने तुरंत अपने शरीर से गर्मी की एक लहर महसूस की, मानो उसके शरीर की सभी नसें खुल गई हों, जिससे उसे बेहद आराम मिला। ये काम कर रहा है। दवा के पूरी तरह असर करने का इंतजार किए बिना वेन शियाओबिन कुछ बार हंसा, ये मीन के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए अपने हाथ जोड़े और फिर अपने अंगरक्षकों के साथ चला गया। जब वेन परिवार के बुजुर्गों ने ये देखा तो वे गुस्से से पैर पटकने लगे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वेन शियाओबिन ने अमृत के बदले में केवल एक चुंबक का इस्तेमाल किया था, जो कि एक निश्चित जीत थी, इसलिए बड़े बुजुर्ग उसे कुछ नहीं कह सके। वेन शियाओबिन के जाने के बाद घटनास्थल का माहौल एकदम रोमांचक हो गया। अगर वे एक चुंबक जैसी साधारण चीज के बदले भी अमृत प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें इस बात का डर क्यों है कि वे अपने पास मौजूद खजानों के बदले ऐसी चीज का व्यापार नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते कई प्रमुख परिवारों के मुखिया खड़े हो गए। मेरे पास ले युवांजू बांस का एक टुकड़ा है, जो वास्तव में एक अनमोल खजाना है। हे, ले युवांजू कौन है? मेरे दानव पशु की हड्डियां ही असली खजाना है। मेरे पास एक दिव्य कुत्ते की घास है, जो लोमड़ी की पूंछ जैसी दिखती है, लेकिन वास्तव में यह एक अत्यंत दुर्लभ जुबान स्तर की जड़ी बूटी है। ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास जो है, नन्ही परी। मेरे पास काले फर का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे अस्थि गढ़ने वाले क्षेत्र का विशेषज्ञ भी फाड़ नहीं सकता। ये सचमुच चमत्कारिक है। परिवार के मुखियाओं की बातें सुनकर ये मीन के चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी झलक रही थी। आप किस प्रकार के अमृत का आदान प्रदान करना चाहते हैं? कायाकल्प की गोली। इन परिवार प्रमुखों ने एकमत होकर बात की। ये सभी लगभग 150 वर्ष के हैं और इनका जीवन काल समाप्त होने वाला है। अगर सच में कोई ऐसा अमृत होता जो बुढ़ापे को उलट देता, तो वे उसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होते। ठीक है, उन सबको ऊपर ले आओ। ये मीन ने अपना छोटा हाथ हिलाया और बचकानी आवाज में कहा। ये सुनकर 4 वज्रों में से 2, झोंग हाओ और फॉन रुई, तुरंत वहां गए और परिवार के मुखियाओं के हाथों से खजाने को इकट्ठा कर लिया। उनके आसपास के लोग चुप हो गए, उनके चेहरों पर प्रत्याशा की झलक दिखाई दे रही थी। उनके विचार में, यदि चुंबक जैसी साधारण वस्तु को भी अमृत के बदले में दिया जा सकता है, तो उन परिवार प्रमुखों के पास मौजूद खजाने एक ऐसी गोली के बदले में देने के लिए पर्याप्त होने चाहिए जो उन्हें फिर से जीवंत कर दे। ये मीन की निगाहें झोंग हाओ और फॉन रुई के हाथों पर घूमी और अंत में काले फर के टुकड़े पर आकर टिक गई। उसने काले फर को उठाया, उसे सूंघा और फिर एक टुकड़ा खा लिया। घर का मुखिया, जिसके शरीर पर काले रंग के बाल थे, शुरू में बेहद घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि ये मीन ने उसके काले फर का एक टुकड़ा काट लिया है, तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थि निर्माण क्षेत्र का विशेषज्ञ भी उसके काले फर को नहीं फाड़ सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यह बच्चा इसे सिर्फ अपने दांतों से ही काट सका। अध्याय 292। क्या तुम मुझसे जबरन वसूली करने की हिम्मत करते हो? छी, कितना बेकार टुकड़ा है। काले फर का एक टुकड़ा चखने के बाद ये मीन को पता चला कि इस जीव का अनुभव तो सीमित था ही, साथ ही वह इससे कोई कौशल भी नहीं सीख पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका स्वाद भी बहुत साधारण था, इसलिए उसकी रुचि तुरंत खत्म हो गई। ये मीन ने कंधे उचकाते हुए काले फर को फेंक दिया। ये देखकर परिवार का मुखिया तुरंत गुस्से से भर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी खाल इतनी कीमती है और तुम न सिर्फ इसकी कीमत नहीं समझते, बल्कि इसे नुकसान भी पहुंचाया है। अगर तुमने आज मुझे मुआवजा नहीं दिया, तो मैं कसम खाती हूँ कि जब तक तुम मुआवजा नहीं देते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कुलपति के क्रोधित चेहरे को देखकर शांग युवानलियांग और डू बोमिन के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक दिखाई दी। ये चेंग यून चेंग परिवार का मुखिया है और उसकी साधना अस्थि निर्माण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी है। उससे हल्के में नहीं लिया जा सकता। नन्हा चोर ये मीन शायद मुसीबत में पड़ने वाला है। चेंग यून की उम्र अब खत्म होने वाली है और वह इसे बढ़ाने के लिए लंबे समय से तरह तरह के तरीके खोज रहा है। इस बार उसने कायाकल्प की गोली पर अपनी उम्मीदें टिका रखी थी, लेकिन अब जब उसकी उम्मीदें टूट गई हैं, तो भला वह क्रोधित और शर्मिंदा क्यों न हो। जैसे ही शांग युवानलियांग और डू बोमिन खुश हो रहे थे, चेंग यून ये मीन की ओर बढ़ी। चेंग यून, मैं इस हवेली का स्वामी हूं और तुम्हें इस तरह की धृष्टता करने का अधिकार नहीं है। सू शियाओटिन अचानक आगे बढ़ी और गुस्से से चेंग यून को घूरने लगी। उसके बगल में खड़े चारों गुंडों ने भी चेंग यून को घेर लिया। चेंग यून ने तिरछी नजर से सू शियाओटिन की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सू शियाओटिन, मैं तुम्हें केवल इसलिए थोड़ा सम्मान देता हूं क्योंकि तुम जागीर के स्वामी हो, लेकिन यह मत सोचो कि मैं सचमुच तुमसे डरता हूं। तुम, एक मामूली व्यक्ति जिसने अभी अभी अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया है, मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। चेंग यून ने सू शियातियान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जैसा कि उसने कहा, उसने अतीत में सू शियातियान को केवल इसलिए थोड़ी रियायत दी थी क्योंकि सू शियातियान जागीर का मुखिया था। लेकिन अब जब चेंग यून की कायाकल्प गोली प्राप्त करने की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं, तो उसे अब हवेली का मुखिया होने की परवाह नहीं है। वरिष्ठ शिष्य, पीछे हट जाओ, ये मींग ने मुंह बनाकर सू शियाओटिन से कहा। तो क्या हुआ अगर चेंग यून अस्थि निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञ है? क्या ये मींग को उससे कोई डर है? ये सुनकर सू शियाओटिन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। बुरे आदमी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके फटे हुए फर के लिए आपको मुआवजा दूं? ये मींग ने चेंग यून को घूर कर देखा और अपने दांत पीसने लगी। ये सुनकर चेंग यून ने घमंड से जवाब दिया, सचमुच मेरे फर का ये टुकड़ा कोई साधारण चीज नहीं है। अब जब तुमने इसे फाड़ ही दिया है, तो क्या तुम्हें कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? मेरी मांगे ज्यादा नहीं है, मैं बस एक कायाकल्प की गोली मांगता हूँ। तुम बुरे आदमी, मेरी ठगी करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये मींग मूल रूप से चेंग यून को कुछ मुआवजा देना चाहता था, क्योंकि चेंग यून के फर को नुकसान उसी ने पहुंचाया था, लेकिन चेंग यून की बातें सुनने के बाद वह तुरंत गुस्से से भर उठी। अगले ही पल ये मींग ने अपनी कलाई घुमा दी। दादी रोंग अचानक कहीं से प्रकट हो गई। दादी रोंग, इस बुरे आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबरन वसूली करने की? मुझे एक सुई लाओ और उसे चुभो दो। ये मींग ने अपने छोटे हाथ से चेंग यून की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। ये सुनकर रोंग मामा के चेहरे पर तुरंत एक भयावह मुस्कान आ गई। अरे बुरे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर मिंग से जबरदस्ती पैसे वसूलने की? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। रोंग मामा,
को अचानक कहीं से प्रकट होते देख चेंग यून चौंक गया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें दादी रोंग से किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट की आभा महसूस नहीं हो रही है और वे तुरंत शांत हो गए। बदसूरत बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों में दखल देने की? मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालूंगी। चेंग यून के बोलते ही उसने रोंग मामा को अपनी हथेली से जोर से थप्पड़ मारा। जागीरदार सू शियाओटियन की उपस्थिति के बावजूद चेंग यून ने जरा भी संकोच नहीं किया। ये देखकर दादी रोंग ने उपहास किया। अगले ही पल उसने अपनी कलाई घुमा दी। अनगिनत सुनहरी किरणें हमारी ओर तेजी से बढ़ी, तारों की तरह बिखर गईं, सचमुच अद्भुत। अध्याय 293। यह अच्छा है कि इसे जला दिया गया है, इसे जला देना चाहिए। एक सुनहरी रोशनी चमकी, जिसके बाद एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। सभी लोग उस दृश्य को ध्यान से देखने लगे और उसे देखकर उनके सिर में झंझनाहट सी होने लगी और वे गहरी सांसें लेने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, उस क्रूर बूढ़ी औरत को चेंग यून ने पराजित नहीं किया, बल्कि अस्थि निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ चेंग यून एक हेजहॉग में परिवर्तित हो गए, जिसका शरीर सुनहरी सुइयों से ढका हुआ था। चेंग यून के मुंह से चीखने की आवाज आई। जिसने भी इसे सुना, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी दयनीय थी, मानो कोई मरता हुआ जंगली जानवर चिल्ला रहा हो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। चिल्लाने से चेंग यून की आवाज बैठ गई थी, लेकिन उसके शरीर का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा था। दर्द इतना भयानक था कि उसे तलवार या चाकू के घाव से होने वाले दर्द से कहीं ज्यादा असहनीय कहा जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों कीड़े मकोड़े और चींटियां मेरे शरीर को नोच रही हो, मेरे दिल और हड्डियों को छेद रही हो और दर्द मेरी हड्डियों तक गहराई से उतर रहा हो। हे बूढ़े मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर मेंग का अपमान करने की? दादी रोंग, तुम्हारे साथ निर्दयी तरीके से निपटने के लिए मुझे दोष मत देना। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, आसपास मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये बदसूरत बुढ़िया कितनी विकृत है। तुमने चेंग यून को हेजहॉग बना दिया, ठीक है, लेकिन तुमने उसे ऐसे चीखने पर मजबूर कर दिया जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। दूसरा पक्ष अस्थि निर्माण के क्षेत्र का विशेषज्ञ है, क्या तुम्हें इतना अतिवादी होना जरूरी था? लेकिन क्रूर रोंग मामा के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। नानजियांग के प्रमुख परिवारों से ताल्लुक रखने वाले शांग युवानलियांग और डू बोमिंग जैसे नेताओं ने भी इस मामले को अनसुना कर दिया और चुप्पी साधे रहे। ये मेंग ने अपने होंठ सिकोड़े और चेंग यून की ओर देखा। बूढ़े आदमी, क्या अब भी तुम मुझसे पैसे वसूलने की हिम्मत करते हो? ये मेंग की बातें सुनकर चेंग यून असहनीय पीड़ा में था और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। छोटी परी, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं पहले तो आपको आपके नुकसान की भरपाई के तौर पर कुछ देने वाला था, लेकिन चूंकि आपने मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको कुछ भी न मिले। ये मेंग के बोलते ही उसकी नजर काले फर के उस टुकड़े पर पड़ी। पफ, उसके मुंह से एक लौ निकली और पलक झपकते ही वह काला फर, जिसे अस्थि निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा भी अटूट माना जाता था, सबके सामने राख में बदल गया। फुफकार, ये देखकर सब लोग चौंक कर रह गए। क्या ये मेंग सचमुच आग उगल सकता है? ये तो सचमुच एक दिव्य संतान है। जो लोग पहले से ही कुछ हद तक आश्वस्त थे कि ये मेंग एक परी संतान है, अब उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं रहा। दादी रोंग, उसे जाने दो। काली खाल जलाने के बाद ये मेंग ने दादी रोंग से कुछ कहा। ये सुनकर दादी रोंग ने सहमति जताते हुए जवाब दिया और फिर चेंग यून को घूर कर देखा। बूढ़े आदमी, तुम भाग्यशाली हो। युवा मालिक मेंग तुमसे बहस करने को तैयार है, वरना मैं तुम्हें 3 दिन और 3 रात तक विलाप करवाता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दादी रोंग ने अपनी कलाई झटक दी और चेंग यून के शरीर पर लगी सुनहरी सुइयां पल भर में गायब हो गईं। चेंग यून के शरीर से असहनीय दर्द तुरंत गायब हो गया। चेंग यून उछल पड़ा और जल्दी से जांच करने के बाद वो तुरंत भयभीत हो गया। पहले कहा जाता था कि वह अस्थि निर्माण क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, लेकिन अब उसकी साधना में गिरावट आई है और वह अस्थि निर्माण क्षेत्र के 4थे स्तर पर आ गया है। इस समय चेंग यून कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। ये तो बहुत डरावना है। ये मेंग, ये बुढ़िया सचमुच बहुत डरावनी है। बूढ़े आदमी, तुम्हारा काला फर किसी राक्षस की खाल के सिवा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार चीज है। अब मैं इसे जला रहा हूँ, क्या तुम मान गए? ये मेंग ने दांत पीसते हुए चेंग यून की ओर देखा। चेंग यून ने डर से अपना सिर नीचे कर लिया और दबी आवाज में जवाब दिया, यह अच्छा हुआ कि इसे जला दिया गया, इसे जला देना चाहिए था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये शब्द कहे जाने के बाद सब लोग चुप हो गए। अस्थि निर्माण के क्षेत्र में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को एकमात्र बच्चे ने पूरी तरह से पराजित कर दिया। ये वास्तव में अभूतपूर्व है और संभवतः फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। अध्याय 294। उसने सचमुच समय को पीछे कर दिया। चेंग यून दयनीय हालत में चुपचाप चला गया। वह इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि अब और रुक नहीं सकता था। अस्थि निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ को एक बूढ़ी औरत और एक शरारती बच्चे ने लगभग मार ही डाला था। ये बेहद अपमानजनक था। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो कसम से मैं मर्द नहीं हूँ। चेंग यून ने अपनी आंखों में थोड़ी नाराजगी लिए होटल छोड़ दिया। नीलामी जारी है, मुझे ये राक्षसी हड्डियां नहीं चाहिए। ये मेंग ने उस राक्षस की हड्डी को कचरे की तरह फेंक दिया। ले युवानझू, मुझे पहले इसका स्वाद चखने दो। ये मेंग ने कुछ कहा। ले युवान बांस उठाया और उसे चबाना शुरू कर दिया। थंडर बैम्बू को एक दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री माना जाता है, जो बिजली से संबंधित जादुई कलाकृतियों के निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। विशेष रूप से एक सच्चे अमर के लिए ये सचमुच अनमोल है। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने इस थंडर बैम्बू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका स्वाद अच्छा है, ये लो तुम्हारे लिए जवानी लौटाने वाली गोली। ये मेंग ने दोने वाले लिए हल्के से सिर हिलाया और उसके छोटे से चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। हालांकि इसलिए युवानजू से उसे कोई कौशल सीखने में मदद नहीं मिली और उसके अनुभव भी बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका स्वाद काफी अच्छा है। इसलिए ये मेंग स्वाभाविक रूप से कायाकल्प की गोली देने में कंजूसी नहीं करेगी। ले युवानजू रखने वाले परिवार के मुखिया का नाम हानली था और वे नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवारों में मध्य स्थान रखते थे। ये मेंग की बातें सुनकर उसका चेहरा तुरंत परमानंद से चमक उठा। चेंग यून की तरह हानली भी अपने जीवन काल के अंत के करीब था, इसलिए अमृत की बिक्री की खबर सुनकर वह नीलामी स्थल की ओर दौड़ पड़ा। हानली इंतजार नहीं कर सकी और उसने कायाकल्प की गोली एक ही बार में निगल ली। अगले ही पल उसका रूप इतनी तेजी से और भयावह रूप से बदल गया कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उनके कभी भूरे रहे बाल धीरे धीरे काले होने लगे और उनकी मांसपेशियां और त्वचा तेजी से ठीक हो रही थी।
पल भर में 100 साल से अधिक उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति हान ली सबके सामने 30 साल के एक अधेड़ व्यक्ति में बदल गए। हान ली ने महसूस किया कि उसका शरीर असीम जीवन शक्ति से भरा हुआ है, उसकी हर कोशिका जीवन से परिपूर्ण है, पहले की तुलना में बिल्कुल अलग, जब वह बेजान और मृत्यु के कगार पर दिख रहा था। हा। हान ली की उन्मादी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। फुफकार, सभी ने अनजाने में हौंकते हुए कहा, उनकी आंखें भय से भर गईं। कायाकल्प का यह अमृत सचमुच डरावना है। हे भगवान, हान ली सचमुच पहले से ज्यादा जवान दिख रही है। अब उन्हें देखकर कौन अंदाजा लगा सकता है कि उनकी उम्र वास्तव में 100 साल से अधिक है और उनका जीवनकाल समाप्त होने वाला है। जी हाँ, इस औषधि के प्रभाव अविश्वसनीय है। एक गोली आपको दशकों छोटा दिखा सकती है। मुझे ऐसा चमत्कारी अमृत प्राप्त करना ही होगा, वरना मुझे जीवन भर पछतावा होगा। अपने चारों ओर गूंज रही चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए ये मिंग ने हान ली की ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। अभी ज्यादा उत्साहित मत होइए, आप इस हालत में ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही रह सकते हैं। जब आप दोबारा बूढ़े हो जाएं तो मुझसे बहस करने मत आना। ये मिंग के बोलते ही हान ली की हंसी अचानक रुक गई। उसने ये मिंग की ओर देखकर मुस्कुराया, बार बार सिर हिलाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, छोटी परी, निश्चिंत रहो, एक ही अमृत मुझे 10 साल का जीवन काल प्रदान कर सकता है और हान ली पहले से ही संतुष्ट है। हान ली की यह बात सुनकर ये मिंग ने कुछ और नहीं कहा और उसकी निगाहें सीधे हेवनली डॉग ग्रास पर टिक गईं। ये किसकी फॉक्सटेल घास है? आवाज बंद होते ही तेंदु घास धारण करने वाले कुलपति झो लिन अचानक खड़े हो गए। छोटी परी, ये हेवनली डॉग ग्रास है, फॉक्सटेल ग्रास नहीं। ये मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े स्वर्गीय कुत्ते की घास उठाए और उसे एक ही बार में निगल गई। कुछ देर चबाने के बाद उसने भौहें चढ़ा ली और बार बार अपना सिर हिलाया। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। अध्याय 295 ये बच्चों के खिलौने हैं। झो लिन अवाक रह गई। वैसे इस दिव्य कुत्ते की घास को जुबान स्तर की जड़ी बूटी माना जा सकता है और यह 9 स्वर्ग 100 जड़ी बूटियों की गोली को परिष्कृत करने वाली मुख्य सामग्रियों में से एक है, जिसका उपयोग अस्थि मज्जा शुद्धि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। यह अत्यंत मूल्यवान है। अगर झो लिन को भी अपने जीवन के आसन अंत का सामना नहीं करना पड़ रहा होता तो शायद वह स्वर्गीय कुत्ते की घास को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अब ये मिंग ने न केवल अपना हेवनली डॉग ग्रास खाया बल्कि वह काफी असंतुष्ट भी लग रहा था, इसलिए कायाकल्प की गोली शायद खतरे में है। ये सोचकर झो लिन को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके पास आंसू नहीं बचे थे। हालांकि उसने चेंग यून की तरह ये मिंग से शिकायत नहीं की। आखिरकार दादी रोंग अभी भी उसे किनारे से करीब से देख रही थी। छोटी परी, फिर मैं। झो लिन ने सावधानी से ये मिंग की ओर देखा, उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखाई दे रहे थे। ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया और उसकी तरफ देखा। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अमृत नहीं दूंगा। हम ये करेंगे, देखेंगे कि तुम्हारे पास कुछ खास है या नहीं। बस एक निकाल लो और मैं तुम्हें अमृत दे दूंगा। ये शब्द सुनते ही बेचैन महसूस कर रही झो लिन तुरंत फिर से आशा से भर उठी। ठीक है, नन्ही परी, कृपया एक पल रुकिए। बोलने के बाद झो लिन ने गहरी आवाज में झो परिवार के सदस्यों को संबोधित किया। छोटी परी के लिए चुनने के लिए सभी दुर्लभ और अद्भुत चीजें लाओ। ये सुनकर झो परिवार के सदस्य एक एक करके आगे बढ़े और प्रत्येक ने उन वस्तुओं को बाहर निकाला जिन्हें वे अजीब और असामान्य मानते थे। पलक झपकते ही ये मिंग चारों ओर बेतरतीब चीजों के ढेर से घिर गई। ये मिंग ने तरह तरह के अनोखे फूलों और दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ साथ कीमती जैद कलाकृतियों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर एक विचित्र आकार की छड़ी पर पड़ी। यह क्या है? ये मिंग के बोलते ही उसने छड़ी उठा ली। ये देखकर झो परिवार के सदस्य लगभग मुंह से खून थूकने ही वाले थे। ये तो बच्चों का खिलौना है। लगभग 30 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति शर्म से लाल चेहरे के साथ आगे बढ़ा और हकलाने लगा। उसे कुछ भी लेने का सूझ नहीं रहा था, इसलिए जल्दबाजी में उसने अपने बेटे के हाथ से खिलौना छीन लिया। हाँ, ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या ये झो झेंग नहीं है? इसने तो अपने बेटे के खिलौनों को असली सामान बताकर बेच दिया। अविश्वसनीय। हे, क्या झो झेंग पागल हो गया है? नन्ही परी को दुर्लभ खजाने चाहिए, अगर वह प्लास्टिक का खिलौना ले आए तो क्या बड़ी बात है। पता है, ये खिलौना अजीब और काफी अनोखा दिखता है, लेकिन खिलौना तो आखिर खिलौना ही होता है, इसलिए इसमें छोटी परी की दिलचस्पी न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शर्मनाक, बच्चे के खिलौने को कीमती खजाने के रूप में पेश कर रहा है। क्या उसे डर नहीं है कि नन्ही परी हंगामा करेगी? उनके आसपास के लोग बिना किसी रोक टोक के बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये सुनकर वहां मौजूद झो परिवार के सदस्य तुरंत शर्म से भर गए और मन ही मन झो झेंग को दोषी ठहराने लगे। झो लिन के चेहरे पर क्रोध की एक झलक दिखाई दी। वह झो झेंग को फटकार लगाने ही वाला था कि तभी उसे ये मिंग की आवाज सुनाई दी। बस यही है, मुझे यही चाहिए। ये शब्द बोलते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। 10 एजियोर कॉइन्स के बराबर कीमत वाले एक प्लास्टिक के खिलौने ने उस नन्ही परी का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि झो परिवार के सदस्य भी ये मिंग को खाली निगाहों से देखते रहे, मानो पूरी तरह से असमंजस में हो। झो झेंग तो और भी ज्यादा अचंभित रह गया। क्या मेरे बेटे के खिलौने के बदले अमृत मिल सकता है? इसे लें। झो लिन पर कायाकल्प की गोली फेंकने के बाद ये मिंग खुशी खुशी अपने हाथ में मौजूद छड़ी से खेलने लगी। ये छड़ी कुछ हद तक उन समनिंग स्टिक से मिलती जुलती है जिनसे ये मिंग के पिछले जीवन में पृथ्वी पर बच्चे खेलते थे। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि झो जियाजिन ने एक बच्चे के खिलौने के बदले कायाकल्प की गोली हासिल कर ली है, तो वे सब हंगामा करने लगे। कुछ सूझबूझ वाले व्यक्तियों ने पहले ही अपने अधीनस्थों को जल्दी से खिलौनों का एक बैच खरीदने का निर्देश देना शुरू कर दिया है। अध्याय 296 बालाला परी रूपांतरण। कुछ देर तक हाथ में जादू की छड़ी से खेलने के बाद ये मिंगवेई ने उसे निचोड़कर पाउडर बना दिया। डिंग, होस्ट ने खिलौने वाली जादू की छड़ी को अलग कर दिया है और जादू की छड़ी के 10 टुकड़े प्राप्त कर लिए हैं। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद ये मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। संश्लेषण के लिए मेरे लिए 10 टुकड़े ही काफी हैं। एक पल के विचार में ये मिंग ने सभी टुकड़ों को संश्लेषण भट्टी में फेंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसके हाथ में एक छोटी सी जादुई छड़ी प्रकट हो गई। ये मिंग ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और एक आवाज सुनाई दी, बलाला परियों, रूप बदलो। एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और ये मिंग के सामने भावहीन चेहरे के साथ खड़ा झो झेंग अचानक एक बड़े सिर वाले छोटे बच्चे में बदल गया। झो परिवार के सदस्य, साथ ही साथ कायाकल्प की गोली लेने वाली झो लिन भी चौंक गई। वे सभी भय से कई कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था जब उन्होंने ये मिंग और झो झेंग को देखा। आसपास के लोग भी अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? झो झेंग बच्चा कैसे बन गया?
ये तो बहुत डरावना है। वह छोटी परी सचमुच बहुत डरावनी है। अद्भुत तकनीक। क्या ये वही पौराणिक 72 रूपांतरण है? नहीं नहीं नहीं, 72 रूपांतरण स्वयं को बदलने के बारे में है, जबकि छोटा परी बालक लोगों को रूपांतरित करता है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। आसपास से हैरानी भरी आहें अभी शुरू ही हुई थी। ये मिंग ने एक बार फिर अपना जादू चलाया है। बलाला परियों, रूप बदलो। एक बार फिर एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और झो झिंग का रूप एक बार फिर बदल गया। वह सिर पर सींगों वाला एक बेहद प्यारा सुअर बन गया। जब झो झिंग के बेटे ने इसे देखा तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने खुशी से जयकार की आवाज निकाली। पापा तो बिल्कुल जिद्दी हो गए। पापा तो बिल्कुल जिद्दी हो गए। पिग हेडेड मैन कार्टून एज और स्टार का एक पात्र है और बच्चों के दिलों में एक हीरो है। इसलिए जब झो झिंग के बेटे ने इसे देखा तो वह खुशी से झूम क्यों नहीं उठा। ठीक उसी समय ये छोटा बदमाश झो झिंग पर झपटने ही वाला था। ये मिंग ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी घुमाई और झो झिंग को उसकी मूल अवस्था में वापस ला दिया। फुफकार। ये देखकर सभी लोग फिर से चौंक गए। उनके दिल सदमे और भय से भर गए। शांग युवानलियांग और डू बोमिंग पूरी तरह से अवाक रह गए। क्या उनके सामने मौजूद ये बच्चा वाकई ऐसा व्यक्ति है जिसे वे संभाल सकते हैं? शांग युवानलियांग ने चुपके से अपना सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। अगर उसने पहले कभी अपने बड़े बेटे शांग शाओजी का बदला लेने का इरादा किया था तो अब वह विचार पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये मिंग अपनी अप्रत्याशित और रहस्यमय क्षमताओं के साथ निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत नहीं है जिससे शांग परिवार और शांग युवानलियांग मुकाबला कर सके। पलक झपकते ही शांग युवानलियांग ने मन बना लिया, वो बदला नहीं लेगा। शांग युवानलियांग ने ये मिंग से निपटना छोड़ दिया, लेकिन डू बोमिंग ने अभी भी ऐसा नहीं किया। हालांकि बात यह नहीं थी कि डू बोमिंग एंचेंग शाखा के लिए खड़े होने पर जोर दे रहे थे, बल्कि वह अब एक कठिन परिस्थिति में थे। कुछ समय पहले ही उसने ये मिंग से निपटने के लिए डोंगलों के संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस मामले को गुप्त रखा गया है, लेकिन डू बोमिंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगर ये मिंग को पता चल गया तो वह उसके डू परिवार के साथ कुछ नहीं करेगी। इस खतरे को देखते हुए डू बोमिंग लापरवाही करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसके लिए ये मिंग के आने का निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बजाय पहल करना और खतरे को शुरू में ही खत्म कर देना बेहतर था। जब डू बोमिंग इस बारे में सोच रहा था तभी उसकी नजर शांग युवानलियांग पर पड़ी। भाई शांग, क्या आप मेरे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं? ये सुनकर शांग युवानलियांग कुछ पल चुप रहे और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। वह बहुत ही खूंखार है, शांग परिवार उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। शांग युवानलियांग को सीधे सीधे मना करते देख डू बोमिंग थोड़ा हैरान रह गया। भाई शांग, क्या आप अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लेंगे? डू परिवार और शांग परिवार का दर्जा बराबर था, इसलिए डू बोमिंग को शांग परिवार की किसी भी छोटी मोटी हलचल की खबर स्वाभाविक रूप से मिल जाती थी। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शांग युवानलियांग अपने बेटे की हत्या को बिना सजा के छोड़ देगा। अध्याय 297 शांग युवानलियांग ने हार स्वीकार की। डू बोमिंग और शांग युवानलियांग के बीच की बातचीत का अंत अप्रिय रहा। डू बोमिंग गुस्से में वहां से चला गया। उसने मूल रूप से ये मिंग से निपटने के लिए शांग युवानलियांग के साथ हाथ मिलाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि शांग परिवार का सम्मानित मुखिया इस महत्वपूर्ण क्षण में पीछे हट जाएगा। वे उस बदमाश ये मिंग से डरते थे। इस बदमाश से बात करने का कोई फायदा नहीं। जब डू बोमिंग जाने के लिए मुड़ा तो उसके दिमाग में बस यही एक विचार कौन था। शांग युवानलियांग ने सिर हिलाया और डू बोमिंग को पीछे मुड़े बिना जाते हुए देखा। तथ्य ये साबित कर देंगे कि मेरा चुनाव सही था, भाई डू। नीलामी समाप्त होने के बाद शांग युवानलियांग जल्दी से आगे बढ़ा और ये मिंग को आदरपूर्वक प्रणाम किया। युवा अमर, मैं शांग युवानलियांग हूँ, शांग परिवार का मुखिया। क्या मैं आपसे कुछ समय मांग सकता हूँ? सु शियाओटिन और अन्य लोग जो गुप्त रूप से पहरा दे रहे थे, शांग युवानलियांग के शब्दों को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। वे सभी जानते हैं कि शांग युवानलियांग और ये मिंग के बीच उनके बेटे की हत्या को लेकर खून का बदला लिया जा रहा है। अब इस तरह का रवैया दिखाकर वह क्या करना चाह रहा है? ये मिंग ने ऊपर देखा और शांग युवानलियांग पर नजर डाली। आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये मिंग को शांग युवानलियांग या ऐसी किसी भी बात की परवाह नहीं थी। असल में वह तो यही उम्मीद कर रहा था कि शांग परिवार बदला लेने आए ताकि उसे एक और बड़ा भोजन मिल सके। छोटे अमर, मेरे बेटे शांग शाओजी ने उस दिन आपको नाराज कर दिया था और मेरा पूरा शांग परिवार बहुत दुखी है। कृपया मेरे बेटे के पिछले अभद्र व्यवहार को क्षमा कर दीजिए। बिना किसी झिझक के शांग युवानलियांग ने तुरंत ये मिंग से दया की भीख मांगी। तभी सु शियातियान और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि शांग परिवार ये मिंग से डरा हुआ था और दया की भीख मांगने आया था। उनके मन में एक अजीब सी हैरानी पैदा हो गई। शांग परिवार हमेशा से ही बहुत दबंग रहा है, वे इतने कायर कब हो गए? ये मिंग ने आश्चर्य से शांग युवानलियांग की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। मैंने अभी तक तुम्हारे शांग परिवार पर हमला भी नहीं किया है और तुमने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। कितना उबाऊ है। ये मिंग की बातें सुनकर शांग युवानलियांग चौंक गया। ये मिंग का ये व्यवहार जितना बढ़ता जा रहा था, शांग युवानलियांग उतना ही अनिश्चित होता जा रहा था। आखिरकार उसके सामने मौजूद इस बच्चे के पास अप्रत्याशित और रहस्यमय क्षमताएं थी और कोई नहीं जानता था कि उसकी सीमाएं कहां तक है। ये सोचते ही शांग युवानलियांग तुरंत घबराकर बोलने लगा। तुम एक दिव्य प्राणी हो, मेरे शांग परिवार की तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? इतना कहने के बाद उन्होंने ये मिंग के सामने झुककर बार बार माफी मांगी। ये देखकर ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दयालु हूँ, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर शांग युवानलियांग ने राहत की सांस ली। जब तक ये मिंग शांग परिवार को निशाना बनाना बंद कर देता तब तक थोड़ी सी बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही शांग युवानलियांग ने आराम किया, ये मिंग का स्वर बदल गया। लेकिन क्या आपके शांग परिवार को बदले में कुछ नहीं करना चाहिए? जैसे मुझे एक शानदार दावत दे या कुछ और? ये मिंग के बोलते ही उसके दांत किटकिटाने लगे। शांग युवानलियांग थोड़ा चौंक गया, फिर उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। ये तो बस एक भोजन है, शांग परिवार इतना भी अक्षम नहीं है कि वह भी न कर सके। शांग युवानलियांग को सहमति में सिर हिलाते देखिए मिंग का चेहरा तुरंत संतुष्टि से चमक उठा और उसने खुशी से कहा, तो फिर बात पक्की हो गई। 2 दिन बाद मैं तुम्हारे शांग परिवार के घर एक बड़े भोज के लिए आऊंगा। तुम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। अमर, निश्चिंत रहो, मेरा वचन ही मेरा बंधन है। एक बार कह दिया तो मानो पानी फैल गया हो, मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा।
ये सुनकर शांग युवानलियांग ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और उसे आश्वस्त किया। ये देखकर सू शियाओटियन, शेन होंगे और आसपास खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत अजीब भाव आ गए। शांग युवानलियांग को शायद अभी भी समझ नहीं आया है कि ये मिंग का भरपेट भोजन करने से क्या मतलब है। अध्याय 298 डू परिवार से बदला लेना। शांग युवानलियांग के खिलखिलाते चेहरे और पूरी तरह से अनजान होने को देखकर शेन होंगे, सू शियाओटियन और अन्य लोगों ने तुरंत ही खुशी के भाव प्रकट कर दिए। तब तो तुम रोने लगोगी। मैं पक्का कर लूंगी कि मेरा छोटा भाई मुझे अपने साथ ले जाए। शेन होंगे ने दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाना शुरू कर दिया। वांछित परिणाम प्राप्त करने के बाद शांग युवानलियांग ने विदाई ली और संतुष्ट होकर चले गए। हालांकि शांग युवानलियांग कोई सज्जन व्यक्ति नहीं थे। जब वे चले गए तो उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में ये खुलासा कर दिया कि नानजियांग प्रांत के डू परिवार ने डोनलू के विशेष दूत वांग आन को ये मिंग से निपटने के लिए रिश्वत दी थी। डोनलू द्वारा ये मिंग और अन्य लोगों को पेंचेंग जाने के लिए मजबूर करने के अंतिम प्रयास के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डू परिवार था। शांग युवानलियांग के जाने के बाद सू शियाओटियन ने ठंडी हंसी हंसी। ये शांग युवानलियांग एक नीच व्यक्ति है। सच कहें तो डू परिवार और शांग परिवार हमेशा से सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब अपने गुरु का पक्ष जीतने के लिए शांग युवानलियांग ने बिना किसी झिझक के डू परिवार को धोखा दिया है। गुरुजी, आपको ऐसे नीच व्यक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए। ये मिंग ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शांग युवानलियांग खलनायक था या नहीं। हालांकि शांग युवानलियांग द्वारा जाने से पहले दी गई जानकारी ने ये मिंग का ध्यान आकर्षित किया। उसने एक पल सोचा और फिर शेन होंगे से कहा, बूढ़े शेन, बूढ़े वेई को बता दो कि वह कल से पहले नानजियांग प्रांत आ जाए। मैं उससे बदला लेने के लिए ले जाऊंगा। ये सुनकर शेन होंगे ने तुरंत जवाब दिया और वेई शियांगरों से संपर्क करने के लिए निकल पड़े। डोनलू पर हाल ही में हुए हमले में वेई परिवार को सबसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। वेई परिवार की पूरी वंशज पीढ़ी का नरसंहार कर दिया गया। हालांकि यह शियाओयान का निजी हिसाब चुकता करने और अपना गुस्सा निकालने का मात्र प्रयास था, लेकिन अंततः इसके पीछे डू परिवार का हाथ था। अन्यथा शियाओयान चाहे कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह वेई परिवार का इस तरह खुलेआम नरसंहार करने की हिम्मत नहीं करता। ये मिंग ने बहुत पहले ही शियाओयान को वेई शियांगरों के हवाले कर दिया था, लेकिन डू परिवार, जो इस पूरे मामले के पीछे की साजिश रचने वाले हैं, अभी भी फरार हैं। इसलिए ये मिंग कभी भी डू परिवार को जाने नहीं देगी। अगली सुबह ये मिंग के जागने से पहले ही वेई जियांगरों सू के घर पहुंच चुकी थी। ये जानने के बाद कि नानजियांग का डू परिवार इस साजिश का मास्टरमाइंड था, बूढ़े वेई जियांगरों को बिल्कुल भी नींद नहीं आए और वह रातों रात नानजियांग प्रांत के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ये मिंग जम्हाई लेते हुए वेई शियांगरों के सामने प्रकट हुई। बूढ़े वेई, तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गए हो? ये सुनकर वेई शियांगरों की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से से कहा, अगर धोखेबाज डू परिवार न होता तो मेरा पूरा वेई परिवार शियाओयान के हाथों नष्ट न हो जाता। आज मैं अपनी आंखों से डू परिवार का विनाश देखूंगा। ये सुनकर ये मिंग ने सिर हिलाया। तो चलिए अब चलते हैं। जब वे बात कर रहे थे तभी ये मिंग बाहर निकल गया और वेई शियांगरों भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया। ये मिंग डू परिवार से बदला लेना चाहती थी और सू शियाओटियन उसकी शिष्या होने के नाते स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने सीधे तौर पर स्वामी की निजी सेना को संगठित किया, ये मिंग और अन्य लोगों का नेतृत्व किया और एक विशाल बल के साथ डू परिवार की ओर कूच किया। ये खबर मिलते ही पूरा डू परिवार अफरा तफरी में डूब गया। हॉल में मौजूद बुजुर्गों और कबीले के सदस्यों को घबराया हुआ और हैरान देखकर डू बोमिंग ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया, घबराहट की क्या बात है? मेरा डू परिवार 10,000 वर्षों से नानजियांग प्रांत में शान से खड़ा है। हमने कौन कौन से तूफान नहीं झेले हैं। ये तो बस सू शियातियान की निजी सेना है, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा डू परिवार छोटे सू शियातियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? डू बोमिंग ने अपने शब्दों में ये मिंग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ये मिंग को नीचा समझता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि भले ही ये मिंग के तरीके अजीब हो, वह पूरे डू परिवार की शक्ति के सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर सकती। इसके विपरीत सू शियातियान की निजी सेना कहीं अधिक बड़ा खतरा थी। आखिरकार निजी सेनाएं युद्ध में कमजोर नहीं होती। अध्याय 299 ने हंगामा खड़ा कर दिया। असंख्य सशस्त्र सैनिकों ने तुरंत डू परिवार को घेर लिया। एलायंस के अधिकारियों के लिए स्थानीय परिवारों और डोनलू के बीच मिलीभगत एक ऐसी चीज थी जिससे वे सख्त नफरत करते थे। इसलिए सू शियाओटियन द्वारा अपनी निजी सेना के साथ डू परिवार को घेरना कोई अपराध नहीं था, सब कुछ गठबंधन के कानूनों के अनुसार था। उनकी इस यात्रा ने पूरे नानजियांग प्रांत में पहले ही चिंता पैदा कर दी है। असंख्य शक्तिशाली परिवार और प्रभावशाली हस्तियां डू परिवार की ओर आकर्षित हुई। उनके लिए इसका मतलब है कि दुनिया बदलने वाली है। सू शियाओटियन क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह नानजियांग के सभी परिवारों को विद्रोह करने के लिए उकसाना चाहता है? ये सू शियाओटियन तो सरासर निंदनीय है। मुझे उसके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए एक याचिका लिखनी ही होगी। स्वर्ग और मनुष्य क्रोधित हैं, अधिकारी जनता को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और स्वामी सू शियाओटियन कुटिलतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और मेरे नानजियांग प्रांत के स्वामी होने के योग्य नहीं है। 10,000 साल के इतिहास वाला एक प्रतिष्ठित परिवार वास्तव में स्वामी की निजी सेना से घिरा हुआ है। क्या सू शियाओटियन को गठबंधन के कानूनों की कोई परवाह नहीं है? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था, सू शियाओटियन दिखने में तो दयालु है, लेकिन अंदर से दुष्ट और बेहद चालाक है। अब तुम सबने देख लिया है ना? अगर इस आदमी को खत्म नहीं किया गया तो मेरे नानजियांग प्रांत में शांति कैसे कायम हो सकती है? असंख्य परिवार प्रमुख क्रोधित थे, उनकी आंखें क्रोध से फटी हुई थी। हालांकि कल रात की नीलामी से लाभान्वित होने वाले परिवारों के मुखिया चुप रहे। इसके बाद जो लिन और हान ली जैसे लोगों ने विभिन्न परिवारों के मुखियाओं को सांत्वना देने की कोशिश की। महोदय, लॉर्ड सू हमेशा से एक स्थिर और भरोसेमंद व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने 10 वर्षों तक नानजियांग प्रांत पर शासन किया है। क्या कभी अन्याय या गलत दोषसिद्धि का एक भी मामला सामने आया है? शायद डू परिवार ने कोई जघन्य अपराध किया हो जिसके कारण लॉर्ड सू की निजी सेना ने डू परिवार को घेर लिया हो। जी हाँ, सभी लोग कृपया धैर्य रखें और देखते हैं कि लॉर्ड सू क्या कहते हैं। लेकिन कबीले के नेताओं ने न केवल उनकी बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि इसके बजाय उन पर गुस्से से चिल्लाए। जो लिन, तुम बूढ़े बदमाश, तुमने सू शियातियान और उसके शिष्य से लाभ उठाया है और अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। छी, अपना नाटक बंद करो। अगर सू शियातियान आज हमें स्पष्टीकरण नहीं देता है तो हम नानजियांग के परिवार इसे कभी नहीं भूलेंगे।
हानली, तुम खुद को क्या समझते हो? नानजियांग प्रांत के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें कब से मिल गया? झुओ लिन और हानली को इतनी डांट पड़ी कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। वे बस एक तरफ हट गए और गुस्से से सबकी तरफ घूरने लगे। इन सब में सबसे ज्यादा उत्साह से उछलने वाला व्यक्ति चेंग परिवार का मुखिया चेंग यून था। वह भीड़ के बीच से लगातार निकलता रहा, जिससे हर जगह के परिवार प्रमुखों का गुस्सा भड़क उठा। ये मिंग, सू शियाओटिन, देखते हैं तुम इस मुसीबत से कैसे निकलोगे। ये देखकर कि उसने सभी को क्रोधित कर दिया है, चेंग यून बार बार व्यंग्य करता रहा। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। कुछ ही देर बाद एक काली सेडान कार आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुलते ही सू शियाओटिन और बाकी लोग कार से बाहर निकल गए। क्या चल रहा है? अपने आसपास के परिवार के मुखियाओं के उत्साहित भावों को देखकर सू शियाओटिन ने भौहें चढ़ा ली। इसी समय नानजियांग प्रांत के विभिन्न परिवारों के मुखियाओं ने भी सू शियाओटिन की आकृति पर ध्यान दिया। तुरंत ही सब लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। सू शियाओटिन, आज जो कुछ हुआ है उसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा, वरना हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। गठबंधन ने आपको नानजियांग के लोगों के हित में भेजा है, न कि दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए। सू शियाओटिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू परिवार ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आपने अपनी निजी सेना को डू निवास को घेरने के लिए भेजा? बोलिए सू शियातियान, क्या आप हमेशा इतने वाक्पटु नहीं रहते? अब आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? निंदा की आवाजें लगातार गूंज रही थी और हर कोई गुस्से से सू शियाओटिन को घूर रहा था। नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवार हमेशा से आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सू शियातियान नानजियांग प्रांत में 10 साल रहने के बावजूद इन परिवारों के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस बार तो उन्होंने साफ तौर पर बवाल खड़ा कर दिया है। अध्याय 301, दुविधा। तुम सब चुप रहो। भीड़ को उग्र रूप से उसे लगातार दोषी ठहराते देख सू शियाओटिन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्ला उठा। आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। उसी क्षण परिवार के सभी मुखिया स्तब्ध रह गए और पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। ये देखकर सू शियाओटिन के बगल में खड़ी ये मिंग ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे अपने वरिष्ठ शिष्य से इतनी शक्ति की उम्मीद कभी नहीं थी। सिर्फ एक वाक्य से ही उसने उन सभी बुरे लोगों को चुप करा दिया। सू शियाओटिन ने भीड़ का जायजा लिया और उसकी खौफनाक आवाज गूंज उठी। डू परिवार ने डोंगलू के साथ मिलकर एनचेंग के वेई परिवार का नरसंहार किया। अब जबकि पीड़ित ने सामने आकर इस प्रांत में शिकायत दर्ज कराई है, तो नानजियांग के राज्यपाल के रूप में मैं अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे जघन्य मामले को चुपचाप होते हुए कैसे देख सकता हूँ? आवाज सुनकर परिवार के सभी मुखिया अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि डू परिवार डोंगलू से जुड़ा होगा, जो कि एक बेहद गंभीर अपराध है। एलायंस कानून के अनुसार एलायंस के भीतर किसी भी स्थानीय परिवार और ईस्ट टावर, वेस्ट पवेलियन या ब्रोकेड ब्लेड हॉल के बीच कोई भी संबंध व्यक्तिगत लाभ के लिए गुट बनाने का अपराध माना जाएगा। यह आरोप गंभीर या मामूली हो सकता है। आमतौर पर अगर कोई आपको परेशान नहीं करता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई इस मुद्दे पर बार बार जोर देता है तो यह एक गंभीर अपराध है, मामूली नहीं। इसलिए कई परिवार प्रमुखों में तुरंत ही आशंका पैदा हो गई। अब सू शियाओटिन निश्चित रूप से इस आरोप को बरकरार रखेगी और इसका इस्तेमाल डू परिवार से निपटने के लिए करेगी। अगर वे इस मामले को आगे बढ़ाते रहे तो वे खुद भी फंस सकते हैं। सभी को अवाक देखकर भीड़ में खड़ी चेंग यून गुस्से में आकर आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। सू शियाओटिन, बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि डू परिवार ने डोंगलू के साथ मिलीभगत की थी? इसके अलावा अगर डू परिवार का डोंगलू से कोई संबंध है भी, तो आरोप साबित होने से पहले क्या तुम्हें एक स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते शिष्टाचार के अनुसार डू परिवार के मुखिया को पहले नहीं बुलाना चाहिए? डू परिवार पर अभी तक किसी अपराध का आरोप नहीं लगा है, लेकिन आपने पहले ही अपनी निजी सेना को उन्हें घेरने के लिए भेज दिया है। ये स्पष्ट है कि आप अपराध बोध से ग्रस्त हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो यह मनगढ़ंत आरोप लगाना है, जिसका मकसद डू परिवार को नुकसान पहुंचाना और अपने गुप्त उद्देश्यों को पूरा करना है। चेंग यून के बोलते ही परिवार के मुखिया फिर से उत्साहित हो गए। बिल्कुल, कुलपति चेंग बिल्कुल सही है। सू शियाओटिन, तुमने कुलपति डू को बिना बताए अपनी निजी सेना को डू परिवार को घेरने के लिए भेजा। ये सचमुच तुम्हारी बुरी मंशा और दुर्भावना का संकेत है। जैसा कि वाकपटु सू शियाओटिन से उम्मीद थी, मैं अभी अभी तुम्हारे झांसे में आने ही वाला था। सू शियाओटिन, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई तुम्हारी घिनौनी महत्वाकांक्षाओं का पता लगा लेगा, है ना? तुम डू परिवार को निशाना बनाना चाहते हो। क्या तुमने हमसे पूछा भी था? पुरानी अदरक ज्यादा तीखी होती है। अगर कुलपति चेंग न होते तो हम मूर्ख बन सकते थे। हाँ, सू शियातियान, इसे ही कहते हैं जो बहुत बुरे कर्म करता है उसका नाश अवश्य होता है। अब देखते हैं तुम क्या कहती हो। ये देखकर सू शियाओटिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डू परिवार से निपटने के लिए अपनी निजी सेना की तैनाती करना वास्तव में गठबंधन के कानूनों के अनुसार था, लेकिन केवल तभी जब उसके पास डू परिवार के अपराध को साबित करने के लिए ठोस सबूत हो। जहां तक डू परिवार और डोंगलू की मिलीभगत का सवाल है, यह महज एक जानकारी थी जिसे शांग युवानलियांग ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया था। उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। अरे नहीं, मैं अपने गुरु को खुश करने में इतना मशगूल था कि मैंने जल्दबाजी में काम कर दिया। सू शियाओटिन ने मन ही मन माथे पर शिकन डाली। वह हमेशा अपने कार्यों में सतर्क रहता था, लेकिन ये मिंग का शिष्य बनने के बाद उसे केवल ये मिंग को प्रसन्न करने की चिंता सताने लगी और उसने अपने कार्यों में विवेक खो दिया। चारों जनरल भी बेहद गंभीर दिख रहे थे। रणनीतिज्ञ फोन रूई लगातार सोच विचार कर मौजूदा संकट से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा था। तभी ये मिंग की जिज्ञासु आवाज सुनाई दी। मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन लोगों से कैसे निपटना है। अध्याय 301, मेरे गुरु। अद्भुत, ये मिंग ने ये कहा और बाहर चली गई। जब नानजियांग प्रांत के परिवारों के मुखियाओं ने ये मिंग को देखा तो उनकी आवाजें धीमी हो गईं। आखिरकार यह एक दिव्य संतान थी और उन्होंने नीलामी में उन अमृतों के चमत्कारी प्रभावों को स्वयं देखा था। उस दिव्य बालक के सामने सबका अहंकार अनायास ही डगमगा उठा। ये मिंग ने पलकें झपकाईं और उसकी नजरें सब पर घूम गईं। ये मिंग की निगाहों के साए में आने के बाद उन परिवार के मुखियाओं ने डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। बेशक वे सभी ये मिंग से डरते नहीं थे, बल्कि उनमें से कई लोग उससे अमृत प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। अगर हम गलती से उस छोटी परी को नाराज कर दें तो क्या अमृत का मामला बिगड़ नहीं जाएगा? वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सू शियातियान और चारों स्वर्गीय राजा ये मिंग को हैरानी से देखते रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि नानजियांग प्रांत के परिवारों के मुखिया ये मिंग के प्रति इतना सम्मान रखेंगे।
जैसे ही वह आगे बढ़ा, सब लोग चुप हो गए। मेरे गुरु सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं, वे अद्भुत हैं। सु शियाओटियन के मन में प्रशंसा की एक लहर दौड़ गई, मानो कोई उफनती नदी अनंत तक बहती जा रही हो। जैसे ही ये मिंग ने अपनी नजर हटाई, उसने अचानक अपनी कलाई घुमा दी। अगले ही पल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक गोली उसके छोटे से हाथ में प्रकट हुई। ये डू परिवार, ये मिंग के बोलते ही परिवार के मुखियाओं में से एक आगे बढ़ा। सभी ने उसकी ओर देखा और पाया कि वह लू परिवार का मुखिया लूडे था। गंभीर भाव से रूड ये मिंग के पास गया, फिर अचानक मुड़कर चारों ओर सबकी ओर देखा और जोर से चिल्लाया, महोदय, चूंकि लॉर्ड सू का दावा है कि डू परिवार ने डोनलू के साथ मिलीभगत की थी, तो सबूत अकाट्य है। लॉर्ड सू के चरित्र को देखते हुए क्या वे झूठ बोलेंगे? इसलिए डू परिवार निश्चित रूप से दोषी है। मैं लॉर्ड सू का समर्थन करता हूं कि वे बूढ़े डू बोमिंग को गिरफ्तार करें। उस आवाज ने परिवार के सभी मुखियाओं को अचंभित कर दिया। अभी कुछ देर पहले तक रूड बहुत उत्तेजित था, ऐसा लग रहा था मानो वह सू शियाओटियन को बुरी तरह पीटने के लिए बेताब हो। अचानक वह इतना बदल क्यों गया? सू शियाओटियन और चारों स्वर्गीय राजा वहां अवाक खड़े थे, लूडे को खाली निगाहों से घूर रहे थे, मानो उनके दिलों में लाखों घास के घोड़े दौड़ रहे हो। कितना बदतमीज था! क्या वो अभी अभी बड़े जोश से उछल कूद नहीं कर रहा था? लगता तो वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था, है ना? जब सब लोग स्तब्ध थे, तभी अचानक रूड के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भर गया। छोटी परी, क्या तुम्हारे हाथ में कायाकल्प की गोली है? देखो। ये मिंग ने उसे संतुष्टि भरी नजरों से देखा और अपने हाथ में पकड़ी गोली उसकी ओर फेंक दी। हालांकि यह कोई ऐसी गोली नहीं है जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलट देती है, फिर भी ये किसी व्यक्ति के जीवनकाल में 10 साल जोड़ सकती है। ये सुनकर रूड बेहद खुश हो गया। उनकी उम्र ढलती जा रही थी और वे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कई दुर्लभ खजाने खोज रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। कल वे अमृत की नीलामी में एक भी अमृत हासिल करने में असफल रहे, लेकिन बस अपना रुख बदलकर उन्होंने अचानक 10 साल की उम्र पाली। ये सौदा वाकई बेहद फायदेमंद है। जहां तक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उल्टने जैसी चीजों की बात है, तो उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपनी उम्र बढ़ाना चाहते थे। एक पल के विचार में रूड ने गोली को एक ही बार में निगल लिया। अचानक उसके भीतर जीवन शक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसने रूड को शक्ति से भर दिया। रूड की खुशी चरम पर पहुंच गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक चिल्ला उठा, डू परिवार के अत्याचारियों का नाश हो और नानजियांग में शांति और व्यवस्था बहाल हो। आवाज बिजली की कड़क जैसी थी, जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। सभी लोग वहां अवाक खड़े थे, पूरी तरह से स्तब्ध। ये मिंग के पीछे खड़ी शेन होंगे ने सब कुछ देखा और मन ही मन हंसती रही। युवक, तुम्हारा वो करतब सचमुच अद्भुत था, सचमुच सराहनीय। तुम वाकई एक योग्य युवक हो, शानदार, अविश्वसनीय रूप से शानदार। मुझे, बूढ़े शेन को, तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अध्याय 302, ज्ञान कोंगान से श्रेष्ठ है, मार्शल आर्ट गुवान माओ से श्रेष्ठ है। डू परिवार के परिसर के अंदर यहाँ जमा हुए डू परिवार के सदस्य और बुजुर्ग शुरू में चिंतित दिख रहे थे, लेकिन बाहर से आ रही आवाजें सुनकर उनके चेहरे तुरंत खिल उठे। डू बोमिंग ने चारों ओर सबकी ओर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। देखा, क्या मैं गलत हूँ? भला एक साधारण सू शियाओटियन नानजियांग प्रांत के परिवारों का मुकाबला कैसे कर सकता है? तो क्या हुआ अगर उसकी निजी सेना मेरे डू परिवार को घेर ले? अगर सू शियाओटियन आज मेरे डू परिवार से निपटता है, तो कौन जानता है कि वह कल अन्य परिवारों पर भी यही तरीके नहीं अपनाएगा। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि दूसरे परिवार इसे जाने देंगे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, परेशानी के पहले संकेत पर घबराओ मत। क्या आप में किसी महान परिवार के वंशजों जैसा व्यवहार नहीं है? डू बोमिंग की बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ ही देर बाद बाहर से आने वाली आवाजें तेज होती गईं और ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत लोग सू शियाओटियन की निंदा कर रहे हों। जब डू बोमिंग धीरे धीरे बोल रहे थे, तो उनके चेहरे पर व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी। इस बार सू शियाओटियन मुश्किल में फंस गया है। वह नानजियांग के परिवारों के खिलाफ लड़ने के योग्य नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां मौजूद डू परिवार के सभी बुजुर्ग और रिश्तेदार उनकी चापलूसी करने लगे। कुलपति सचमुच बुद्धिमान है। मैं तो बुजुर्ग बनने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना भी समझ नहीं आया। मुझे सचमुच शर्म आ रही है। कुलपति की दूरदर्शिता अद्वितीय है, प्राचीन काल के महान कोंगान भी शायद उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। बकवास। कोंग अनपान कौन है? उसने तो पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अंततः जुवान साम्राज्य के साथ दुनिया को एकजुट करने में असफल रहा। लेकिन कुलपिता अलग है। उनके नेतृत्व में डू परिवार दिन ब दिन समृद्ध होता जा रहा है और जल्द ही नानजियांग के सभी कुलीन परिवारों को पीछे छोड़ देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक परिवार के मुखिया यहाँ हैं, नानजियांग में नंबर 1 परिवार का खिताब डू परिवार का ही रहेगा। कुलपति कन्फ्यूशियस के समान बुद्धिमान और गुवान यू और माओ त्से-तुंग के समान मार्शल आर्ट में कुशल हैं। वे वास्तव में एक दिव्य प्राणी है। सबकी बातें सुनकर डू बोमिंग समझ गया कि सब उसकी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे गर्व का एहसास हुआ। मैं, डू बोमिंग, साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में निपुण हूँ और मेरी साधना अस्थि निर्माण क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है। मार्शल कौशल के मामले में 5 सिंह सेनापति के रूप में प्रसिद्ध गुवान माओ मुझसे कैसे मुकाबला कर सकता है? मुझे डर है कि मैं गुवान माओ को एक ही वार में मार सकता हूँ। बुद्धि की बात करें तो मैं, डू बोमिंग, इसमें सबसे आगे हूँ। पूरे नानजियांग प्रांत में देखें तो रणनीति के मामले में कौन मुझसे मुकाबला कर सकता है? यहाँ तक कि कोंगान, जिसे सर्वकालिक महानतम रणनीतिकार माना जाता है, वह भी मुझसे कहीं कमतर है। डू बोमिंग हर किसी के सामने घमंडी और अभिमानी नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद डू परिवार के एक बुजुर्ग ने अचानक आश्चर्य से कहा, बाहर इतनी शांति क्यों है? कहीं कुछ फिर से तो नहीं हो गया? ये सुनकर डू बोमिंग नाराज हो गया और चिल्ला उठा, कुलपति ने अभी क्या कहा? शांत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहो। मेरा डू परिवार 10,000 साल के इतिहास वाला एक प्रतिष्ठित परिवार है। हमने कौन कौन से तूफान नहीं झेले हैं। इस तरह घबरा जाना कैसा व्यवहार है? चीख बंद होते ही डू परिवार का मुखिया शर्म से लाल हो गया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी, डू परिवार के अत्याचारियों का नाश हो और नानजियांग में शांति और व्यवस्था बहाल हो। आवाज सुनते ही डू बोमिंग अचानक खड़ा हो गया। क्या चल रहा है? ये देखकर डू परिवार के मुखिया ने मन ही मन एक श्राप बुदबुदाया। तुम चाहते हो कि मैं शांत रहूं? सच कहूं तो डर के मारे तुम भी तो इधर उधर उछलते फिरते हो। इससे पहले कि डू बोमिंग के चेहरे के भाव बदल पाते, डू परिवार का एक सदस्य घबराकर अंदर आ गया।
कुलपति, कुछ भयानक घटित हुआ है। नानजियांग प्रांत के सभी शक्तिशाली परिवार हमारे खिलाफ हो गए हैं और अब संयुक्त रूप से डू परिवार पर हमला कर रहे हैं। अध्याय 303 ये सब मेरे बच्चे के हैं। ये सुनकर डू बोमिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उनका शरीर लड़खड़ाने लगा और वे लगभग बेहोश हो गए। ये देखकर बुजुर्ग और कबीले के लोग तुरंत घबरा गए। उसी क्षण अचानक बिजली गिरने जैसी एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। डू परिवार के अत्याचारियों का नाश हो और नानजियांग में शांति और व्यवस्था बहाल हो। आवाज तेज होती गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि अनगिनत लोग एक साथ चिल्ला रहे थे। डू बोमिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अभी अभी पूरे भरोसे से कहा था कि नानजियांग के सभी परिवार सू शियातियान से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। आखिर चल क्या रहा है? डू बोमिंग सदमे और गुस्से दोनों से भर उठा। उसने डू परिवार के सदस्य को पकड़ लिया और कर्कश आवाज में उससे सवाल करने लगा। परिवार का मुखिया एक बच्चा है। एक बच्चे ने विभिन्न परिवारों के मुखियाओं पर कुछ गोलियां फेंकी और फिर सब लोग उनके खिलाफ हो गए। ये सुनकर डू बोमिंग तुरंत क्रोध से भर गया और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। ये मिंग है। मैं डू बोमिंग शक्तिशाली साई कोनगोन आखिरकार एक नन्ही शरारती बच्ची के प्यार में पड़ गया। आह! जैसे ही आवाज गूंजी, डू बोमिंग जमीन पर गिर पड़ा। मालिक! डू परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। टकराना! डू के घर का गेट लात मारकर खोले जाने की जोरदार आवाज सुनाई दी। ये मिंग और बाकी लोग पलक झपकते ही डू परिवार के घर में घुस गए। रुको, तुम में से किसी को भी हिलने की इजाजत नहीं है। यहाँ सब कुछ मेरा है। आगे आगे चल रही ये मिंग अचानक पीछे मुड़ी और चिल्लाई। सू शियाओटिन, शेन होंगे और उनके पीछे खड़े चारों वज्र स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये मिंग फिर से पेट भरकर खाने वाली है। हालांकि अन्य परिवारों के मुखिया इस बात से अनभिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने ये मिंग की अवज्ञा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की और वे सभी सहमति में बार बार सिर हिलाते और झुकते रहे। आखिरकार उन्होंने अभी अभी ये मिंग का अमृत स्वीकार किया था, तो अब वे ये मिंग के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सभी को एक साथ प्रतिक्रिया करते देख ये मिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुरंत ही वह पीछे मुड़ा और दांत पीसते हुए चारों ओर देखने लगा। सबसे पहले जो चीज नजर आती है वह एक विशाल मेहराब है, जिस पर डू परिवार के पूर्वजों द्वारा धारित आधिकारिक पदों के साथ साथ उनकी मानद उपाधियां आदि भी अंकित है। हालांकि यह मेहराब कोई दुर्लभ खजाना नहीं है, लेकिन यह निस्संदेह डू परिवार के लिए सबसे कीमती चीजों में से एक है। लेकिन ये मिंग को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। इस बार तो वो सचमुच जी भर के खाने वाला था। उसे कौशल या अनुभव अंकों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि वह आज पूरे डू परिवार को तहस नहस कर देगा। वाह वाह वाह! ये मिंग चिल्लाते हुए डू परिवार के मेहराब की ओर झपटी। क्लिक क्लिक चबाने की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा, जिससे नानजियांग प्रांत के सभी परिवारों के मुखिया अचंभित रह गए। उन्हें लगा कि ये मिंग डू परिवार को लूटने की योजना बना रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं था कि वह तो सिर्फ खाने के लिए वहां आया था। 3 मीटर ऊंचे और 1 मीटर चौड़े मेहराब को ये मिंग ने पलक झपकते ही 2 हिस्सों में कुतर दिया। विभिन्न परिवारों के मुखियाओं ने मुंह बनाया और उनकी खोपड़ी में झुनझुनी सी महसूस हुई। लेकिन वे शियांगरोग ने अचानक ऊपर देखा और जोर से हंस पड़ी। वाह 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 वाह! तुम डू परिवार के कुत्तों, तुम्हारे पूर्वजों को ये मिंग ने खा लिया है। हा हा हा! हंसी की गूंज पूरे आकाश में सुनाई दी। शोर सुनकर डू परिवार के कुछ सदस्य दौड़कर बाहर आ गए। ये देखकर वे लड़खड़ा गए और खून की उल्टी करने लगे। तुम छोटे कमीने, मेरे डू परिवार के पूर्वजों के स्मारक मेहराब को खाने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। हे। ये देखकर ये मिंग ने डू परिवार के सदस्यों पर अपना चेहरा चढ़ा लिया और फिर अपनी कलाई को झटकते ही उसके हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट हो गई। बलाला परियों, रूप बदलो। अध्याय 304 शर्माओ मत, सब लोग कृपया बैठ जाओ। ये मिंग की आवाज खत्म होते ही एक चकाचौंध भरी रोशनी चमक उठी। इसके तुरंत बाद डू परिवार के उन सदस्यों पर प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी। अगले ही पल वे सभी छोटी छोटी कुर्सियों की कतारों में बदल गए। आइए, शर्माएं मत, सब लोग कृपया बैठ जाइए। आवाज सुनकर सभी प्रमुख परिवारों के मुखिया अवाक रह गए। ये सब क्या हो रहा है? एकदम स्वस्थ लोगों का एक समूह अचानक छोटी छोटी कुर्सियों में बदल गया। शेन होंगे और वे शियांगरोग हंसते हुए बाहर चले गए। तुरंत ही वे दोनों बिना किसी झिझक के छोटी छोटी कुर्सियों पर बैठ गए। बैठने के बाद वे दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और इधर उधर मटकने लगे। बुरा नहीं, ये बेंच काफी मजबूत है। यह न केवल मजबूत है, बल्कि इस पर बैठना भी बहुत आरामदायक है। शेन होंगे और वे शियांगरोग की बातें सुनकर बेंच पर बैठे डू परिवार के सदस्य इतने क्रोधित हो गए कि वे लगभग खून की उल्टी करने और मरने की कगार पर पहुंच गए। हालांकि बेंचों में परिवर्तित होने के बाद उनके शरीर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए थे, लेकिन उनकी चेतना अत्यंत स्पष्ट थी और वे शेन होंगे और वे जियांगरोग से आने वाले शरीर के तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ये सोचकर कि कोई उनकी सुरक्षा की परवाह किए बिना उनके सिर पर बैठा है, डू परिवार के ये सदस्य गुस्से से बेहोश हो गए। सबसे बड़े प्रशिक्षु, अभी भी 3 खाली बेंच हैं, जाओ और बैठ जाओ। सू शियाओटिन को नमस्कार करने के बाद ये मिंग ने डू परिवार के स्मारक मेहराब को चबाना फिर से शुरू कर दिया। सू शियाओटिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। बेंच पर सावधानीपूर्वक बैठने के बाद सू शियाओटिन ने पाया कि जिस बेंच में वह व्यक्ति परिवर्तित हो गया था, वह आम घरों में पाए जाने वाली छोटी बेंचों से लगभग कोई अलग नहीं थी। उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई और वे बिना किसी झिझक के बैठ गए। परिवार के अन्य मुखिया अचंभित होकर एक दूसरे को देखने लगे। रूड नाम का बूढ़ा आदमी, जो सबसे पहले दल बदलकर विरोध में अपने हाथ उठाने वाला था, उसने चारों ओर देखा और ये देखकर कि कोई आगे नहीं आ रहा है, उसने उपहास किया और आगे बढ़ गया। तुरंत ही उसने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए ये मिंग की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सीट देने के लिए धन्यवाद नन्ही परी। सू स्वामी, शेन भाई, वे भाई। सू शियाओटिन और बाकी दोनों को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन करने के बाद रूड बिना किसी झिझक के बैठ गया। आज अमृत के खातिर वह सबसे पहले दल बदल करने वाला था। वह खुद जानता था कि नानजियांग प्रांत के लोगों की नजरों में उसे शायद पहले ही बहिष्कृत कर दिया गया था। जब बात यहाँ तक आ ही गई थी तो बेहतर यही था कि वह सू शियातियान को गिरने ही दे। छोटी परी का साथ मिलने पर सू शियाओटिन का क्या बिगाड़ सकता है? ये कहना जरूरी है कि रूड काफी निर्णायक थे। उसके बैठते ही शेन होंगे और वे शियांगरोग ने मुस्कुराते हुए बार बार उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। शेन होंगे और वे जियांगरोग के लिए जो कोई भी ये मिंग का पक्ष जीत सकता था, वह एक अच्छा साथी था और ऐसा व्यक्ति था जिसके करीब जाना फायदेमंद था। ये देखकर सू शियाओटिन ने अपना सिर घुमाया और लू डे की ओर हल्की सी मुस्कान दी।
जागीर के मुखिया होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा संयमित रहना पड़ता था। ये देखकर रूट खुशी से झूम उठा, उसका चेहरा खुलेआम आत्मसंतुष्टि से चमक रहा था। कुछ ही समय बाद ये मींग ने डू परिवार के विशाल मेहराब को लगभग पूरी तरह से कुतर दिया था, केवल उसका आधार ही अछूता छोड़ दिया था। विभिन्न परिवारों के मुखिया एक बार फिर आश्चर्य से भर उठे। उस नन्हे परी लड़के ने मेहराब को इतनी तेजी से खा लिया। 5 मिनट से भी कम समय में 3 मीटर ऊंचा मेहराब पूरी तरह से चबाकर केवल आधार तक ही रह गया था। रूट के चेहरे पर अतिशयोक्तिपूर्ण भाव दिखाई दिए और उसने तुरंत प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वह सचमुच एक नन्हा अमर बच्चा है। वाह, जिस गति से वह स्मारक मेहराब को खा रहा है वह अभूतपूर्व है और शायद कभी कोई इसे पार नहीं कर पाएगा। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, मैं सचमुच प्रभावित हूँ। ये सुनकर सबको ऐसा लगा मानो लाखों अल्पाका उनके दिमाग में एक साथ दौड़ रहे हो। अरे बेशर्म बूढ़े, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चापलूसी करने की? भला इस दुनिया में कौन दिखावटी सदाचार के सहारे जी सकता है? अध्याय 305 बेशर्म असभ्य। लू डे की चापलूसी भरी बातें खत्म होते ही डू परिवार के कई बुजुर्ग बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के साथ बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा कि डू परिवार का वह मेहराब जो कभी द्वार के पीछे और आंगन के सामने शान से खड़ा था, अब एक छोटे से आधार में सिमट गया है, तो वे सदमे और क्रोध से भर गए और बेहद हिंसक हो गए। स्मारक द्वार, मेरे डू परिवार का स्मारक द्वार कहाँ गया? क्या तुमने इसे बनवाया था, बदमाश? ये वही छोटा बदमाश है, जरूर उसी ने स्मारक मेहराब को तोड़ा होगा। वह तो जड़ ही खा रहा है। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने डू परिवार की प्रतिष्ठा ही खाली हो? क्या? अरे, ये तो सच में खा रहा है। ये बच्चा तो स्मारक का मेहराब ही खा रहा है। ये शायद इंसान नहीं, कोई राक्षस है। डू परिवार के कई बुजुर्ग अविश्वास से घूर रहे थे, उनकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थी, लगभग पागलपन की हद तक। बीच में खड़े सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके पीछे गुस्से से दहाड़ मारी। आज मैं देखूंगा कि डू परिवार में कौन मनमानी करने की हिम्मत करता है। ये व्यक्ति डू बोआन था, जो डू परिवार का सबसे बुजुर्ग मुखिया था। उसके सिर पर पूरे सफेद बाल थे, वह बेहद क्रोधित था और भीड़ को देखते हुए उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। जब डू बोआन ने उन पर अपनी निगाहें घुमाई तो उपस्थित सभी परिवार के मुखियाओं ने अनायास ही अपने सिर नीचे कर लिए। इनमें से अधिकांश परिवार प्रमुख भीड़ के अनुयायी थे। लू डे ने सबसे पहले उनके खिलाफ विद्रोह किया, उसके बाद झो लिन, हान ली और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और अंत में सभी उनके खिलाफ हो गए। लेकिन मन ही मन वे अब भी डू परिवार के प्रति पक्षपाती थे। अब डू बोआन द्वारा डांटे जाने के बाद वे सभी शर्मिंदा हो गए और चुप रहे। डू बिन, मेरे लिए उस बच्चे को पकड़ो। डू बोआन ने ठंडी सांस ली। सू शियाओटियन और वहां मौजूद अन्य लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने पीछे खड़े डू परिवार के एक विशेषज्ञ पर चिल्लाया। डू बिन नाम का ये व्यक्ति 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति है। वह ऊर्जावान और जोशीला दिखता है, उसका शरीर मजबूत और सुगठित है। जी हाँ, बड़े, डू बिन ने जवाब दिया और फिर ये मीन की ओर बढ़ गया। ये मीन का साथ देने का मन बना लेने के बाद लू डे अचानक खड़ा हो गया और डू बिन का रास्ता रोक दिया। अरे, तुम खुद को क्या समझते हो जो उस नन्हे परी लड़के के प्रति इतना अनादर करने की हिम्मत कर रहे हो? जब रूट बोल रहा था तो उसने अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए डू बिन की ओर देखा। ये रूट पहले ही यिजिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुका है और डूगू क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। उसकी शक्ति डू बिन से कहीं अधिक है। डू बिन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह हिचकिचाने लगा, दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी ये मींग ने पूरी मेहराब को कुतरना समाप्त कर दिया। उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और उसकी बचकानी आवाज गूंज उठी। बूढ़े लू, वापस इधर आओ, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर रूट ने पहले तो डू बिन को गुस्से से घूरा, फिर झुककर और चापलूसी करते हुए ये मींग की ओर चल पड़ा। शेन होंगे, वे शियांग, सू शियाओटियन और बाकी लोग तो बिल्कुल भी नहीं हिले। डू बिन जैसे व्यक्ति की जान शायद ये मींग की छींक से ही जा सकती है। शेन होंगे और बाकी लोग बेवजह ही चिंतित होंगे। ये देखकर कि रूट आज्ञाकारी था, ये मींग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बूढ़े लू, आप कमाल के हैं। इस नन्हे बच्चे को आज्ञाकारी बूढ़े आदमी सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर रूट बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बार बार अपनी विनम्रता व्यक्त की। छोटी परी, तुम मेरी बहुत प्रशंसा कर रही हो। अब से अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो रूट बिना किसी झिझक के आग और पानी से भी गुजर जाएगा। जब सबने रूट का बेशर्म व्यवहार देखा तो मन ही मन उसे कोसने लगे। ये देखकर डू बोआन और डू परिवार के विशेषज्ञ और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। ये बूढ़ा आदमी और यह छोटा लड़का डू परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। डू बिन, तुम हरकत क्यों नहीं कर रहे हो? डू बोआन की आंखों में भयंकर प्रकाश चमक उठा और वह गुस्से से दहाड़ उठा। उनके विचार में हर कोई जिस नन्हे मुन्ने की तारीफ कर रहा था वह महज शिशोधन स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट था। जहां तक अमृत और ऐसी ही अन्य चीजों की बात है, उन्हें उन पर जरा भी विश्वास नहीं था। डू बिन के पास यिजिंग साधना का तीसरा स्तर है, तो भला वह एक छोटे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अध्याय 306 अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। डू बिन धीरे धीरे ये मींग की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। वह भी डू परिवार का सदस्य था। भला वह इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक बच्चा उसके पूर्वजों के स्मारक मेहराब को खा रहा है। तू छोटा कमीना, तूने मेरे डू परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की हिम्मत कैसे की? अगर मैं डू बिन तुझे टुकड़े टुकड़े करके तेरी हड्डियां चूर चूर न कर दूं तो कसम से मैं इंसान नहीं हूँ। डू बिन के मन में एक दुष्ट विचार कौंध गया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर ये मींग को पकड़ लिया। उसे केवल शिशोधन स्तर के एक साधारण बच्चे से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, वह आसानी से एक साधारण झटके में उस बच्चे को पकड़ सकता था। ये मींग ने डू बिन की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले उपद्रवी हमेशा क्यों होते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये मींग ने अपना हाथ उठाया और अचानक उसके शरीर से आग की लपटें फूट पड़ी। धमाका, एक जोरदार गर्जना के साथ एक रॉकेट रवाना हुआ। डू बिन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और रॉकेट के धमाके से वह तुरंत उड़ गया। रॉकेट हवा में तेजी से उड़ा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। यिजिंग के एक प्रतिष्ठित उस्ताद इस रॉकेट के साथ राख में तब्दील हो गए। फुफकार, ये देखकर सब लोग चौंक कर रह गए। नानजियांग प्रांत के परिवारों के मुखियाओं को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मींग के पास ये कौशल है। इसे देखकर कौन भयभीत नहीं होगा, जिसके सिर में झंझनाहट होगी और हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। डू बोआन और डू परिवार के विशेषज्ञ इतने हैरान रह गए कि उनकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। आखिर चल क्या रहा है?
इस नन्हे बदमाश को तोप के गोले कहां से मिले? रुको, क्या उसके पास तोप चलाने वाला यंत्र है? डू परिवार के सदस्य पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन वे भयभीत होने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बच्चा वाकई थोड़ा अजीब है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बाहर के लोग उसे नन्हा परी कहते हैं। हालांकि डू बोआन की राय में उसके सामने खड़ी ये मेंग को शायद एक छोटा राक्षस कहना चाहिए। डू बिन को टुकड़ों में बिखरते देख रूड तुरंत उछल पड़ा, उसका चेहरा उत्तेजित था और वह बेतहाशा हाथ पैर हिला रहा था। छोटी परी ये मेंग, तुम्हारी जादुई शक्ति असीम है, तुम्हारी अलौकिक क्षमताएं विशाल हैं और तुम धारा के स्रोत पर सवार हो। पिछली राजवंश में नानजियांग प्रांत को जियुआन प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। लू डे काफी बुद्धिमान थे और पलक झपकते ही उन्होंने ये मेंग के लिए एक आकर्षक नारा तैयार कर दिया। ये सुनकर ये मेंग ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। बहुत बढ़िया, मुझे ये पसंद आया। ये सुनकर रूड और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया, अपने हाथ हिलाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। छोटी परी ये मेंग, तुम्हारी जादुई शक्तियां असीम है, तुम्हारी अलौकिक शक्तियां विशाल हैं और तुम धारा पर सवार हो। तुम सब भी आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ। रूड के उन्मादी व्यवहार को देखकर सभी लोग चिढ़ भी रहे थे और उनका मनोरंजन भी हो रहा था। ये रूड ये मेंग की चापलूसी करने के चक्कर में असल में अपनी सारी ईमानदारी त्याग चुका है। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल शेन होंगे ही बार बार सिर हिलाते हुए प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। ये बूढ़ा आदमी काफी चतुर है, मैं उसे मुझसे आगे नहीं निकलने दे सकता। एक विचार के क्षण में शेन होंगे भी अचानक खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया। ये मेंग का चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। बहुत बढ़िया, लाओशेन, लाओलू, आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ झटका और तुरंत 2 मार्शल आर्ट मैनुअल बाहर भेज दिए। दस्तावेज मिलते ही शेन होंगे और लू डे उत्साह से भर उठे। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक, स्वर्ग स्तर की युद्ध कला। शेन होंगे ने वह स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक प्राप्त कर ली जिसका उसने हमेशा सपना देखा था और जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह बादलों पर तैर रहा हो और चलना भी पंख जितना हल्का लग रहा था। रूड इतना खुश था कि वह लगभग अवाक रह गया। स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक केवल नानजियांग प्रांत के सबसे कुलीन परिवारों के पास ही होती है, लेकिन आज लू डे को सौभाग्य से स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक प्राप्त हो गई। यह उसके लिए मानो उसके पूर्वजों की कब्र से शुभ धुआं निकल रहा हो। डू बोआन इतना क्रोधित था कि वह कांप रहा था। चाहे ये मेंग हो या चापलूस लू डे और शेन होंगे, उनके कार्यों से साफ पता चलता था कि वे डू परिवार की बिल्कुल अवहेलना करते हैं। क्या तुम घर घर खेल रहे हो? ये लड़ाई है, तुम्हें पता है ना। थोड़ा पेशेवर रवैया अपनाओ। अध्याय 307 मेरा सारा खाना बर्बाद हो गया है। जब डू बोआन गुस्से से उबल रही थी, तभी ये मेंग ने भी अपनी चाल चली। अपने छोटे से हाथ के हल्के इशारे से एक और रॉकेट लॉन्च हो गया। आग की लपटों के बीच अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। चारों ओर धुएं का बादल छा गया। डू बोआन और डू परिवार के विशेषज्ञों ने तुरंत अपने भाव बदल दिए और फिर सभी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को तेजी से प्रसारित किया। धमाका, कान फाड़ देने वाले विस्फोट के बीच एक भीषण झटके की लहर तुरंत बाहर की ओर फैल गई। आसपास की इमारतें पल भर में भयंकर विस्फोट की लहर की चपेट में आ गईं और फिर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ ढह गईं। खांसी, धुआं छटने के बाद खांसने की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। डू बोआन और उसके सभी आदमी धूल और गंदगी से सने हुए थे और बेहद अस्त व्यस्त दिख रहे थे। रॉकेट ही जिन स्तर के विशेषज्ञों को मार सकते हैं, लेकिन डू बोआन जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ पर उनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जो डुआनगु स्तर तक पहुंच चुके हैं। ये मेंग ने चारों ओर नजर डाली और उसका चेहरा उतर गया। अरे बाप रे, तलने से मेरा सारा खाना बर्बाद हो गया। ये मेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि डू बोआन और अन्य लोग विस्फोट में मारे नहीं गए, लेकिन उनके आसपास की कई इमारतों को नष्ट देखकर उसका दिल टूट गया। ये सब उसका खाना है। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बुरे आदमी को चोट पहुंचाने की? डू बोआन सदमे और गुस्से दोनों में थे। रॉकेट को रोकने के दौरान अपने पीछे मौजूद डू परिवार के विशेषज्ञों की रक्षा करने के लिए रॉकेट विस्फोट के बाद हुए अधिकांश प्रभाव को उन्होंने अकेले ही सहन किया था। परिणामस्वरूप हड्डी गढ़ने की कला में माहिर होने के बावजूद उन्हें मामूली चोट लग गई। एक साथ मुझ पर हमला करो। मुझे यह विश्वास ही नहीं होता कि हम में से इतने सारे लोग एक नन्हे शरारती बच्चे को संभाल नहीं सकते। जैसे ही डू बोआन ने बोलना समाप्त किया, डू परिवार के सभी विशेषज्ञ हरकत में आ गए। ये देखकर सू शियातियान और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए। डू परिवार में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। हालांकि वे जानते हैं कि ये मेंग अद्भुत है, फिर भी वे थोड़ा असहज महसूस करते हैं। लीजन क्षेत्र के 30 से अधिक विशेषज्ञों के साथ साथ डुआनगु क्षेत्र के विशेषज्ञ डू बोआन की मौजूदगी में क्या ये मेंग इसका सामना कर पाएगा? आसपास के परिवारों के मुखिया भी डू परिवार की अपार शक्ति को देखकर हैरान रह गए। अभी हम जो देख रहे हैं वह डू परिवार की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। कौन जानता है कि डू परिवार के पास अभी कितनी अज्ञात शक्ति छिपी हुई है जिसे वह प्रकट नहीं कर सकता। क्या ये मेंग के पीछे पीछे डू परिवार के घर में जाना उनके लिए वाकई एक बुद्धिमानी भरा कदम था? पल भर में परिवार के सभी मुखियाओं को अपने किए पर पछतावा होने लगा। ये किस तरह की दादागिरी है जहां संख्या में लोग मुट्ठी भर लोगों से कहीं ज्यादा हैं। तुम नीच डू परिवार के बदमाश हो। अपनी संख्या का फायदा उठाकर तुमने एक नन्हे बच्चे ये मेंग को धमकाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शर्माती है। गुरुजी, सावधान रहें, शियाओटियन आपकी मदद करेगी। युवक, बूढ़ा शेन सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहने को तैयार है। ये देखकर कि डू परिवार के विशेषज्ञों ने ये मेंग को घेर लिया था, सू शियाओटियन, शेन होंगे और अन्य लोग खुद को रोक नहीं पाए और डू परिवार के विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर से घिरी होने के बावजूद ये मेंग ने डू परिवार के विशेषज्ञों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे अदृश्य ही हों। उसने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा, फिर हल्के से हाथ हिलाया। उसने पौराणिक जीव अल्पाका को बुलाया। घास के घोड़े को देखते ही डू परिवार के विशेषज्ञों ने तुरंत आश्चर्य और संदेह के भाव दिखाए। हमारे सामने यह अजीब दिखने वाला जानवर क्या है? लेकिन डू बोआन के चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह बदल गया और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। पौराणिक जीव अल्पाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये मेंग ने मुस्कुराते हुए अल्पाका को थपथपाया। अगले ही पल एक अजीब सी चीख सुनाई दी। चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाहट। डू परिवार के कई विशेषज्ञों को अचानक चक्कर आने लगे और फिर उनके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी, जिससे वे अनियंत्रित रूप से जमीन पर गिर पड़े। प्रहार प्रहार। डू परिवार के सभी विशेषज्ञ जमीन पर गिर पड़े, उठने में असमर्थ।
आसपास के सभी परिवार के मुखिया, जिनकी साधना का स्तर अस्थि निर्माण क्षेत्र से कम था, सभी दिशाओं में जमीन पर गिर पड़े। उनमें से कोई भी बिना चोट के नहीं बचा। अध्याय 308। क्या वह मरे हुए कुत्ते जैसा नहीं दिखता? अल्पाका के चप्पू की आवाज गूंजने के बाद डू बोआन का शरीर डगमगा गया और उसे चक्कर आने लगा। हालांकि डू बोआन अस्थि निर्माण क्षेत्र का विशेषज्ञ था और ये मिंग का साधना स्तर उससे काफी पीछे था, इसलिए ये मिंग द्वारा नियंत्रित घास का घोड़ा ज्यादा से ज्यादा एक प्रमुख स्तर ही ऊंचा हो सकता था। कितना अद्भुत अल्पाका है। संतुलन वापस पाने के बाद डू बोआन बेहद हैरान रह गया और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। ये मिंग ने मुस्कुराते हुए डू बोआन की ओर देखा और अपने दांत भींच लिए। बुरे आदमी, मैं तुम्हारे डू परिवार को खा जाऊंगा, इसलिए ज्यादा दुखी मत हो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और तुरंत दादी रोन को बुला लिया। दादी रोन, इस बुरे आदमी को सुई से मार डालो, यह मेरा रास्ता रोक रहा है। एक भयावह मुस्कान के साथ दादी रोन ने जवाब दिया, हाँ, और फिर एक भयावह अंदाज में कदम दर कदम डू बोआन की ओर चल पड़ी। डू बोआन ने तिरछी नजर से रोन मामा की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अरे वाह, क्या मजाक है। तुम्हें लगता है कि तुम एक कमजोर बूढ़ी औरत से मुझे मार सकते हो? सपने देखते रहो। जैसे ही डू बोआन ने बोलना समाप्त किया, शेन होंगे और वे शियांगरोक जोर से हंसने लगे। अरे बाप रे, कितना घमंड भरा लहजा है। क्या आपको पता भी है कि आपके सामने खड़ी ये महिला कौन है? ये तो कोई और नहीं बल्कि मशहूर दादी रोन है। बिल्कुल सही, दादी रोन शियाओकिंग शाही महल में एक ताकतवर हस्ती है। यहाँ तक कि कियू जिवे, दयानजी और अन्य लोग भी उनसे डरते हैं। तुम अस्थि निर्माण क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट, उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? शेन होंगे और वे शियांगरोक दोनों जानती थी कि रोन मामा कितनी खूंखार थी। उस समय पूर्वी इमारत के वेई लियान को उन्होंने चाकू मारकर लगभग मौत के घाट उतार दिया था और वह बेवजह गुहार लगा रही थी। डू बोआन ने इतनी भयावह शख्सियत को कम आंकने की हिम्मत कैसे की? वहां मौजूद अधिकांश परिवार प्रमुखों ने नीलामी में रोंग मामा की कुशलता देखी थी, इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे भय से कई कदम पीछे हट गए। सभी के चेहरों के भाव देखकर डू बोआन थोड़ा अचंभित रह गया। मेरे सामने खड़ी यह बुरी औरत स्पष्ट रूप से मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, तो क्या वह वाकई इतनी डरावनी है? इसके अलावा उसने कभी रोंग मामा, कियू जिवे या दयानजी के बारे में भी नहीं सुना था। अरे बुरे मूर्ख, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं, दादी रोंग, क्या कर सकती हूँ। रोंग मामा की भयावह आवाज गूंजी और फिर उसने अपनी कलाई घुमाई। अचानक सुनहरी रोशनी से वह खालीपन भर गया। सुनहरी रोशनी के कण पलक झपकते ही डू बोआन की ओर तेजी से बढ़े। सुनहरी रोशनी बिजली की गति से आगे बढ़ी और भले ही डू बोआन अस्थि निर्माण क्षेत्र का विशेषज्ञ था, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अगले ही पल अचानक एक चीख सुनाई दी। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक चाल इतनी शक्तिशाली है कि अस्थि निर्माण क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर सकता। इससे पहले कि सभी लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, डू बोआन दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा और व्याकुल होकर चीखने लगा। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। फुफकार। ये देखकर सभी लोग सदमे से हौंफने लगे, गहरे भयभीत हो गए। अस्थि निर्माण के विशेषज्ञ भी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट पड़ेंगे और अपनी जान की कामना करेंगे। ये कितनी भयानक विधि है। शेन होंगे और वे शियांगरोक ने डू बोआन को मुस्कुराते हुए देखा, उसकी ओर इशारा किया और उसका उपहास उड़ाया। अरे क्या ये वही बुरा आदमी डू नहीं है जो अभी बकवास कर रहा था? अब ये जमीन पर क्यों लौट रहा है? इनका घमंड कहाँ चला गया? अरे बाप रे, बूढ़े वे, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ये तो बुरा डू है। मुझे लगा किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। ये देखकर रुड आगे झुका और चापलूसी भरे लहजे में बोला, सज्जनों, डू परिवार के इस बुजुर्ग को देखिए, क्या यह मरे हुए कुत्ते की तरह नहीं दिखते? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शेन होंगे और बाकी दोनों जोर से हंसने लगे। अध्याय 309। ये मीन के विचार विचित्र हैं। शेन होंगे और उसके दो साथियों ने डू बोआन का बेरहमी से मजाक उड़ाया। असहनीय दर्द से पीड़ित डू बोआन को यह सुनकर गले में मीठा सा स्वाद महसूस हुआ और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। देखते ही देखते उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह गुस्से से बेहोश हो गया। ये देखकर दादी रोंग एक कदम आगे बढ़ी और बार बार अपनी कलाई हिलाने लगी। दादी रोंग, क्या तुम मेरी सुनहरी सुइयों के नीचे बेहोश होने की हिम्मत करती हो? पलक झपकते ही बेहोश पड़े डू बोआन को रोंग मामा की सुनहरी सुइयों ने फिर से जगा दिया। आह, दर्द हो रहा है, मुझ पर दया करो। डू बोआन को इतना दर्द हो रहा था कि उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें लगा कि अगर दर्द इसी तरह जारी रहा तो वे पीड़ा से मर सकते हैं। उनके आसपास मौजूद लोगों को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। दादी रोंग की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, उनके लिए यह बूढ़ी औरत बहुत ही डरावनी थी। डू बोआन के रास्ते से हट जाने के बाद ये मिंग ने तुरंत अपना ध्यान अपने आसपास के भोजन पर केंद्रित कर दिया। उसने खुद को घोड़े पर पलटा, घास के घोड़े पर सवार हुआ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। दादी रोंग उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी और शेन होंगे और अन्य लोग भी स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर आसपास के परिवारों के मुखियाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर दांत पीसकर उनके पीछे चल दिए। ये मिंग का अगला लक्ष्य पास ही स्थित एक चट्टानी उद्यान था। इस कृत्रिम पर्वत में उबड़ खाबड़ चट्टाने और एक प्राचीन डिजाइन है जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। ये मिंग ने अनचेंग में डू परिवार के महल में कई कृत्रिम पहाड़ देखे थे, लेकिन दिखने में उनमें से कोई भी उसके सामने वाले पहाड़ की तुलना में नहीं था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये मिंग ने ताली बजाई और घास के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। मुझे खुद ऊपर चढ़कर खाना क्यों खाना चाहिए? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कोई कृत्रिम पहाड़ी लेकर आ जाए? अचानक ही ये मिंग ने मुड़कर शेन होंगे और अन्य लोगों को पुकारा, डू परिवार के कुछ सदस्यों को मेरे लिए यहाँ ले आओ। ये सुनकर शेन होंगे और अन्य लोग, हालांकि ये मिंग के इरादों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी उसके आदेशों का पालन करते हुए घास सुई वाले घोड़े को देखकर अचंभित हुए डू परिवार के कई विशेषज्ञों को मृत कुत्तों की तरह घसीट कर ले आए। ये देखकर ये मिंग ने सिर हिलाया, अपनी कलाई झटक दी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट हो गई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसे डू परिवार के विशेषज्ञों पर फेर दिया। बलाला परियो, रूप बदलो। आवाज बंद होते ही डू परिवार के वे विशेषज्ञ तुरंत विकृत हो गए। एक हटे कट्टे आदमी को रिक्लाइनर कुर्सी में बदल दिया गया है। बचे हुए लोगों को छोटी गोल मेजों, छतरियों आदि में बदल दिया गया।
सबसे दयनीय स्थिति डू परिवार के एक घिनौने दिखने वाले विशेषज्ञ की थी, जिसे ये मिंग ने रेत के ढेर में बदल दिया। पलक झपकते ही प्राचीन डू परिवार की हवेली में एक बेहद अप्रत्याशित दृश्य सामने आ गया। आसपास मौजूद परिवार के मुखिया आंखें फाड़कर देखते रह गए, मानो खून से लथपथ मुंह से थूक ही रहे हो। लाउंज कुर्सियां, गोल मेजें, छतरियां, क्या आप समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने गए हैं? इस नन्ही परी के विचार तो बिल्कुल ही अनोखे हैं। ये मिंग ने उत्साह से ताली बजाई, फिर अल्पाका से कूदकर खुशी खुशी रिक्लाइनर पर बैठ गई। बुरा नहीं, बुरा नहीं। कुछ समय तक इसका अनुभव करने के बाद ये मिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इसी क्षण उसने फिर से अपनी कलाई हिलाई और सबके सामने अचानक एक और आकृति प्रकट हो गई। जब सबने इस व्यक्ति को देखा तो वे लगभग हंसने ही वाले थे। मेरे सामने खड़ा यह आदमी तो हद ही घटिया है। उसका सिर गंजा है, आंखें बाहर निकली हुई हैं और चेहरे पर घिनौना भाव है। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि उसने हेलमेट और चेन सॉ पकड़ रखी है। लेकिन जब शेन होंगे ने इस व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। अरे, क्या ये वही गंजा कमजोर हीरो नहीं है जो तुमने मुझे शेन परिवार से उधार दिया था, छोटे भाई? अध्याय 310 भयानक गंजापन। गंजे कमजोर आदमी, मेरे लिए इस कृत्रिम पहाड़ को नीचे गिराओ और इसे यहाँ ले आओ। रिक्लाइनर पर लेटे हुए ये मिंग ने आलस्य से बाल रुओ से कुछ कहा। गंजे आदमी ने सिर हिलाकर और झुककर जवाब दिया और फिर अचानक उसका पूरा व्यवहार बदल गया। उसका पहले का कामुक चेहरा अचानक भयंकर और भयावह हो गया। भनभनाहट। उसने अपने गंजे सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहना और उसके हाथ में मौजूद चेंसो जोर से गरजने लगी। सबकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वे ये देखना चाहते थे कि इस हास्यास्पद रूप से गंजे आदमी में ऐसा क्या खास था। भनभनाहट। एक गंजे सिर वाले कमजोर व्यक्ति ने हाथ में चेनसॉ लिए हवा में वार किया। इसके तुरंत बाद एक जोरदार आवाज आई। अगले ही पल सभी के आश्चर्य के बीच शून्य में एक दरार दिखाई दी जो नंगी आंखों से भी देखी जा सकती थी। फुफकार। अब कोई भी शांत नहीं रह सका। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे और उनकी आंखों में गहरा सदमा झलक रहा था। ये तो बहुत ही भयानक है। ये घिनौना अधेड़ आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके हाथ में वो आरी किस तरह का खजाना है? इसने तो शून्य में भी दरार डाल दी। गंजे आदमी की हरकतें जरा भी नहीं रुकी। वह लगातार चेनसो से काटता रहा। एक ठंडी रोशनी सीधे शून्य को चीरती हुई गुजरी और फिर उसके सामने मौजूद कृत्रिम पर्वत पल भर में गायब हो गया। फिर गंजे आदमी ने हवा में हाथ मारा और कृत्रिम पहाड़ अचानक अंदर की ओर खिंच गया। वाह दादा! गंजे आदमी ने एक अजीब सी चीख निकाली क्योंकि उसकी चेनसो तेजी से नाच रही थी। कुछ ही क्षणों बाद पूरा कृत्रिम पहाड़ अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया और ये मिंग के सामने बड़े करीने से ढेर लगा दिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग बाल्ड वीक को खाली निगाहों से घूर रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। लंबे सन्नाटे के बाद अचानक शोरगुल मच गया। ये तो बहुत डरावना है। ये व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हाँ, उसकी आरी ने शून्य को ही काट दिया। मुझे लगता है कि वह पहले ही मार्शल आर्टिस्ट के स्तर को पार कर चुका है। ये व्यक्ति वाकई डरावना है, लेकिन सबसे डरावना तो नन्हा परी बालक है। अपने सामने खड़े इस गंजे आदमी को देखो और पहले वाली दादी रोन को भी। इन सबको नन्हे परी बालक ने अपनी इच्छा से बुलाया था। मेरा मानना है कि यह गंजा कमजोर आदमी और दादी रोन दोनों ही स्वर्गलोक से आए अमर प्राणी है। अन्यथा ये कैसे समझाया जा सकता है कि उनके शरीर में वास्तविक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं है, फिर भी वे इतने भयानक हैं? बुरा नहीं, बुरा नहीं। अगर ऐसा है तो अमरलोक में उस नन्हे परी लड़के का दर्जा शायद काफी ऊंचा होगा। इतनी भयानक आकृति को भी उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। ये सचमुच बेहद डरावना है। जैसे ही उसके चारों ओर से आवाजें गूंजने लगी, बाल्ड वीक के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। शेन होंगे खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इतना खूंखार इंसान और इस छोटे भाई ने उसे शेन परिवार को सौंप दिया। इस गंजे कमजोर नायक के साथ शेन परिवार संभवतः नानजियांग प्रांत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। ये सोचकर शेन होंगे को ऐसा लगा मानो वह बादलों पर तैर रहा हो। वह अत्यंत प्रसन्न था। महान गंजे नायक, ये बूढ़ा व्यक्ति आपको नमन करता है। जब उसने शेन होंगे को अपने सामने झुकते देखा तो गंजा रुओ चौंक गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे युवा मास्टर मिंग भी बहुत सम्मान देते थे और बाल्ड वीक इस बूढ़े व्यक्ति के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो बाल्ड वीक ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ शेन होंगे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। नहीं नहीं, मैं एक गंजा कमजोर आदमी हूँ। मुझमें ऐसी क्या खूबी है कि आप मुझे प्रणाम करने की जहमत उठाएं? ये सुनकर शेन होंगे ने तुरंत अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ सभी की ओर देखा। बाल्ड हीरो जैसा खूंखार आदमी भी मेरे साथ शेन होंगे के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता है। वे जियांगरोग और लू डे की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। वे बाल्डी से भी संपर्क करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 311 नई प्रतिभा, भाग्यशाली बच्चा। ठीक है, तुम सब लोग मेरे खाने के दौरान मेरे रास्ते में मत आना। बाल्ड रुओ और शेन होंगे और अन्य लोगों को एक दूसरे के सामने शेखी बघारते देखे मिंग ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ये देखकर बाल्ड रुओ और अन्य लोग तुरंत कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाए और ये मिंग के बगल में सावधानी से खड़े हो गए, मानो डरपोक होकर नाजुक स्थिति में चल रहे हो। ये देखकर सभी लोग एक बार फिर आश्चर्य से भर उठे। वह भयावह आकृति भी उस नन्ही परी के सामने एक आज्ञाकारी मेमने की तरह थी, जो जरा भी अवज्ञा करने का साहस नहीं करती थी। ऐसा लगता है कि सबसे शक्तिशाली तो अभी भी नन्ही परी ही है। शोर थमने के बाद ये मिंग के चेहरे पर बड़ी संतुष्टि झलक रही थी। वह आराम से रिक्लाइनर पर लेट गया और बाल्ड रुओ द्वारा टुकड़ों में काटे गए कृत्रिम पहाड़ को खाने लगा। स्नैप स्नैप, पत्थरों के चबाने की आवाज लगातार गूंज रही थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे और शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। लेकिन शेन होंगे मानो दिव्य संगीत सुन रही थी और पूरी तरह मदहोश लग रही थी। कितनी प्यारी आवाज है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही नन्हे भाई खाते समय ऐसी मनमोहक आवाज निकाल सकते हो। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इस आवाज को सुनकर मुझे सचमुच कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ। ये सुनकर आसपास के लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उल्टी आने वाली हो। शेन होंगे नाम का ये बूढ़ा आदमी कितना बेशर्म है। किसी की इतनी हद तक चापलूसी करना सचमुच बेशर्मी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि शेन होंगे के बोलते ही अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। अगले ही पल उसकी साधना का स्तर वास्तव में चरम सीमा पर पहुंच गया। मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 8वें स्तर से उन्होंने 9वें स्तर तक तरक्की की। सभी लोग पल भर में अचंभित हो गए, सब अवाक खड़े रह गए।
शेन होंगे पूरी तरह से अचंभित रह गया। आखिर चल क्या रहा है? उसके शब्द ये मेन की मात्र चापलूसी थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि बोलते ही वह एक नए स्तर को पार कर जाएगा। न सिर्फ बाकी लोग और शेन होंगे हैरान रह गए, बल्कि ये मेन भी अचंभित रह गई। तभी ये मेन के दिमाग में एक सुहावनी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको 100 से अधिक बार बेशर्मी से चापलूसी मिली है। नई प्रतिभा सामने आई। इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गायब होते ही ये मेंग अचानक बहुत खुश हो गई। उसके पास पहले से ही 2 प्रतिभाएं थीं, लेकिन अब उसने अप्रत्याशित रूप से एक नई प्रतिभा को खोज निकाला है। पलक झपकते ही ये मेंग कृत्रिम पहाड़ को खाने के बारे में सब कुछ भूल गई और उसने जल्दी से अपने विचारों को सिस्टम स्पेस में भेज दिया। उस पात्र की जानकारी पल भर में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। किरदार ये मेंग मेजबान, लिंग पुरुष, आयु 6 वर्ष, क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की शोधन का प्रथम स्तर, प्रतिभाएं पेटू बच्चा सक्रिय, खर्चीला बच्चा सक्रिय, भाग्यशाली बच्चा सक्रिय। सक्रिय कौशल वैन गैलेंट अधिकतम स्तर, वैन वाटर ड्रैगन वेव अधिकतम स्तर, वैन मिरर इमेज अधिकतम स्तर, वैन लाइटनिंग स्ट्राइक अधिकतम स्तर, वैन समाधि ट्रू फायर अधिकतम स्तर, वैन रॉकेट लॉन्चर अधिकतम स्तर। सहायक कौशल नश्वर रूपांतरण अधिकतम स्तर, नश्वर सुलेख में निपुणता अधिकतम स्तर। निष्क्रिय कौशल अमर शरीर अधिकतम स्तर, विलो के समान प्रकाश अधिकतम स्तर, ड्रैगन हाथी शक्ति अधिकतम स्तर। सामग्री बच्चों की इलेक्ट्रिक कार अल्ट्रामैन टिगा मास्टर लुबान। सामान नकली थंडर हैमर, बच्चों का अरमानी सूट, संशोधित आईफोन एक्सएस, बलाला द फेरीज का रूप बदलने वाला जादू का डंडा। मार्शल आर्ट कौशल किसान के 3 मुकेट स्वर्गीय स्तर, परिचारक ग्रैनी रोन गंजा कमजोर। सभी प्रतिभाओं को नजरअंदाज करते हुए ये मेंग ने अपना पूरा ध्यान नई प्रतिभा लकी बेबी पर केंद्रित किया। अगले ही पल उनकी प्रतिभा का विस्तृत विवरण उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। लकी बेबी ईश्वरीय वरदान। ये वरदान द्विदिशात्मक है। जो कोई भी मेजबान की बेशर्मी से चापलूसी करता है, वह मेजबान और चापलूसी करने वाले दोनों को ईश्वरीय वरदान प्रदान करता है। ये वरदान 1 मिनट तक रहता है, जिसके दौरान एक के बाद एक हर तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। अध्याय 312 हम लगता है ये हस्की है। अपनी प्रतिभा के विस्तृत विवरण को पढ़ने के बाद ये मेंग को अचानक एहसास हुआ। शेन होंगे का अप्रत्याशित रूप से लेवल अप होना संभवतः किसी भाग्यशाली आभा के सक्रिय होने के कारण हुआ है। ये सोचते ही ये मेंग तुरंत उत्साहित हो गई। ये प्रतिभा तो कमाल की है। अगर लोग मेरी तारीफ करते रहें तो क्या मुझे हमेशा के लिए सौभाग्य नहीं मिल जाएगा? ये मेंग जैसे ही उत्साहित हो रही थी, सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। मेजबान के पास लौटें। सौभाग्यशाली आभा को सक्रिय करने के लिए चापलूसी के बेशर्म स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। बेशर्म चापलूसी शब्द को एक बार फिर सुनते ही ये मेंग ने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या ओल्ड शेन का बयान बेशर्मी भरा है? मुझे तो वह बहुत ईमानदार लगता है। खुद से कुछ बुदबुदाने के बाद ये मेंग को अचानक याद आया कि शेन होंगे को तो भाग्यशाली आभा का लाभ मिला था, लेकिन उसे नहीं। जैसे ही मैं सिस्टम पर सवाल उठाने वाला था, इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर से सुनाई दी। डिंग, मेजबान को एक लकी ड्रॉ मिल गया है। तो ये यही है। ये मेंग ने अपना सिर खुजाया और फिर चुपचाप कहा, लॉटरी निकालो। न तो अपेक्षित चरखा दिखाई दिया और न ही उपहारों का कोई पैकेट। इसके बजाय अचानक ये मेंग के मन में एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा प्रकट हुआ। टकराना। सुनहरा अंडा अचानक अपने आप फट गया। एक प्यारा सा पालतू जानवर पलक झपकते ही गुजर गया और फिर चुपचाप सिस्टम वेयरहाउस में लेट गया। ये तो हस्की जैसा दिखता है। ये मेंग ने हैरानी भरे भाव से सिस्टम वेयरहाउस की ओर देखा और वाकई वेयरहाउस के एक स्लॉट में एक हस्की का आइकन जगमगा उठा। ये देखकर कि यह वास्तव में एक हस्की कुत्ता था, ये मेंग ने तुरंत रुचि खो दी, मुंह बनाया और सिस्टम स्पेस से अपने विचार हटा लिए। घटनास्थल पर मौजूद लोग अभी भी सदमे में थे। काफी देर के विराम के बाद शेन होंगे अचानक जोर जोर से हंसने लगा। हा, देखो तो सही, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस सच है। आवाज गूंजी और सब लोग चुप हो गए। इस समय तक उनके मन में कुछ संदेह पैदा होने लगे थे। क्या ये नन्हा परी बच्चा सचमुच इतना चमत्कारी हो सकता है? लेकिन जब हमने उसे खाते हुए सुना तो हमें कुछ समझ क्यों नहीं आया? फिर भी ये बूढ़ा शेन होंगे एक उच्चतर स्तर तक कैसे पहुंच गया? हर कोई हैरान था। अगर आपको इस पर यकीन नहीं था तो यह वाकई बहुत अजीब था, लेकिन अगर आपको यकीन था तो ये सरासर बेतुका था। सभी के भावों को अनदेखा करते हुए शेन होंगे ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, जब से मैं तुमसे मिला हूं, मैं शेन होंगे लगातार प्रगति कर रहा हूं। 1 महीने से भी कम समय में मैंने मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 3रे स्तर से 9वें स्तर तक छलांग लगा दी है। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है। आवाज के शांत होते ही ये मेंग को फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। डिंग, मेजबान को बेशर्म चापलूसी मिली है, लेकिन सौभाग्य का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये सुनकर ये मेंग ने तुरंत पाह की आवाज निकाली। बूढ़े शेन ने साफ तौर पर सच कहा था, लेकिन आप उन्हें बेशर्म चापलूस कहने पर तुले हुए हैं। आपकी यह व्यवस्था वाकई अजीब है। शेन होंगे की चापलूसी के बीच ये मेंग ने खुशी खुशी कृत्रिम पहाड़ के सभी टुकड़ों को खा लिया। बाकी लोगों की बात करें तो उन्हें पहले ही रोंगटे खड़े हो गए थे और जो कुछ उन्होंने सुना था उससे उन्हें बेहद घृणा महसूस हुई थी। लू डे जैसे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग अनजाने में शेन होंगे से एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे। वे ऐसे निर्लज बदमाशों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहते। गंजे कमजोर आदमी, मेरे लिए ये सारे बांस काट डालो। ये मेंग रिक्लाइनर पर लेटी हुई थी। उसने अपना छोटा हाथ थोड़ी दूर आगे लगे बांस के झुंड की ओर इशारा किया और बचकानी आवाज में बोली। ये सुनकर बाल्ड वीक ने तुरंत झुककर अभिवादन किया, फिर अपनी चेनसो उठाए और चला गया। भिनभिनाने की आवाज फिर से शुरू हो गई। हालांकि ये दूसरी बार था जब सभी ने गंजे आदमी की कमजोर चेनसो की भयावह शक्ति को देखा था, फिर भी वे काफी हैरान थे। डू परिवार के निवास पर इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने और डू बोआन और पहले के अन्य लोगों के बारे में कोई खबर न मिलने के कारण पिछवाड़े में इंतजार कर रहे डू परिवार के सदस्य अपनी चिंता को और दबा नहीं सके और डू निवास के सामने वाले आंगन की ओर चल पड़े। अध्याय 313 दया की भीख मांगना। जब पूरा डू परिवार घर के सामने वाले आंगन में पहुंचा तो पूरा आंगन लगभग पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। वे खूबसूरत मंडप, अनोखे चट्टानी बगीचे, देहाती गज़ेबो और अलंकृत हॉल सब गायब हो गए हैं। केवल एक खाली जगह बची है। इससे भी बुरी बात यह है कि डू परिवार के पूर्वजों द्वारा खोदी गई कृत्रिम झील में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। आसपास के फूल, पेड़ और झील में पाली जाने वाली मछलियां भी अचानक गायब हो गईं। डू परिवार में सभी लोग स्तब्ध रह गए। काफी देर बाद वे सब गुस्से से भर गए और उनका खून खौल उठा।
तुम दुष्ट हो। मेरे डू परिवार ने तुम लोगों का भला कब बिगाड़ा है? आज तो तुमने एक बाहरी व्यक्ति सु शियातियान के साथ मिलकर मेरे डू परिवार को इस हद तक तबाह कर दिया। अगर हमने इसका बदला नहीं लिया तो भविष्य में मेरा डू परिवार नानजियांग प्रांत में कैसे टिक पाएगा? जैसा कि उम्मीद थी, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर निर्भर रहना बेहतर है। उस समय सभी ने सु शियातियान के खिलाफ एकजुट होने की कसम खाई थी, लेकिन सु शियातियान ने आपको ऐसा क्या लाभ दिया है जिसके कारण आप सभी उसके खिलाफ हो गए हैं? बदमाशों का झुंड, तुम्हारे बिना भी मेरा डू परिवार सु शियातियान का सामना कर सकता है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि सु शियातियान मेरे पूरे डू परिवार को खत्म कर सकता है। हाँ, जब तक डू परिवार में जान बाकी है, डू परिवार कभी हार नहीं मानेगा। बस अपने बदले का इंतजार करो। डू परिवार के सदस्य बेहद गुस्से में थे। आपको यह जानना चाहिए कि यह प्राचीन डू परिवार की हवेली हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही है। नानजियांग में डू परिवार की पहली पीढ़ी द्वारा यहाँ एक छोटा सा घर खरीदने के बाद वे धीरे धीरे नानजियांग प्रांत में बस गए। उसके बाद डू परिवार की संख्या बढ़ती गई और वह मजबूत होता गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से बाहर की ओर फैलता गया। 10,000 वर्षों के बाद डू परिवार एक छोटे से घर वाले परिवार से बढ़कर एक शक्तिशाली कबीले में तब्दील हो गया है। ये पुराना घर अकेले ही कई वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे नानजियांग का सबसे बेहतरीन बगीचा माना जाता है। लेकिन अब डू परिवार के लंबे इतिहास वाले पुराने घर का एक छोटा सा हिस्सा नष्ट हो चुका है। डू परिवार इस तथ्य को कैसे स्वीकार करेगा? दुर्भाग्यवश डू परिवार के अधिकांश विशेषज्ञों को डू बोआन ने पहले ही बुला लिया था। हालांकि उनके सामने मौजूद डू परिवार के सदस्य शारीरिक रूप से कमजोर नहीं थे, लेकिन वे ये मिंग की टीम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। डू परिवार के सदस्य इस बात से अवगत थे, इसलिए वे अपना गुस्सा जाहिर करते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। डू परिवार के सदस्यों के आक्रोश भरे भावों को देखकर सु शियाओटियन को दया का अनुभव हुआ। वैसे देखा जाए तो ये बहुत दुख की बात है कि ये मिंग ने इतना खूबसूरत बगीचा खा लिया। इसलिए सु शियाओटियन ने एक पल सोचा, ये मिंग के पास गई और फुसफुसा कर बोली, गुरुजी, आपका क्या विचार है? क्यों न हम डू बोमिंग को गिरफ्तार कर लें और डू परिवार के पुराने घर को छोड़ दें? आखिर यह एक प्राचीन इमारत है। ये सुनकर ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हो। चूंकि तुमने मेरे लिए विनती की है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बात मान लूंगा। हालांकि मैं डू परिवार का पुराना घर नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं डू परिवार द्वारा एकत्रित सभी मार्शल आर्ट तकनीकें और खजाने खा जाऊंगा। सु शियाओटियन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने बार बार सिर हिलाया। वह प्राचीन इमारतों के विनाश से दुखी था और उनके लिए खेद महसूस कर रहा था, लेकिन उसे डू परिवार द्वारा एकत्रित मार्शल आर्ट तकनीकों और कौशल की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, हम अपने गुरु की इच्छा के अनुसार सब कुछ करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद सु शियाओटियन ने अपना हाथ हिलाया और जागीरदार की निजी सेना, जो पीछे पीछे चल रही थी लेकिन निष्क्रिय पड़ी थी, तुरंत आगे बढ़ी और डू परिवार के पिछवाड़े की ओर दौड़ पड़ी। डू परिवार के सदस्यों ने उन्हें नहीं रोका, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। एक सज्जन व्यक्ति 10 साल बाद भी अपना बदला ले लेता है। इस बार दोनों पक्षों की शक्ति में बहुत अधिक अंतर था और डू परिवार को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अगली बार नहीं हारेंगे। अध्याय 314 सैकड़ों मील दूर फेंक दिया गया। कुछ ही देर बाद डू परिवार के मुखिया डू बोमिंग को बाहर लाया गया, जो पीले, सुस्त और बेहद कमजोर दिख रहे थे। इससे पहले डू बोमिंग इतना क्रोधित हो गया था कि उसने खून की उल्टी की और कोमा में चला गया। बचाए जाने के बाद हालांकि उसे होश आ गया, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। भले ही वह अस्थि निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिससे वह 1-2 दिन में उबर सके। इसलिए सु परिवार की निजी सेना ने आसानी से डू परिवार के मुखिया को पकड़ लिया। जब डू परिवार ने अपने मुखिया को ले जाते हुए देखा तो उन्होंने न तो कोई हंगामा किया और न ही कोई उत्साह दिखाया। वे सभी बस किनारे से ठंडे भाव से देखते रहे। अभी कुलपति और उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी और इस बात पर सहमति जताई थी कि इस बार सु शियाओटियन उसे अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद डू परिवार स्वाभाविक रूप से अपने लिए खड़े होने के लिए शक्तिशाली समर्थकों की तलाश करेगा। दोनों पक्षों के बीच ये तो बस पहली मुलाकात है। एक छोटी मोटी हार कोई बड़ी बात नहीं है। असली विजेता तो वही होगा जो अंत में जीत हासिल करेगा। डू बोमिंग ने अपना सिर घुमाया और डू परिवार के सदस्यों पर एक नजर डाली, फिर उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया। तुरंत ही उसने सु परिवार के निजी सैनिकों को उसे ले जाने की अनुमति दे दी। परिवार के मुखिया को ले जाते देख डू परिवार के एक अन्य अत्यंत सम्मानित बुजुर्ग डू बोयांग आगे आए। तुम परिवार के मुखिया को पहले ही ले जा चुके हो, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अगर नहीं गए तो सावधान रहो, मेरा डू परिवार तुम पर अतिक्रमण करने और मेरे खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा करेगा। ये सुनकर सु शियातियान और बाकी सब लोग अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि डू बोमिंग को इतनी आसानी से बिना किसी नामात्र के प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुजी, क्या हम किसी और समय आकर मार्शल आर्ट की तकनीकों और उन खजानों का आनंद ले सकते हैं? सु शियाओटियन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली। अब सु शियातियान मुश्किल स्थिति में है। जैसा कि डू बोयांग ने कहा था, अगर वे नहीं जाते हैं तो डू परिवार उन पर अतिक्रमण का मुकदमा कर सकता है। उस समय वे लोग जिनके पास मूल रूप से अपने कार्यों के लिए एक वैध कारण था, डू परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे के अपराध में पूरी तरह से दोषी साबित हो जाएंगे। सु शियाओटियन इस बात से पूरी तरह वाकिफ थी और स्वाभाविक रूप से उसे दोबारा सोचने लगी। ये सुनकर ये मिंग ने आपत्ति जताई। वह पलक झपकते ही रिक्लाइनर से कूद पड़ा। तुरंत ही उसने अपना शरीर मोड़ा और डू बोयांग की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर डू बोयांग चौंक गया। बच्चे की रफ्तार उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर हम अस्थि निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात करें तो ये मिंग को फिलहाल उनसे निपटने के लिए दादी रोंड और गंजेरुओं की मदद की जरूरत है, लेकिन अस्थि निर्माण क्षेत्र से नीचे के मांसपेशी कंडरा परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। डू बोयांग का साधना स्तर केवल यिजिन क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, जो दुवांगू क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर है, इसलिए वह ये मिंग का मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। हवा में उड़ते हुए ये मिंग ने एक ही छलांग में डू बोयांग को ऊपर उठा लिया। तुरंत ही उसने डू बोयांग को ऊपर उठाया, एक बार घुमाया और फिर उसे धड़ाम से बाहर फेंक दिया। ये मिंग के पास ड्रैगन एलिफेंट पावर नामक निष्क्रिय कौशल है और उसकी ताकत ड्रैगन और हाथी के स्तर तक पहुंच गई है। अपनी पूरी शक्ति के साथ डू बोयांग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसका शरीर हवा में और ऊपर और दूर उड़ता चला गया।
आधे दिन बाद डू बोयांग बुरी तरह गिर पड़ा, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। डू बोयांग को होश में आने और आसपास देखने में काफी समय लग गया। इसे देखकर वह दंग रह गया। ये मिंग नाम के उस बच्चे ने तो उसे एक ही झटके में नानजियांग प्रांत से बाहर निकाल दिया। वह इस समय जियांगचेन में है, जो नानजियांग प्रांत की सीमा से सटा हुआ है और नानजियांग प्रांत से लगभग कई सौ मील दूर है। ये बच्चा तो बहुत डरावना है। इसने मुझे बड़ी आसानी से सैकड़ों मील दूर फेंक दिया। जैसे जैसे डू बोयांग इसके बारे में सोचता गया, उसका आश्चर्य बढ़ता गया। अंत में वह ठंडे पसीने से भीग गया और कांपने लगा। अध्याय 315, इसे गिरा दो, सब कुछ गिरा दो। डू बोयांग के अलावा डू परिवार के अन्य सदस्यों का भी यही हाल हुआ और ये मिंग ने उन सभी को घर से निकाल दिया। खासकर जब ये मिंग ने उन्हें फेंका तो ये बेहद लापरवाही भरा था। इस बार तो डू परिवार के सभी सदस्य इधर उधर बिखर गए। जो लोग भाग्यशाली थे वे अभी भी नानजियांग प्रांत की सीमा के भीतर थे, जबकि जो लोग दुर्भाग्यशाली थे उन्हें ये मिंग द्वारा नानजियांग प्रांत के आसपास की खाइयों में फेंक दिया गया था। और सबसे बदकिस्मत व्यक्ति महज संयोग से एक शौचालय में गिर गया। सू शियातियान और अन्य लोगों के डू परिवार को पूरी तरह से छोड़ने से पहले ही ये मिंग ने पूरे डू परिवार को ही त्याग दिया था। फिर सू शियाओटिन और बाकी सब अनजाने में ही वापस चलने लगे। डू का निवास स्थान अब खाली है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे चले जाए या नहीं। ये मिंग ने डू परिवार के नौकरों पर हमला नहीं किया। उसने डू परिवार के एक पुरुष नौकर को पकड़ा, उससे पूछा कि डू परिवार का खजाना मंडप और पुस्तकालय कहाँ स्थित है, और फिर उत्तेजित होकर भाग गया। सू शियाओटिन और बाकी लोग ये मिंग की गति का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए और केवल असहाय होकर उसे तेजी से दूर जाते हुए देखते रहे, एक दूसरे को अवाक निगाहों से देखते रहे। डू परिवार के पुस्तकालय में पहुंचते ही ये मिंग ने अपनी तेज गति जारी रखी और पुस्तकालय का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर घुस गई। ये मिंग को यही शैली पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे वह उन उस्तादों को मानव हथौड़े की तरह इस्तेमाल करना पसंद करता है, सरल, क्रूर और अत्याचारी। ये मिंग को किसने कहा था कि उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति जन्मजात है। वाह, कितनी सारी किताबें। नानजियांग के डू परिवार द्वारा संजोई गई विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकें और कौशल अनचैन शाखा की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कई हजार वर्ग मीटर में फैला ये पुस्तकालय अपनी अलमारियों की पंक्तियों में लगभग पूरी तरह से किताबों से भरा हुआ है। इसके अलावा पूरी लाइब्रेरी में 1 से अधिक मंजिलें हैं, कुल मिलाकर 6 मंजिलें हैं। अपनी कलाई की एक झटके से ये मिंग ने थंडर हैमर प्रकट कर दिया। उसने किताबों को एक एक करके अलग करने की जहमत भी नहीं उठाई, उसने बस अपना भारी हथौड़ा घुमाया और उसे किताबों की अलमारी पर पटक दिया। गड़गड़ाहट, बिजली कड़की और गरज उठी और किताबों की अलमारी, साथ ही उस पर प्रदर्शित मार्शल आर्ट की नियमावली और तकनीकें, सब कुछ धूल में बदल गया। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक 300 मार्शल आर्ट मैनुअल को विघटित कर 500 मार्शल आर्ट के टुकड़े प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक एक लकड़ी की बुकशेल्फ को तोड़ दिया है, जिससे 5 लकड़ी के फर्नीचर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। सिस्टम की आवाज कान में सुनकर ये मिंग ने एक बार फिर थंडर हैमर घुमाया और अगली किताबों की अलमारी को गिरा दिया। गड़गड़ाहट, ये मिंग ने एक के बाद एक किताबों की अलमारियों को तोड़कर धूल में मिला दिया, जिससे लगातार बिजली कड़कती रही। पहली मंजिल खाली करने के बाद उसने दूसरी मंजिल खाली करना शुरू कर दिया। जब सू शियाओटिन और अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो ये मिंग पहले से ही छठी मंजिल पर किताबों की अलमारी पर खुशी से थपथपा रही थी। सू शियाओटिन और अन्य लोग पुस्तकालय में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वह पूरी तरह से खाली था। जमीन पर पाउडर की एक मोटी परत के अलावा कुछ भी नहीं था। शेन होंगे, वे जियांगरोग और अन्य लोग निश्चित रूप से जानते थे कि वह पाउडर क्या था, लेकिन नानजियांग प्रांत के परिवारों के मुखिया पूरी तरह से हैरान थे। डू परिवार का इतिहास 10,000 साल पुराना है और कहा जाता है कि उन्होंने जुबान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें और साधना विधियां एकत्रित की हैं। अब मुझे उनमें से एक भी क्यों नहीं दिख रही। देखो, जमीन पर धूल की मोटी परत जमी है। लगता है डू परिवार ने इस पुस्तकालय की सफाई बहुत समय से नहीं की है। शायद उन्होंने इसे कहीं और हटा दिया हो। ये कैसे संभव है? ऐसी अफवाह है कि नानजियांग प्रांत के सभी परिवारों में से डू परिवार ने सबसे शक्तिशाली साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल का संग्रह किया है। कम से कम लाखों ग्रंथ तो होंगे ही। वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे हटा सकते हैं? तो फिर समझाओ कि यहाँ धूल के अलावा और कुछ क्यों नहीं है। शायद यह ऊपर की मंजिल पर है। हाँ, यह ऊपर की मंजिल पर ही होना चाहिए। इतनी कीमती मार्शल आर्ट तकनीकें भूतल पर क्यों रखी जाएंगी? परिवार के मुखियाओं के बीच चल रही चर्चाओं के बीच वे सभी दूसरी मंजिल की ओर चल पड़े। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली 316/3886 8.13%। 316 इस बच्चे के लिए लंबे समय तक संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 316 मुझे पर्याप्त संश्लेषण किए हुए काफी समय हो गया है। ये जगह भी पूरी तरह से खाली क्यों है? मैंने तुमसे कहा था वे लोग कहीं और चले गए होंगे, नहीं तो जमीन पर इतनी धूल कैसे हो सकती थी और उसे साफ करने कोई क्यों नहीं आया? चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नानजियांग प्रांत में कौन सा परिवार यूं ही अपनी लाइब्रेरी को इधर उधर ले जाएगा? तो आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? जल्दी क्या है? चलो तीसरी मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तीसरी मंजिल अभी भी खाली है। शोरगुल भरे झगड़े के बीच समूह तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। दुर्भाग्यवश जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य बिल्कुल पहली और दूसरी मंजिल जैसा ही था। वहां सिर्फ पाउडर की एक मोटी परत थी। इससे नानजियांग प्रांत के परिवारों के मुखियाओं का संदेह और भी बढ़ गया। सच कहूं तो ये जगह हमेशा से ही डू परिवार के लिए मार्शल आर्ट की सभी तकनीकों और कौशलों को सहेजने का स्थान रही है। यहाँ आमतौर पर कड़ी सुरक्षा रहती है और बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वे आज अंदर इसलिए घुस पाए क्योंकि ये मिंग ने डू परिवार के सभी सदस्यों से छुटकारा पाने और उन्हें गायब करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन अब प्रसिद्ध डू परिवार के पुस्तकालय से न केवल मार्शल आर्ट की एक भी पुस्तिका नहीं मिली है, बल्कि किताबों की अलमारियां भी बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। भला ये बात सबको आश्चर्यचकित क्यों न करे? जब सभी लोग चौथी मंजिल पर पहुंच गए तो उन्हें हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ये बिजली क्यों कड़क रही है? ऐसा लगता है जैसे यह ऊपर से आ रही है। बकवास, बिजली आसमान से गिरती है तो जाहिर है कि वह ऊपर से ही आती है। भला वह जमीन के नीचे से कैसे आ सकती है? गुओ मिंग, क्या तुम आज मुझसे बहस करने पर तुले हो? जैसे ही समूह चौथी मंजिल पार करके पांचवी मंजिल पर पहुंचा, गरज की आवाज एकदम स्पष्ट हो गई। इस बार तो सबको पता चल गया कि गड़गड़ाहट छठी मंजिल से आ रही थी।
चलो जाकर देखते हैं। मुझे लगता है कि यह छोटी परी ही होगी जो बिजली को बुला रही है। किसी के आश्चर्य से चिल्लाने के बाद बाकी लोग छठी मंजिल पर जाने के लिए बेताब हो गए। जब तक सभी लोग छठी मंजिल पर चढ़ चुके थे तब तक ये मिंग आराम से अपने हाथ में थंडर हैमर लेकर नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। रास्ता दो, मुझे नीचे जाना है। भीड़ को उमड़ते और सीढ़ियों को अवरुद्ध करते देख ये मिंग के चेहरे पर तुरंत नाराजगी के भाव दिखाई दिए। ये सुनकर किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया। ये मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और पलक झपकते ही नीचे की ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर शेन होंगे, सु शियाओटिन, वे शियांगरोग और चारों स्वर्गीय राजा बिना पीछे मुड़े तुरंत उनके पीछे चल दिए। ये मिंग को खुश करने का पहले से ही फैसला कर चुके लुडे ने ये देखकर बिना किसी झिझक के उनका अनुसरण किया। हालांकि परिवार के अन्य मुखिया हिचकिचा रहे थे। कई अधीर परिवार प्रमुखों ने छठी मंजिल की ओर झांका और तुरंत निराशा में सिर हिलाकर आह भरी। चलो चलें, छठी मंजिल भी खाली है, देखने लायक कुछ नहीं है। जैसे ही वे बोल रहे थे परिवार के मुखिया भी पलक झपकते ही नीचे दौड़ पड़े। ये देखकर बाकी लोग मुड़कर नीचे की ओर चले गए। हालांकि कुछ परिवार प्रमुख अभी भी कुछ संशय के साथ छठी मंजिल तक चढ़ गए। ये मिंग पुस्तकालय से निकलकर सीधे खजाने के मंडप की ओर चल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों को पता चले कि उसने डू परिवार के पुस्तकालय और खजाने की तिजोरी को नष्ट कर दिया है। खजाने के मंडप में प्रवेश करने के बाद ये मिंग ने थंडर हैमर को चलाया और लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये खजाने दुर्लभ है या नहीं। जो भी उसकी नजर में आता वो गर्जन देवता के हथौड़े से चूर चूर हो जाता। जब भी कोई खजाना टूटता है तो सिस्टम की इन्वेंट्री में अनगिनत अजीब और अद्भुत टुकड़े दिखाई देते हैं। ये मिंग द्वारा डू परिवार द्वारा पिछले 10,000 वर्षों में एकत्रित किए गए सभी खजानों को नष्ट करने के बाद उसके सिस्टम वेयरहाउस में सभी प्रकार के दसियों हजार टुकड़े मौजूद थे। हे मेरे लिए तो ये काफी लंबे समय तक सोचने समझने के लिए काफी है। अध्याय 317 ने एक बार फिर सौभाग्य की आभा को सक्रिय कर दिया। हजारों की संख्या में मार्शल आर्ट के टुकड़े और हजारों की संख्या में खजाने के टुकड़े वास्तव में ये मिंग को कई विचित्र और अद्भुत चीजें बनाने की अनुमति दे सकते थे। ये मिंग जब सिस्टम वेयरहाउस में टुकड़ों का खुशी खुशी निरीक्षण कर रही थी तभी शेन होंगे और अन्य लोग वहां पहुंच गए। ये मिंग के खिलखिलाते चेहरे को देखकर शेन होंगे को अचानक कुछ एहसास हुआ। शानदार, बिल्कुल शानदार। छोटे भाई, तुमने नानजियांग प्रांत के सभी परिवार प्रमुखों को पूरी तरह से मात दे दी है। तुम सचमुच धरती पर अवतरित एक दिव्य प्राणी हो, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। शेन होंगे ने अंगूठा ऊपर करके विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। ये कहना ही पड़ेगा कि शेन होंगे अब पुराने जमाने के चापलूस में बदल चुका है और जब भी उसे मौका मिलता है वह बेशर्मी से ये मिंग की चापलूसी करता है। हालांकि शेन होंगे की चापलूसी करने की कला अभी उतनी निपुण नहीं लगती। आज उसने जितनी भी चापलूसी की वह सब बेशर्मी से की गई प्रशंसा का एक उदाहरण मात्र थी। लेकिन ये मिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शेन होंगे को मुस्कुराते हुए देखा। ओल्ड शेन, शांत रहो। मैं एक शांत और विनम्र अच्छा लड़का हूँ। ये सुनकर शेन होंगे ने तुरंत ही मानो कुछ समझ आने का नाटक किया। मैं समझ गया। बेशक छोटा भाई शांत और विनम्र है, अच्छे व्यवहार वाला और चुपचाप रहने वाला बच्चा है। वह एक आदर्श बच्चा है। हम में से कौन यह नहीं जानता। शायद आखिरकार हालात बदल जाएंगे। शेन होंगे के ऐसा कहते ही ये मिंग को अचानक सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। डिंग। मेजबान को बेशर्मी से की गई चापलूसी मिली है और उसने सफलतापूर्वक लकी हीलो को सक्रिय कर दिया है जो 1 मिनट तक रहता है। सिस्टम की आवाज अभी गायब ही हुई थी कि अचानक शेन होंगे के शरीर के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई। उस अपार शक्ति के प्रवाह के बाद शेन होंगे की साधना का स्तर एक और स्तर ऊपर चला गया। वह मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 9वें स्तर से सीधे ची इंडक्शन दायरे के पहले स्तर पर पहुंच गया। उच्चतर स्तर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है जब तक कि यह स्वाभाविक रूप से न हो जाए। हालांकि शेन होंगे ने एक ही दिन में 2 स्तरों को पार कर लिया और अभी तो उसने एक प्रमुख क्षेत्र को भी पार कर लिया है। सु शियाओटियन शेन होंगे को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, इतना भयभीत था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। वे शियांगरोग, लुडे और चारों वज्र एक ही स्थिति में थे। वे शेन होंगे को खाली निगाहों से घूर रहे थे, मानो उसे पूरी तरह से परखने की कोशिश कर रहे हो। विशेष रूप से वे जियांगरोग को बेहद ईर्ष्या और जलन महसूस हुई। आपको पता है, शेन होंगे कभी उसका दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब ये मिंग की वजह से दोनों दोस्त बन गए हैं। लेकिन वे अब भी कभी-कभी खुलेआम और गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज से पहले अगर वे शियांगरोग शेन होंगे के साथ किसी बहस में नहीं जीत पाता था तो वे शियांगरोग द्वारा उसकी साधना के स्तर का जिक्र करते ही शेन होंगे तुरंत पीछे हट जाता था। आखिरकार शेन होंगे और वे जियांगरोग के बीच एक पूर्ण भूभाग का अंतर है। लेकिन अब उस बूढ़े बदमाश शेन होंगे ने वास्तव में उसे पीछे छोड़ दिया है और उससे पहले ची रिफाइनिंग दायरे में प्रवेश कर लिया है, जिससे स्वाभाविक रूप से वे जियांगरोग बेहद ईर्ष्यालु हो गया है। जैसे ही शेन होंगे ने अपने शरीर के भीतर उस भयानक शक्ति को महसूस किया जो मेरिडियन ओपनिंग दायरे से कहीं अधिक थी, वह अत्यधिक उत्साह से भर गया। ची शोधन का क्षेत्र। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में शेन होंगे ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूरे अनचैंग में केवल डू परिवार के मुखिया डू लियांग ही मुश्किल से ची शोधन क्षेत्र तक पहुंच पाए थे। शुरुआती उत्साह शांत होने के बाद शेन होंगे बोलने ही वाला था कि उसने ये मिंग के चेहरे पर एक हल्की अस्पष्ट मुस्कान देखी और वह तुरंत समझ गया। ऐसा लगता है कि मेरी सफलता इस युवक के प्रयासों से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन उसने ये कैसे किया? शेन होंगे ने इस बारे में बार बार सोचा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। उसे बस इतना सा आभास हुआ कि शायद इसका संबंध ये मिंग की चापलूसी से हो। अध्याय 318 पवन और अग्नि चक्र। भाग्य के साए में मुझे संयोगवश 2 बार अपने दायरे से बाहर निकलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि ये मिंग को जो मिला वह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपको एक यादृच्छिक पुरस्कार मिला है, नकली पवन और अग्नि पहिए। विंड एंड फायर व्हील्स की नकल, पौराणिक दुनिया से आया एक उत्पाद, प्रसिद्ध जादुई हथियार विंड एंड फायर व्हील्स की प्रतिकृति। इन 2 पहियों पर सवार होकर पल भर में हजारों मील की उड़ान भरें। परिचय सरल होने के बावजूद ये मिंग इसे देखकर बेहद खुश हो गई। वाह, इस जादुई खजाने के साथ परी की संतान की मेरी उपाधि और भी अधिक उपयुक्त होती जा रही है। ये मिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि तभी नानजियांग प्रांत के विभिन्न परिवारों के मुखिया भी आ गए। खजाने के मंडप में पहुंचते ही उन्होंने तुरंत चारों ओर देखा और हर चीज की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
दुर्भाग्यवश उनके सामने का दृश्य पुस्तकालय जैसा ही था, फर्श पर धूल की मोटी परत के अलावा कुछ नहीं। ये मिंग ने ताली बजाई और सू शियाओटिन और बाकी लोगों की तरफ देखा। बड़े शिष्य, ये छोटा बच्चा वापस जा रहा है। ये शब्द बोलते ही सू शियाओटिन ने बार बार सिर हिलाया। यहाँ काफी समय से फंसे रहने के कारण सू शियाओटिन स्वाभाविक रूप से डू बोमिंग के मामले को निपटाने के लिए तुरंत वापस लौटने को उत्सुक थी। ये मिंग की बातें सुनकर उसने स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। उस समय सू शियाओटिन ने विभिन्न परिवारों के मुखियाओं की अनदेखी की और ये मिंग, शेन होंगे और अन्य लोगों को बाहर ले गई। डू परिवार के निवास से निकलने के बाद वे सीधे सू के निवास की ओर चल पड़े। ये मिंग और बाकी लोगों को जाते देख ज्यादातर लोग उनके पीछे पीछे चले गए। हालांकि कुछ स्वार्थी मुखिया वहीं रुक गए और हर जगह तलाशी शुरू कर दी। अब जबकि डू परिवार के सभी सदस्य जा चुके हैं, तो वे इस अवसर का लाभ उठाकर डू परिवार से कुछ क्यों नहीं चुराएंगे। सू के निवास पर लौटने के बाद ये मिंग, शेन होंगे और वे शियांगरोग ने सू शियाओटिन के साथ कुछ संक्षिप्त शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और सू शियाओटिन की अनिच्छुक निगाहों के बीच उन्हें विदाई दी। इस बार शेन होंगे केवल स्थिति का जायजा लेने के लिए नानजियांग प्रांत आए थे और स्वाभाविक रूप से उनका लंबे समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा ये मिंग के संपर्कों की बदौलत शेन परिवार ने अब सू शियाओटिन के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, जिससे भविष्य में उनके लिए नानजियांग प्रांत में खुद को स्थापित करना आसान हो जाएगा। तो कुछ काम निपटाने के बाद उन्हें पेनचेंग लौटना था। अरे बाप रे, कितना अफसोस की बात है। मैं तो कल शांग परिवार के घर पर एक शानदार दावत करने की योजना बना रहा था। वापस लौटते समय ये मिंग अचानक निराशा में खुद से बड़बड़ाने लगी। ये सुनकर शेन होंगे ने तुरंत अपनी सलाह दी। छोटे भाई, चिंता मत करो, कुछ दिनों में मेरा शेन परिवार नानजियांग प्रांत में स्थानांतरित हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो तुम शांग परिवार के यहाँ एक भव्य भोज के लिए आ सकते हो। यही एकमात्र तरीका है। ये मिंग ने मुंह बनाकर कुछ अफसोस के साथ कहा। नानजियांग प्रांत का शांग परिवार। शांग युवानलियांग ने भी सू शियातियांग की निजी सेना द्वारा डू परिवार को घेर लिए जाने के बारे में सुना था। उस समय कई परिवार प्रमुखों ने उनसे आगे आकर न्याय का समर्थन करने का आग्रह किया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को नहीं पता था कि यह शांग युवानलियांग ही था जिसने खुलासा किया था कि डू परिवार ने डोनलू को ये मिंग और अन्य लोगों के खिलाफ साजिश रचने के लिए रिश्वत दी थी। इसलिए ऐसे समय में शांग युवानलियांग भला अपना चेहरा कैसे प्रकट कर सकता है। वह घर के अंदर ही रहा, किसी भी आगंतुक से मिलने से इनकार कर दिया और चुपके से शांग परिवार के घर से घटनाओं के विकास का अवलोकन करता रहा। हालांकि शुरुआत में चीजें बिल्कुल वैसी ही घटी जैसा शांग युवानलियांग ने अनुमान लगाया था। नानजियांग प्रांत के परिवारों के मुखिया शक्तिशाली ढंग से सू शियातियान का सामना करने के लिए सामने आए, जिससे सू शियातियान लगभग अपमानित होने की कगार पर आ गया। लेकिन ये मिंग के हस्तक्षेप के बाद चीजें धीरे धीरे शांग युवानलियांग की उम्मीदों से परे हो गईं। जब शांग युवानलियांग ने सुना कि ये मिंग ने डू परिवार के आधे सदस्यों को खा लिया है, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे ये मिंग से किया हुआ वादा याद था। कल ये मिंग शांग परिवार के यहाँ एक बड़े भोज के लिए आएगी। ये सोचकर शांग युवानलियांग को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके पास आंसू नहीं बचे थे। किसने सोचा होगा कि ये मिंग के बड़े भोजन का मतलब ये होगा। इस रफ्तार से तो क्या वह पूरे शांग परिवार को ही नहीं खा जाएगा। अध्याय 319 ये मिंग, वह जल्द आ रहा है। कोई इधर आओ, कोई अभी इसी वक्त इधर आओ। जब शांग युवानलियांग को अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो वह तुरंत जोर से चिल्ला उठा। आवाज बंद होते ही शांग युवानलियांग के निजी अंगरक्षक तुरंत अंदर घुस आए। गुरुजी, क्या हुआ? शांग युवानलियांग के घबराए हुए चेहरे को देखकर वे अंगरक्षक बेहद आश्चर्यचकित रह गए। आपको ये पता होना चाहिए कि शांग युवानलियांग डू बोमिंग की तरह अपनी धूर्त और कपटी प्रकृति के लिए जाना जाता है। जल्दी करो, सभी नौकरों को कहो कि वे परिवार के सामान में सभी कीमती चीजें छिपा दें। याद रखना, तुम्हें जल्दी करनी होगी। कल सूर्योदय से पहले तुम्हें यहाँ से सब कुछ निकालना होगा। ये सुनकर अंगरक्षक तुरंत अवाक रह गए। वे शांग युवानलियांग को खाली निगाहों से घूर रहे थे, ये सोचकर कि कुलपति क्या करने वाले हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और जाओ। अपने निजी अंगरक्षक के चेहरे पर स्तब्धता का भाव देखकर शांग युवानलियांग ने उसे घूरकर देखा और गहरी आवाज में चिल्लाया। गार्ड तुरंत चौंक गए और भाग गए। जैसे ही शांग युवानलियांग का आदेश प्रसारित हुआ, पूरा शांग परिवार हरकत में आ गया। पीढ़ियों से शांग परिवार द्वारा एकत्रित अनगिनत दुर्लभ खजाने और विभिन्न पुस्तकें नानजियांग के बाहरी इलाके में स्थित शांग परिवार के विला में स्थानांतरित कर दी गईं। इन अनमोल वस्तुओं के अलावा शांग युवानलियांग ने शांग परिवार से फर्नीचर और अन्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं भी ले ली। ये देखकर कि विशाल शांग परिवार का घर लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था, शांग युवानलियांग ने संतुष्टि का भाव दिखाया। हा, ये मिंग, देखते हैं कल जब तुम मेरे शांग परिवार में आओगे तो तुम्हें क्या खाने को मिलेगा। शांग युवानलियांग को आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जब उनकी नजर शांग हवेली के सामने बने विशाल मेहराब पर पड़ी तो उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने सुना है कि ये मिंग ने डू परिवार के पैतृक मेहराब को खा लिया। बिल्कुल नहीं, मेरा शांग परिवार डू परिवार जैसा नहीं हो सकता, जो अपने पैतृक मेहराब की रक्षा भी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही शांग युवानलियांग की आवाज गूंज उठी। जल्दी करो, जल्दी करो, पूर्वजों के स्मारक मेहराब को भी हटा दो, उसे पीछे मत छोड़ो। काम में व्यस्त शांग परिवार के सभी सदस्य ये सुनकर अचंभित रह गए। परिवार का मुखिया आखिर करना क्या चाह रहा है? अब तो वे पुश्तैनी मेहराब को भी हटा रहे हैं। क्या ये शांग परिवार के पूर्वजों का घोर अपमान नहीं है? लेकिन इस समय शांग युवानलियांग बेहद चिंतित था। सभी को असमंजस और संकोच में देखकर वह तुरंत गुस्से से भड़क उठा। क्या तुमने कुलपति की बात नहीं सुनी? तुरंत मेहराब हटाओ, वरना ये मिंग तुम्हें जिंदा खा जाएगा। ये सुनकर अचानक सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो परिवार के मुखिया को इसी बात की चिंता थी। हालांकि सभी ने ये मिंग नाम के उस बच्चे के बारे में भी सुना था जिसने डू परिवार के आधे सदस्यों को खा लिया था, इसलिए अब वे लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कई घंटों के बाद शांग परिवार का पैतृक मेहराब आखिरकार हटा दिया गया। ये देखकर शांग युवानलियांग ने तुरंत राहत की सांस ली। हमने आखिरकार स्मारक मेहराब को बचा लिया। उसने आसमान की ओर देखा और पाया कि थोड़ी रोशनी हो चुकी थी और वह फिर से चिंतित हो गया। जल्दी करो, दोबारा जांच लो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। कुछ भी मत भूलना, वरना ये मिंग को इसका फायदा मिल जाएगा। हाँ मास्टर, ये सुनकर शांग परिवार के सदस्यों ने जोरदार दहाड़ के साथ जवाब दिया। उन्होंने तुरंत आसपास छानबीन शुरू कर
दी शांग युवानलियांग बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और जैसे जैसे आकाश में रोशनी बढ़ती गई वह उतना ही तनावग्रस्त और चिंतित होता गया। बाद में उजाला होने दो ताकि शांग परिवार कुछ और सामान बाहर निकाल सके। अगर शांग परिवार के मंडपों और मीनारों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता तो शांग युवानलियांग इन सभी घरों को भी स्थानांतरित करना चाहता। जैसे ही शांग युवानलियांग चिंतित महसूस कर रहा था, आखिरकार सूरज क्षितिज के ऊपर उगाया। अब समय क्या है? शांग युवानलियांग ने शांग परिवार के एक नौकर को रोककर गहरी आवाज में पूछा। 6:6 बजे, नौकर ने कांपते हुए उत्तर दिया। ये सुनकर शांग युवानलियांग ने गहरी सांस ली। ये जल्द ही आ जाएगा, ये मेंग लगभग आ ही गया है। अध्याय 320 मेरे गुरु एक सच्चे ईश्वर। ये देखकर कि लगभग सभी ने अपना काम पूरा कर लिया है, शांग युवानलियांग ने हाथ हिलाया। ठीक है, सब लोग पूरी रात जागे रहे हैं, पहले जाकर थोड़ा आराम कर लो, वो छोटा शैतान ये मेंग जल्द ही यहाँ आ जाएगा। सबको विदा करने के बाद भी शांग युवानलियांग खुद शांत नहीं हो पा रहा था। उसने एक कुर्सी खिसकाई और चुपचाप शांग परिवार के द्वार के बाहर बैठ गया। ये मेंग का इंतजार करने लगा। शांग युवानलियांग ने पहले 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 9 बजे और फिर 10 बजे तक इंतजार किया, लेकिन ये मेंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। शांग युवानलियांग तुरंत आश्चर्यचकित और संदेह से भर गया। क्या हो रहा है? ये मेंग अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह दोपहर तक नहीं आएगा? जब वे ये सोच ही रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, तभी शांग युवानलियांग द्वारा सूचना जुटाने के लिए भेजे गए लोग जल्दबाजी में वापस लौट आए। मुझे जल्दी बताओ, असल में क्या हुआ? शांग युवानलियांग पूछने के लिए बेताब था। शांग परिवार के सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। भगवान, ये मेंग पंचेंग में लौट आया है क्या? ये सुनकर शांग युवानलियांग चौंक गया। ये मेंग नहीं आ रही, क्या वह वापस पेंचेंग चली गई है? आखिर चल क्या रहा है? वे रातों रात चले गए, मुझे काफी देर तक पूछताछ करनी पड़ी, तब जाकर मुझे सूखे घर के एक नौकर से खबर मिली। ये सुनकर शांग युवानलियांग की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और उसे चक्कर आने लगे। पूरे शांग परिवार ने रात भर काम किया और सभी कीमती सामानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने तो पूर्वजों के स्मारक, मेहराबों और तालाबों में पाली जाने वाली मछलियों को भी नष्ट कर दिया, लेकिन ये मेंग ने साफ कह दिया कि वह नहीं आ रही है। क्या उसमें जरा भी नैतिकता नहीं है? हमने पूरी रात इतनी मेहनत की और सब व्यर्थ हो गया। ये सोचते ही शांग युवानलियांग खुद को रोक नहीं पाया और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। तुरंत ही वह अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुलपति, ये देखकर शांग परिवार के सदस्य कर्कश स्वर में चिल्ला उठे। सू का निवास स्थान। दिव्य कैलकुलेटर राजा फोंग रुई का संदेश सुनकर सू शियातियान दंग रह गया। उसने अविश्वास से दोबारा पूछा, आप कह रहे हैं कि उस बुरे चालाक शांग युवानलियांग ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके गुरु ने उसे धोखा दिया था और इसी वजह से वह इतना क्रोधित हो गया था? फोंग रुई ने सिर हिलाया। उसका चेहरा अजीब सा था। बोलते समय उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। प्रभु को सूचना देते हुए पूरा शांग परिवार आज स्वामी ये के साथ होने वाली मुलाकात की तैयारी में रात भर घर से बाहर रहा। हालांकि स्वामी ये कल रात ही पंचेंग लौट चुके थे। शांग युवानलियांग की रात भर की सारी कोशिशें व्यर्थ गईं, इसलिए क्रोध के आवेश में आकर उसने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। हालांकि यह खबर उसने पहली बार नहीं सुनी थी, फिर भी सू शियाओटियन अविश्वास से भरा हुआ था। काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी और प्रशंसा से कहा, प्राचीन काल में एक सूखा गड्ढा जीवित गाय को डराकर भगा देता था, अब एक छोटा सा पत्ता लोमड़ी को बेहोश कर देता है। उनके तरीके वास्तव में एक जैसे हैं और काफी आश्चर्यजनक है। मेरे गुरु सचमुच एक दिव्य प्राणी है। नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवारों में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। अनगिनत लोग शांग युवानलियांग के गुस्से से बेहोश हो जाने की बात कर रहे थे और कई परिवार प्रमुख जो शांग परिवार के करीबी नहीं थे, वे भी उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, ये तो बहुत ही मजेदार है। नानजियांग का एक प्रतिष्ठित लोमड़ी जैसा दिखने वाला शांग युवानलियांग एक तुच्छ बदमाश के हाथों धोखा खा गया और इतना क्रोधित हुआ कि उसने खून की उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पूरा शांग परिवार रात भर व्यस्त रहा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूर्वजों के मेहराब को भी खोद डाला। ये सब उस छोटे परी लड़के के हाथों खाए जाने के डर से किया गया, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह छोटा परी लड़का लोमड़ी शांग को भी मात दे देगा। ये तो बेहद मजेदार है। कितनी अफसोस की बात है, मैं शांग युवानलियांग को खून की उल्टी करते और गिरते हुए नहीं देख पाया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। अफवाहों और गपशप के बीच कहानी और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश की जाने लगी, लेकिन एक बात अपरिवर्तित रही, ये मेंग नानजियांग प्रांत में पूरी तरह से मशहूर हो गया था।